हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट वाइज पार्ट्स एज वेल एज फुल कंपाइल्ड वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। होपफुली वो दोनों ही चैप्टर्स के वीडियोस आपने देख लिए होंगे, राइट। चैप्टर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंटरेस्टिंग इजी चैप्टर है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। आईसीआई ने जो मार्क्स वेटेज जो दिया हुआ है उसमें चैप्टर 2 से लेकर 5, 2, 3, 4, 5 एंड 7 इन पांचों चैप्टर का जो टोटल वेटेज दिया है वो है अराउंड 35 टू 40 मार्क्स। और जनरली ये चैप्टर 3 में से इंडिविजुअली अगर हम देखने चाहे तो पेपर्स में 5 टू 12 मार्क्स का इसमें से पूछने के चांसेस है, तो इसका वेटेज अराउंड 5 टू 12 मार्क्स हम कह सकते हैं। या इसे इन्हें एग्जैक्टली इतना है वो नहीं दिया हुआ है क्योंकि उन्होंने 5 चैप्टर का एक साथ वेटेज दिया है 35 टू 40 मार्क्स, तो इसमें से जनरली इतना आता है। ये चेंज हो सकता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, इजी है, इजीली समझ में भी आ जाएगा, अप्लाई भी आप कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारा पार्ट 1 है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह क्या है उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है हम यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इस चैप्टर का हमारा पार्ट रहेगा उसमें हम एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में समझने वाले हैं। ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में समझा था कि 3 टाइप के मेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें से जो मटेरियल पार्ट था, मटेरियल कॉस्ट था, राइट, कि जो प्रोडक्शन में यूज होता है, जो डायरेक्ट मटेरियल है, उसके बारे में हमने इन डिटेल चैप्टर 2 में डिस्कस किया। जो दूसरा और तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जो एम्प्लॉय कॉस्ट है मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज, जो भी लेबर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, उनको जो भी पेमेंट किया जाता है, वेजिस है, सैलरी है, कोई अलाउंस है, कोई बोनस है, कोई आप फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लाइक हाउस, वाटर देते हैं, राइट, फूड आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट है। तो वो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, राइट, वो हम यहाँ पर इन डिटेल समझने वाले हैं। ये वन ऑफ द मेजर कॉस्ट कंपोनेंट है फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनके लिए भी एम्प्लॉय कॉस्ट मेजर कॉस्ट होगा। इवन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट होगा वो एम्प्लॉय कॉस्ट होगा। लाइक सीए फर्म्स है तो सीए फर्म्स के लिए मटेरियल कॉस्ट से भी ज्यादा कॉस्ट क्या होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, राइट। एजुकेशन इंडस्ट्री है तो उसमें भी मटेरियल कॉस्ट से ज्यादा क्या होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट। बट जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें जनरली मटेरियल कॉस्ट ज्यादा होता है कंपेयर टू एम्प्लॉय कॉस्ट, बट उसमें भी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल मेजर पार्ट रहता है, राइट। और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, देन मटेरियल एंड वेजेस, मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, राइट, उसके अलावा जो भी कॉस्ट है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में या फिर सर्विसेज में दिखते हैं, राइट, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम इस चैप्टर में ही लास्ट में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो हम यहां पर समझेंगे। एम्प्लॉय कॉस्ट है मतलब कि एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट किया जाता है, वेजेस, सैलरी, वो सब कुछ कवर अप हो जाता है, राइट। जितना भी पेमेंट अगर लेबर एम्प्लॉय को दिया जाता है उसे एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाता है। लेबर मतलब कि जो काम करते हैं, जो भी इंसान है, ह्यूमन एसेट्स है, राइट, वो जो भी काम करते हैं और उसके सामने जो भी उनको पेमेंट किया जाता है वो, तो एम्प्लॉय कॉस्ट को अल्टरनेटिवली लेबर कॉस्ट भी कहा जाता है, वो भी वर्ड उसी का मतलब यही है, राइट। चलिए यहाँ पर व्हाइट कॉलर जॉब और जो फील्ड वर्क करते हैं, जो ब्लू कलर जॉब है, वो सब कुछ यहाँ पर कवर अप हो जाता है। मतलब कि ऑफिस में बैठकर भी अगर कोई भी एम्प्लॉय काम करता है और उनको भी अगर कुछ भी पेमेंट किया जाता है तो वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकता है, राइट। अब एम्प्लॉय कॉस्ट को भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो डायरेक्टली रिलेटेड है उनको डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कहा जाएगा। जबकि जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली वर्क करते हैं प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करने में, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, तो वो सारे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज हो जाएंगे। अगर कोई भी इंसान प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर खुद करता है अपने हाथों से, अपनी स्किल्स की मदद से वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो भी एम्प्लॉय है, राइट, वो लेबर हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो वो सब कुछ एम्प्लॉय कॉस्ट में आ जाएगा, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा। बट अगर कोई
ऑफिस में बैठकर अकाउंटिंग कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम करता है, फाइनेंस देख रहा है, राइट, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट है, बट वो कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने में इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दोनों में से हम यहाँ पर जो फोकस रहेगा ओवरऑल एम्प्लॉय कॉस्ट पर रहेगा और स्पेसिफिकली डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पर रहेगा, क्योंकि जो भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए, ओवरहेड्स। हमने चैप्टर 1 में समझा था कि जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया या अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब कुछ क्या कहा जाता है, ओवरहेड्स, जो हमारा पूरा चैप्टर 4 होगा, राइट। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट में देखा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट कॉस्ट है, वो अलग से दिखाया जाएगा, अलग से डिस्क्लोज किया जाएगा, अलग से कंट्रोल किया जाएगा। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो हम प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस प्रोडक्ट में कितना इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट किस एम्प्लॉय का गया, वो ओवरऑल होता है और फिर वो एट द एंड स्प्रेड किया जाता है टू ऑल द प्रोडक्ट्स, टू ऑल द सर्विसेज, राइट। वो कैसे करेंगे वो हम चैप्टर 4 में समझने वाले हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, जो मेजर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसमें मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कवर अप होते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, ये जो आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वो आप रीड नहीं करेंगे तो चलेगा, बहुत सिंपल सा था, जो मैंने आपको बोला वही चीजें उसमें कवर अप होती है। अब है एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। Employee or a labor cost, benefits paid or payable to the employees of an entity, whether permanent or a temporary, for the services rendered by them. जो भी employees services provide करते हैं to the organization, उसके लिए उनको जो भी पेमेंट किया जाता है, जो पेएबल है या फिर पेमेंट कर दिया है, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। वो टेम्पररी एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उन सभी को कुछ भी पे किया जाता है तो वो एम्प्लॉय या फिर लेबर कॉस्ट कहा जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड इन कैश और इन काइंड। आप उसको कैश में पे करते हैं या फिर इन काइंड, काइंड लाइक क्वार्टर प्रोवाइड कर दिया आपने उनको, आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एम्प्लॉय कॉस्ट। और एम्प्लॉय के लिए क्या है, वो वेजेस या फिर सैलरी का पार्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, वेजेस एंड सैलरी, जो बेसिक वेजेस बेसिक सैलरी रहती है सभी एम्प्लॉइज को दिया जाता है। अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स, जो भी अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स है, जो भी उनके एक्सपेंसेस रहते हैं उनको बेयर करने के लिए, लाइक हाउस रेंट अलाउंस होता है, तो क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉई रेंट पर रहता है तो उनको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। एग्जैक्ट हाउस रेंट नहीं पे किया जाता, बट उसके आसपास या कोई एक फिक्स अमाउंट एज हाउस रेंट अलाउंस दी जाती है। कई बार टेलीफोन बिल्स के लिए दिया जाता है, कई बार वो मैगजीन के लिए होता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकता है, तो वो सारे अलाउंसेस होते हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अलग अलग अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है। पेमेंट फॉर ओवरटाइम, अगर वो ओवरटाइम करते हैं, राइट, जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से उनसे ज्यादा देर तक अगर काम करते हैं तो उनको ओवरटाइम पे किया जाता है, वो जनरली डबल या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ अ नॉर्मल वेजेस या सैलरी हो सकता है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर वेलफेयर फंड्स, कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें जो उनको पेमेंट है वो तुरंत नहीं किया जाता, इमीडिएटली एवरी मंथ नहीं किया करा जाता, बट वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वगैरह करा जाता है, ताकि उनका जो रिटायरमेंट लाइफ है, राइट, वो भी सिक्योर्ड हो जाए। क्योंकि अभी तो वो काम कर रहे हैं, अभी वो काम कर सकते हैं तो वो पैसा बना रहे हैं, पैसा यूज भी कर सकेगा, बट जब उनकी एज हो जाएगी 60-70 ईयर्स के हो जाएंगे तो उसके बाद वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए भी वो जो सारे एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए भी उनके पास कुछ फंड होना चाहिए, इसीलिए रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, लाइक प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। एम्प्लॉयर है, राइट, वो जितनी भी सैलरी होती है उसके कुछ फिक्स परसेंटेज, अराउंड 12% के आसपास होता है, राइट, वो उतना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉय जो अपनी सैलरी में उनको मिलने वाली थी उसमें से थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देता है। मतलब कि अगर उनको 100 रुपए मिलने वाले थे तो 12 रुपीज वो प्रोविडेंट फंड के लिए देता है। फिर ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर है वो जो एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ है, उसमें वो ट्रांसफर कर देते हैं। हर महीने ऐसे जो प्रोविडेंट फंड है वो पूरा ट्रांसफर होता रहता है, और जब वो रिटायर होता है
राइट, तब उनको जो एम्प्लॉय है उनको वो सारा जितने भी ईयर्स उन्होंने काम किया है उसमें से जितना भी कंट्रीब्यूशन मिला है, और वो जो ईपीएफओ है वो क्या करते हैं कि जितना भी एम्प्लॉयज है सभी का वो फंड जमा करती है और वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो जो ईपीएफओ है उनको इनकम मिलेगी, राइट। इनकम में से वो अपने जो एक्सपेंसेस वगैरह माइनस कर देंगे, उसके बाद जो फंड रहेगा वो जितने भी एम्प्लॉयज ने ये फंड में ट्रांसफर किया था उन सभी को डिवाइड कर देंगे। तो जो भी प्रोविडेंट फंड है वो एवरी मंथ जो सैलरी है एम्प्लॉय की उसमें से थोड़ा थोड़ा डिडक्ट हो जाता है, और एट द एंड रिटायरमेंट के टाइम पर उनको बहुत ही ज्यादा एक साथ अमाउंट मिलती है ताकि उनके रिटायरमेंट लाइफ जो है वो सेटल हो जाए, वो सिक्योर्ड हो जाए। ऐसे ग्रेचुइटी पेमेंट भी होता है, राइट, वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फिर ईएसआईसी भी होता है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है उसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें, पेंशन फंड भी पीएफ में ही आ जाती है, जिनको भी पेंशन मिलता है तो वो प्रोविडेंट फंड का ही पार्ट हो जाता है, उसमें भी पेंशन फंड के लिए भी कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जो एम्प्लॉयर उनकी जो सैलरी अलाउंसेस उनके अलावा कंट्रीब्यूशन भी करता है तो वो एम्प्लॉयर के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एम्प्लॉई के लिए क्या है, वो इनकम है। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉई जो करता है कंट्रीब्यूशन, राइट, वो अपनी सैलरी में से ही करता है, राइट। वो सैलरी थोड़ी सी अभी लेने की जगह पर, अभी अपने पॉकेट में लेने की जगह पर क्या करती है कि भाई ये फंड में ट्रांसफर कर देती है ताकि उनको रिटायरमेंट का टाइम पर मिल सके, ज्यादा पैसे मिल सके। एक काइंड ऑफ सेविंग जो होती है, सेविंग हैबिट डेवलप करने के लिए ये प्रोविडेंट फंड वगैरह स्कीम चलती है, ताकि अभी बहुत ही ज्यादा अगर उनको सैलरी मिलेगी तो हो सकता है कि वो पूरी की पूरी सैलरी खत्म कर दे, फिर रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाए ही ना, तो वो ना हो, इसीलिए प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, ताकि प्रोविडेंट फंड में थोड़ा थोड़ा अमाउंट थोड़ी थोड़ी एवरी ईयर एवरी मंथ ट्रांसफर होती रहेगी, तो एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट, एट द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो उनके पास कुछ पैसे बचेंगे और वो अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी सकेगा अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वेलफेयर फंड्स के लिए भी एम्प्लॉयर है वो कुछ कंट्रीब्यूशन करता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट और वेजेस और सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, राइट। अदर बेनिफिट्स, लीव विथ पे, कुछ लीव्स है वो कंपलसरी, कुछ लीव्स देते हैं, 12 लीव्स अ ईयर, 24 लीव्स अ ईयर, राइट। अगर वो लीव्स अगर वो यूटिलाइज नहीं करते हैं अगर एम्प्लॉय, तो उनको पेमेंट किया जाता है। फिर फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड, फ्री फूड प्रोवाइड किया जाता है, या फिर सब्सिडाइज्ड जो नॉर्मल रेट है उनसे कम प्राइस एम्प्लॉय के पास से ली जाती है। लीव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी जो दिया जाता है कि एवरी 2 इयर्स उनको घूमने के लिए जितने भी पैसे होते हैं, उनकी जो स्कीम या पॉलिसी होती है उन हिसाब से वो घूमने के लिए भी पैसे देते हैं। तो ये सारी चीजें भी हो सकती है, अदर बेनिफिट्स भी हो सकता है, इसे जनरली परक्विजिट्स कहा जाता है। अगर कोई भी पर्पस से, रीजन से अगर पैसे दिए जाते हैं, दैट इज अलाउंस और इंसेंटिव्स। अगर वो इन काइंड वो फैसिलिटी ही प्रोवाइड की जाती है, क्वार्टर्स दिए जाते हैं, राइट, तो वो परक्विजिट्स हो जाएगा। अगर हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है तो दैट इज अलाउंस, बट अगर क्वार्टर दिए जाते हैं रहने के लिए तो वो परक्विजिट हो जाएगा। फूड के लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं, दैट इज एन अलाउंस। अगर फूड ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, दैट इज अ परक्विजिट, राइट। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, सैलरी और वेजेस। समझ में आ रहा है? अब देखिए किस तरह से सैलरी या वेजेस का टोटल कैलकुलेशन होता है। जो बेसिक सैलरी वगैरह होती है, राइट, जो नॉर्मली फिक्स की जाती है, कुछ जो भी डेजिग्नेशन है, राइट, नेगोशिएशन के बेसिस पर। फिर इसमें डियरनेस अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस मतलब कि जो महंगाई बढ़ती रहती है उस हिसाब से अलाउंस दिया जाता है, राइट। वो जनरली बेसिक सैलरी जितना या उनसे ज्यादा भी कई बार हो सकता है। फिर अलाउंसेस हो सकते हैं, फिर परक्विजिट्स हो सकते हैं, और इंसेंटिव्स हो सकते हैं, लाइक कई बार उनका जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, उसके हिसाब से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उस हिसाब से इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं, राइट। वेरिएबल, फिक्स्ड, अलग अलग तरीके से हो सकता है। बोनस दिया जा सकता है, राइट, वो हर बार हर साल 1 मंथ की सैलरी बोनस हो सकता है, या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, उनके सैलरी का इतना परसेंटेज, उस तरीके से भी हो सकता है। परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें एम्प्लॉय को पे की जाती है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन भी होते हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन होते हैं टू पीएफ, ईएसआईसी, राइट, ऐसे कंट्रीब्यूशन भी वो करते हैं, राइट। ये सारे जो कंपोनेंट्स है उनसे टोटल सैलरी मिलती है, दैट इज ग्रॉस सैलरी होती है। ये ग्रॉस सैलरी हो जाएगी। अब ग्रॉस सैलरी में से कुछ चीजें डिडक्ट कर दी जाती है, वो एम्प्लॉय को इमीडिएटली या डायरेक्टली पे नहीं की जाती है। जैसे कि इसमें से टीडीएस कटेगा,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपने अभी तक टीडीएस पढ़ा है या नहीं वो मुझे नहीं पता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है कि इनकम जिसको भी दी जाती है उसमें से थोड़ा सा पार्ट डिडक्ट करके जो पे कर रहा है वो इनकम टैक्स ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, डिपार्टमेंट होता है, उनको पे कर देते हैं, दैट इज टीडीएस। तो सैलरी में से जितना भी टैक्स एम्प्लॉय का कटना चाहिए, राइट, वो एवरी मंथ टीडीएस कट जाता है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर दिया जाता है बाय द ऑर्गेनाइजेशन विच इज पेइंग टू द एम्प्लॉय। जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे जो एम्प्लॉय है उनको वो टीडीएस उतना टैक्स कम भरना पड़ेगा या फिर वो रिफंड भी मिल सकता है, डिपेंड्स, राइट। तो वो टीडीएस कट जाता है। फिर मैंने आपको बोला था कि पीएफ ईएसआईसी में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है एज वेल एज एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अब एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया वो हमने यहाँ पर लिखा। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कैसे करेगा? क्या वो हमको और ज्यादा अमाउंट देगा? नहीं, उनसे बेटर क्या है, एक तो हम उनको सैलरी तो दे रहे, फिर से वो हमें थोड़ी सी अमाउंट देगा। उनसे बेटर क्या है कि उनको जितनी सैलरी दे रहे उसमें से ही वो कंट्रीब्यूशन हम निकाल कर ही उनको सैलरी दे। हमें सैलरी तो उनको देनी है, वो हमें सामने कंट्रीब्यूशन देगा। ऐसा टाइम पास करने की वजह क्या कर सकते हैं कि भाई उनको जितनी सैलरी दे रहे हैं उसमें से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हम हटा कर ही देंगे, क्योंकि हमें एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन ईपीएफओ या ईएसआईसी में हमें सबमिट करना होता है, उसको डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है वो यहां से डिडक्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इवन जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो हम एम्प्लॉई के लिए पे करते हैं, बट एम्प्लॉय को अभी पे नहीं करते हैं। वो किसको देंगे? ईपीएफओ ईएसआईसी को देंगे। बाद में जब वो रिटायर होंगे तब वो सारे बेनिफिट्स उनको दिए जाएंगे। तो अभी तो वो एम्प्लॉय को नहीं मिल रहे, इसलिए ये भी डिडक्ट हो जाएगा यहां से, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआईसी। समझ में आ रहा है? अगर कोई एम्प्लॉय ने लोन ले रखी है तो वो लोन का इंस्टॉलमेंट भी यहां से डिडक्ट हो जाएगा। और कोई डिडक्शंस करने जरूरी है, उन्होंने कुछ गलती की थी या फिर और कोई रीजन से भी अगर डिडक्शन हो रहे हैं तो वो सारे डिडक्शंस यहां से माइनस कर दिए जाएंगे। और फिर जो मतलब ये जो ग्रॉस सैलरी आई थी उसमें से ये सारे चीजें डिडक्ट हो जाएगी और फिर जो मिलेगा वो होगा नेट सैलरी या सैलरी पेएबल। समझ में आ रहा है? तो ये जो ग्रॉस सैलरी है ये एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है, एम्प्लॉयर्स कॉस्ट, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए जो भी कंपोनेंट है सैलरी उन सभी का टोटल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है? फिर ये सारी चीजें डिडक्ट कर देंगे और फिर जो बचेगा वो नेट सैलरी पे किया जाएगा। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ये होगा, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का अर्निंग उनके हिसाब से अगर इनकम देखने जाएंगे तो ये नेट सैलरी होगा। अभी उनको ये सारी चीजें नहीं मिलने वाली है, लाइक टीडीएस है तो वो तो टैक्स है, एम्प्लॉय खुद कंट्रीब्यूशन करता है वो तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स के हिसाब से मिलेगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी अभी उनको नहीं मिलेगा, वो भी बाद में मिलेगा, और कोई डिडक्शन जो होने वाले थे वो भी अभी उनके लिए सैलरी इनकम नहीं है। तो उनके लिए जो नेट सैलरी है वो है अर्निंग्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको ये सारी चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको एम्प्लॉय कॉस्ट पूछ रहे हैं फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है, टोटल करना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय कितना हो रहा है तो आपको ये नेट सैलरी कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? हमें यहां पर ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट कितना हुआ, लेबर कॉस्ट कितना हुआ, राइट, यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तब हमें क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिए हैं सैलरी के सभी के ऐड होंगे। स्पेसिफिकली अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दिया है प्रोविडेंट फंड या ईएसआईसी के लिए तो वो फंड जो है, कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का, वो आपको ऐड करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। समझ में आ रहा है? उसमें हमें ये सारी चीजें कहीं पर भी कंसिडर नहीं करनी है। क्लियर? और अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप अर्निंग्स ऑफ द एम्प्लॉय कैलकुलेट कीजिए, तब हमें क्या करना है, हमें ये सारी चीजें जो है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस और कोई भी अलाउंस है उन सभी को ऐड करना है। पर हमें
ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे और फिर हमें यहां पर माइनस कर देना पड़ेगा। तो वो तो एक्चुअल में नेट ऑफ हो रहा है ना। पहले जितना भी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज था, राइट, वो पहले हम सैलरी में ऐड करेंगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर 1000 माइनस हो जाएगा। तो उसको ऐड करने की या माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए जब भी आपको अर्निंग्स पूछा है तब आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को टोटली इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है, राइट। ये हम ऐड भी नहीं करेंगे, यहाँ पर डिडक्ट भी नहीं करेंगे। बट हाँ, हम जब भी एम्प्लॉय की अर्निंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं तब हमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, या फिर टीडीएस वगैरह है, या फिर और कोई भी डिडक्शन दिया हुआ है तो वो हम माइनस करेंगे। कॉस्ट पूछा है तब सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाएगा। अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय पूछा है तब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को ऐड भी नहीं करेंगे, डिडक्ट भी नहीं करेंगे। पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ईएसआईसी वगैरह है उसको माइनस करेंगे, और कोई भी डिडक्शन है उसको भी हम माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है? मैं इसकी नोट लिखवा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। हम आगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करेंगे तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए, मैं यहां पर नोट लिख रहा हूं, आप लिखते जाइएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी। While calculating employee cost, employer's contribution to PF or ESIC would be added to total cost if given however employees contribution would be ignored। जब भी हम एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन वुड बी एडेड, वो ऐड करेंगे, बट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर करेंगे। जब भी क्वेश्चन में दिया है तब की बात है, राइट। लिख लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। चलिए, एंड सेकंड पॉइंट, व्हाइल कैलकुलेटिंग earnings of employees contribution to PF or ESIC or any other deduction would be deducted from employee cost if given however employer's contribution to PF or ESIC would be ignored। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर हम एम्प्लॉय का अर्निंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो भी है उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हम पहले ऐड करेंगे और फिर डिडक्ट करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम टोटली इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हम एम्प्लॉइज अर्निंग कैलकुलेट कर रहे हैं और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया तो उसको हमें एम्प्लॉय कॉस्ट में से डिडक्ट करना होगा, बाकी कोई भी डिडक्शन होगा तो उसको भी हम माइनस करेंगे। क्लियर? चलिए, ये भी होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं। ये आप इन डिटेल सैलरी चैप्टर जो होगा इनकम टैक्स का उसमें भी आप ये पढ़ेंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर या एम्प्लॉय कॉस्ट में डिवाइड किया हुआ है। Benefits paid or payable to the employees which can be attributed to a cost object in an economically feasible manner। जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं
अगर उनको डायरेक्टली पता है कि भाई इसमें एम्प्लॉय कॉस्ट इतना हुआ है, वो जो ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज अ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. This can be easily identified and allocated to an activity, contract, cost center, customer, process, product, etc. जो हमें डायरेक्टली पता है कि भाई ये डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये अपनी चैनल का कॉस्ट के बारे में सोचूं तो उसमें डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगा, मुझे जितना भी पेमेंट किया जाता है, राइट, क्योंकि मेरे जो लेबर है, मेरे खून पसीने की मेहनत जो है, उसके लिए जो भी पेमेंट मुझे मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो जो कॉस्ट है वो इस चैनल का कैसा कॉस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है. एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, benefits paid or payable to the employees which cannot be directly attributable to a particular cost object in an economically feasible manner. बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा कि जिसको डायरेक्टली पता नहीं है कि इस प्रोडक्ट प्रोविजन में या फिर सर्विस प्रोवाइड करने में कितना एक्सपेंस हुआ है, उस एम्प्लॉय का कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है, वो नहीं पता कर सकते. दैट इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट. जो भी अगर दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, उन सभी का जो कॉस्ट होता है वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा. वो डायरेक्टली कौन सी बैच में किसमें कितना, किस स्टूडेंट को कितना प्रोवाइड किया वो पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा. ये ओवरहेड्स कंसिडर किया जाएगा. इसका डिफरेंस दिया हुआ है. Direct employee cost, it is the cost incurred in payment of employees who are directly engaged in the production process, while indirect employee cost incurred for payment of employees who are not directly engaged in the production process. Simple. डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड एलोकेटेड टू कॉस्ट यूनिट. जिस भी यूनिट के लिए, जो भी प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस के लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एलोकेट कर पाएंगे, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है. जबकि इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज अपोर्शन ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस, जो हम ओवरहेड्स की तरीके से ट्रीट करेंगे और उसको कोई एप्रोप्रिएट बेसिस पर हम डिवाइड करेंगे. वो कैसे करेंगे, वो सब कुछ चैप्टर 4 में कवर अप होगा. Direct employee cost varies with the volume of production and has positive relationship with the volume. जो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है उसकी रिलेशन है विथ प्रोडक्शन, विथ सर्विस प्रोवाइडेड. जो भी करते हैं वो कितने टाइम कितना प्रोडक्शन करते हैं, कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बेसिस पर वो वेराई होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन और सर्विस प्रोविजन है. जबकि इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मे नॉट वेराई विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन. जबकि इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जनरली प्रोडक्शन से चेंज नहीं होता है, वेराई नहीं होता. क्लियर? ये डिफरेंस है, इजी है, आपको एक बार समझ लेंगे तो चलेगा. राइट, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था एम्प्लॉय कॉस्ट वाला. राइट, आप एक बार पढ़ेंगे, एक बार समझ लिया तो भी चलेगा, फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं. एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल, एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट कंट्रोल. एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि हमें इस कॉस्ट को कंट्रोल करना है. कंट्रोल करना है मतलब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय या लेबर को हम एक्सप्लॉइट करें, उनसे बहुत ज्यादा काम करवा ले और उसको पैसे ही ना दे. ये कंट्रोल की डेफिनेशन में नहीं आता. कंट्रोल मतलब कि आप जितना भी पे कर रहे हैं, राइट, उसमें से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए. जो भी एम्प्लॉय को आप, जो उनकी स्किल्स है, जो उनका वर्क है, उस हिसाब से जितना भी पे कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. आप जो भी कॉस्ट पे कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आपको देखनी है. मतलब कि आप जो भी लेबर को पे कर रहे हैं वो हो सके उतना कम है, मतलब बहुत ज्यादा पे नहीं करना चाहिए. मतलब कि उनकी जो स्किल्स है उस हिसाब से देना चाहिए, उसका वर्क है उस हिसाब से देना चाहिए, बट बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके वर्क से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सेकंड, एफिशिएंसी. उनको जितनी भी आवर्स के लिए पे किया जाता है तो उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, उतनी आवर्स में जितना पॉसिबल है उतना मैक्सिमम प्रोडक्शन होना चाहिए. एंड थर्ड, इफेक्टिवनेस. वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि जो आउटपुट मिल रहा है वो बेस्ट होना चाहिए. राइट, तो हमें ये देखना है कि जो भी एम्प्लॉय को पे किया जाता है उसमें से इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मिले, वो परफेक्ट होना चाहिए. राइट, वो कॉस्ट को हमें कम करना है इन द सेंस कि उसमें से मैक्सिमम अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो हमारा जो कॉस्ट है उससे कोई भी हमें लॉस नहीं हो रहा. कंट्रोल का मतलब उस कॉस्ट को कम करना, उनको पे ही कम करना ऐसा नहीं है, बट वो कॉस्ट को इस तरह से कम करना है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके और हमारा कॉस्ट कम हो सके. समझ में आ रहा है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एम्प्लॉय यहां पर कवर अप नहीं होता है. क्लियर? तो ये जो चीज यहां पर लिखी हुई है, राइट, ये आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहां पर कवर अप होती है. अब हमें यहां पर कुछ डिपार्टमेंट्स जो है, राइट, कौन से डिपार्टमेंट्स क्या क्या फंक्शन करते हैं रिगार्डिंग दिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट, वो हमें यहां पर समझाया.
सबसे पहले है पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल डिपार्टमेंट काइंड ऑफ एचआर डिपार्टमेंट जो एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं, राइट, उनकी सारी ट्रेनिंग, उनकी सारी प्रोसीजर करते हैं, उनका सारा डेटा मेंटेन करते हैं, दैट इज पर्सनल डिपार्टमेंट। उनके क्या फंक्शन होते हैं? ऑन रिसिप्ट ऑफ एम्प्लॉय रिक्विजिशन फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट इट सर्चेस फॉर द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भाई एम्प्लॉय चाहिए तो वो पर्सनल डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भाई हमें इतने पर्सन चाहिए, उनकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। It ensures that the person recruited possesses the requisite qualification and skills required for the job. जो भी पर्सन है उनके पास रिक्वायर्ड स्किल होनी चाहिए, उनका इंटरव्यू प्रोसेस करेंगे, उनका एक्सपीरियंस वगैरह चेक करेंगे। Arranges proper training for the newly recruited employees and workshops for the existing employees. जो भी न्यू एम्प्लॉय है उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, उनको भी अपडेट किया जाएगा। मेंटेन ऑल पर्सनल एंड जॉब रिलेटेड रिकॉर्ड्स ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय कब आए, कब गए, राइट, उनकी बर्थ डेट जो भी है, उनकी एज क्या है, राइट, उनकी सैलरी क्या है, वो सब कुछ डेटा मेंटेन किया जाता है। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनका परफॉर्मेंस भी चेक किया जाता है कि भाई वो कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस क्या है, क्योंकि उस हिसाब से कई बार इंसेंटिव्स वगैरह भी पे किया जाता है, प्रमोशन, डिमोशन वगैरह उसी हिसाब से होते हैं। तो ये पूरा पर्सनल डिपार्टमेंट का काम है। देन इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग एंड वर्क स्टडी डिपार्टमेंट उस एम्प्लॉय को क्या काम करवाना है, किस तरह से करवाना है, उसके ऊपर वो सारी चीजें मेंटेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। प्रिपेयर प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच जॉब। सारे जॉब का काम क्या रहेगा, उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगे। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉइज। ट्रेनिंग का अरेंजमेंट पर्सनल डिपार्टमेंट करवाता है, बट उसको ट्रेन करता कौन है? इंजीनियरिंग या वर्क डिपार्टमेंट, जो क्रुशियल पार्ट है, टेक्निकल डिपार्टमेंट रहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के, वो करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काइंड ऑफ कह सकते हैं। सुपरवाइज प्रोडक्शन एक्टिविटीज, जो एम्प्लॉय काम करे उनको सुपरवाइज करेंगे। कंडक्ट टाइम एंड मोशन स्टडीज। टाइम एंड मोशन स्टडीज कितने टाइम में कितना काम हो जाना चाहिए वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय को टाइम दिया जाता है, उनको जो पेमेंट दिया जाता है, वो जनरली टाइम एंड मोशन स्टडीज करके दिया जाता है। अभी इतने टाइम में इतना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, तो उस हिसाब से हो रहा है या नहीं। अंडरटेक जॉब एनालिसिस। जॉब का एनालिसिस करते कि बराबर हो रहा है या नहीं, वो काम बराबर कर रहे हैं या नहीं, उसमें कुछ भी प्लस माइनस करने की जरूरत है तो वो करते हैं। कंडक्ट जॉब इवेल्युएशन, राइट, वो जो एम्प्लॉय है वो किस तरह से काम कर रहा है, उनको क्या बेनिफिट मिलने चाहिए, क्या बोनस इंसेंटिव्स देने चाहिए, वो सब कुछ डिसाइड करता है। देन टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, ये भी जनरली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है, बट अलग कोई भी डिपार्टमेंट भी हो सकता है जो टाइम कीपिंग, मतलब कि एम्प्लॉय कब आ रहा है, कब जा रहा है, लंच ब्रेक, ब्रेक्स वगैरह, वो जितना ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है उसी हिसाब से है या नहीं। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा आइडल टाइम अगर है एम्प्लॉय का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है। आइडल टाइम मतलब कि जिस टाइम के लिए एम्प्लॉय को पे किया जाता है, बट उस टाइम पर एम्प्लॉय कुछ काम नहीं कर रहा है। वो लंच ब्रेक भी हो सकता है, वो टी ब्रेक भी हो सकता है, वॉशरूम जाएगा तो वो भी उसमें कवर अप हो जाता है। कई बार लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और उस वजह से एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज आइडल टाइम। तो उसमें से कुछ आइडल टाइम जो है वो हम कम कर सकते हैं, हो सके उतना कम कर सकते हैं। कुछ आइडल टाइम हमें देने ही पड़ेंगे, लाइक लंच ब्रेक और टी ब्रेक तो होगा ही, राइट। तो कब क्या कर रहा है, राइट, वो कितना काम कर रहे हैं, वो सब कुछ टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट देखेंगे। अगर ओवर टाइम हो रहा है तो वो भी देखेंगे, ताकि उनको पे कर सके, राइट। कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रिकॉर्ड्स, दैट इज टाइम कीपिंग। अटेंडेंस मेंटेन करना, दैट इज टाइम कीपिंग। टाइम कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो देखेंगे। एंड टाइम स्पेंड बाय एन एम्प्लॉय ऑन वेरियस जॉब्स, दैट इज टाइम बुकिंग एटसेट्रा। और कौन सी जॉब में उन्होंने कितना काम किया, कौन सी प्रोडक्ट बनाने में कितना काम किया, वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज कंसिडर्ड एज अ टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब कि कब आ रहा है और कब जा रहा है, दैट इज टाइम कीपिंग। और कौन सी जॉब में कितना काम कर रहा है, दैट इज टाइम बुकिंग। दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम कीपिंग से पता चलेगा कब आएगा, कब जाएगा, कितने देर के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया। जबकि टाइम बुकिंग से पता चलेगा कि जॉब 1 में कितना काम किया, जॉब 2 में कितना काम किया, लंच ब्रेक कितना लिया, आइडल टाइम और कितना था, ओवर टाइम कितना किया, कौन सी जॉब में किया, कौन सी प्रोडक्ट, कौन से डिपार्टमेंट में किया, वो सब कुछ टाइम बुकिंग से पता चलेगा। आगे हम इन डिटेल समझेंगे। टाइम बुकिंग से क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट में कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और उनको कितना पे किया जा रहा है, ताकि प्रोडक्ट वाइज, जॉब वाइज, प्रोसेस वाइज हमें एक्सपेंस पता चल सके। क्लियर। पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, राइट, कि उस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितने टाइम के लिए उन्होंने काम किया, कैसा काम किया, उस हिसाब से उनको सैलरी पे करते हैं।
द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल ऑफ द एम्प्लॉइज, इट डिस्बर्स सैलरी एंड वेजेस पेमेंट, और वो सैलरी वेजेस पे करते हैं। एंड लास्ट कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो उन्होंने किस जॉब में किस प्रोडक्ट में कितना काम किया, कितना उनको पे किया गया, वो सारी चीजें रिकॉर्ड रखते हैं ताकि प्रॉफिट लॉस कॉस्ट वगैरह पता चल सके। accumulation एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट कितना पे किया, उसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब वाइज प्रोसेस वाइज वो क्लासिफाई करता है। एनालिसिस एंड एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, और जिस हिसाब से हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि भाई प्रोडक्ट वाइज करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, वो एलोकेशन किया जाएगा। सिंपल। तो ये 5 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो चलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। To exercise an effective control over the employee cost, the essential requisite is efficient utilization of employee and allied factors. The main points which need consideration for controlling employee cost are the following. Employee cost कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए हमें 4 फैक्टर्स दिए, उसको हमें ध्यान में रखना है। असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, जो जॉब हमें करना है, जो जॉब करवानी है, उसके लिए कितने मैन पावर्स चाहिए, कितनी आवर्स के लिए चाहिए। कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कौन से जॉब में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो हमें ध्यान में रखना है, देखना है। टाइम एंड मोशन स्टडी, उसको ये काम करने के लिए कितना टाइम जाएगा। कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, बहुत ज्यादा आइडल टाइम नहीं हो रहा है ना, अननेसेसरी आइडल टाइम नहीं है ना, अननेसेसरी ओवर टाइम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनसे भी एम्प्लॉयर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि ओवर टाइम में जनरली 1.5 टाइम्स या डबल पेमेंट किया जाता है, तो बहुत ज्यादा ओवर टाइम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजों पर ध्यान रखना है। एंड कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर मतलब कि कितने एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, कितने छोड़कर जा रहे हैं, राइट, मतलब कि एम्प्लॉय कितना चेंज हो रहे हैं, वो एम्प्लॉय टर्नओवर है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे समझने वाले हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर हो सके उतना कम होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉय छोड़कर जा रहे हैं और उसकी जगह पर हम न्यू एम्प्लॉयज को अगर हायर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि एक तो कॉस्ट बहुत ज्यादा, रिक्रूटमेंट का कॉस्ट हो जाएगा, नए एम्प्लॉयज आएंगे तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, वो थोड़े टाइम तक गलतियां करेंगे, उनको कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा, ऐसा हो सकता है, राइट। तो ऐसी चीजों की वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ सकता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ सकता है, तो हो सके उतना एम्प्लॉय टर्नओवर हमें कम करना चाहिए। देन वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, वेजेस और इंसेंटिव सिस्टम इफेक्टिव होनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉय जो है, राइट, वो एनकरेज्ड हो, राइट, वो ज्यादा काम करने के लिए एनकरेज्ड हो इन मिनिमम टाइम, राइट, मतलब कि वो उनका जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर वो डिससेटिस्फाइड होंगे तो उतना अच्छे से काम नहीं करेंगे, बट अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो वो मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाएंगे। जॉब इवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग, उनका जॉब, उनका काम किस तरह से हो रहा है और उस हिसाब से उनको मेरिट्स दिए जाएंगे, इवेल्युएट किया जाएगा और परफॉर्मेंस रेटिंग किया जाएगा, परफॉर्मेंस इंसेंटिव बोनस दिया जाएगा और प्रमोशन वगैरह भी कर सकते हैं। एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, और एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कितनी है, उसको कितने टाइम में कितना काम करना था और वो कितना कर रहे हैं, वो हम देखेंगे, राइट। तो ये 8 पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टू कंट्रोल एम्प्लॉय कॉस्ट। सबसे पहले कौन सा था, जॉब मैन पावर रिक्वायरमेंट जो है, कंट्रोल ओवर टाइम बुकिंग एंड टाइम कीपिंग, टाइम एंड मोशन स्टडी, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। सिंपल, इजी, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट को कलेक्ट किया जाता है ताकि हमें डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, आइडल टाइम कितना हुआ है और एबनॉर्मल लॉसेस या गेन अगर हुआ है कुछ भी तो वो पता चल पाएगा, राइट। यही दिया है, डायरेक्ट कॉस्ट पता चल जाएगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पता चल पाएगा, आइडल टाइम कितना है और उससे लॉस कितना हुआ वो पता चल पाएगा, एंड एबनॉर्मल लॉसेस और गेन अगर कुछ भी हुआ तो पीएनएल में किस तरह से ट्रीट करेंगे वो हम देखेंगे, राइट। ठीक है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब है अटेंडेंस एंड पेरोल प्रोसीजर। अटेंडेंस किस तरह से होती है और पेरोल प्रोसीजर किस तरह से की जाती है। अटेंडेंस प्रोसीजर और टाइम कीपिंग, हमने आगे ही समझा था कि जब अटेंडेंस मेंटेन करते हैं, मतलब कि कब एम्प्लॉय आया कब गया, दैट इज टाइम कीपिंग, और उसने किस जॉब में कितना काम किया, दैट इज टाइम बुकिंग। दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइम कीपिंग से ये पता चलेगा कब आ रहा है कब जा रहा है, और उनसे रिलेटेड उनमें जो डिसिप्लिनरी एक्शंस वगैरह लेने हैं वो पता चल पाएंगे। It refers to correct recording of the employee's attendance time. Students may note the difference between timekeeping and time booking. The latter refers to breakup of time on various jobs, while the former implies the record of total time spent by the employee in a factory. Latter मतलब कि ये जो टाइम बुकिंग है, टाइम बुकिंग का मतलब क्या है कि टाइम ऑन वेरियस जॉब्स,
हर जो जॉब में है, जितनी भी जॉब्स उन्होंने की है, जितने भी काम किए, उन सभी में उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है, दैट इज टाइम बुकिंग. एंड फॉर्मर दैट इज टाइम कीपिंग implies a record of total time spent by the employee in a factory. टाइम कीपिंग मतलब कि कितना टाइम उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड किया. फॉर एग्जांपल अगर एक्स एम्प्लॉय है, वो 10 AM को एंट्री करता है इन द फैक्ट्री और 6 PM को लिविंग द फैक्ट्री, राइट. तो 10 to 6 उन्होंने वो फैक्ट्री में था, तो ये टाइम बुकिंग हुआ कि भाई 10 बजे आया, 6 बजे घर गया. अब ये 10 से 6 बजे उन्होंने अगर डिपार्टमेंट ए के अंदर कितना काम किया, फिर बी में कितना काम किया, सी में कितना काम किया, कितना ब्रेक्स लिए उन्होंने, राइट. फॉर एग्जांपल अगर 10 to 12 वो डिपार्टमेंट ए में काम कर रहा था, 12 to 1 उन्होंने बी में काम किया, 1 to 2 का ब्रेक था, 2 to 5 उन्होंने सी डिपार्टमेंट में काम किया, फिर से बी डिपार्टमेंट में 5 to 6 काम किया. तो ये क्या हो जाएगा, टाइम बुकिंग. समझ में आ रहा है. जॉब वाइज एलोकेशन किया कि भाई डिपार्टमेंट ए में उन्होंने इतने 2 घंटे काम किए, डिपार्टमेंट बी में इतने घंटे काम किए, लंच ब्रेक इतना लिया था, आइडल टाइम इतना था, वो सब कुछ हमें टाइम बुकिंग से पता चलेगा. टाइम कीपिंग का पर्पस सिर्फ इतना है कि भाई वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए, राइट. अच्छे से पता चल पाए कि वो एम्प्लॉय आया या नहीं. समझ में आ रहा है. चल, ये जो टाइम बुकिंग मैंने आपको बताया, राइट, ये एम्प्लॉय वाइज था कि भाई ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट ए के अंदर 10 to 12, डिपार्टमेंट बी के अंदर 12 to 1 एंड 5 to 6 रहा. तो ये एम्प्लॉय वाइज भी ये डिवाइड हो सकता है या फिर डिपार्टमेंट वाइज भी हो सकता है कि भाई डिपार्टमेंट ए के अंदर एक्स ने 10 to 12 काम किया, वाई एम्प्लॉय ने 12 to 2 काम किया, फिर जेड एम्प्लॉय जो है उन्होंने 2 to 4 काम किया. तो ये जो जॉब वाइज डेटा मिलेगा, टाइम बुकिंग मिलेगा कि भाई ये जॉब के अंदर किस किस एम्प्लॉइज ने कितने कितने टाइम के लिए काम किया है. दोनों तरीके से टाइम बुकिंग हो सकता है, ये हम आगे समझेंगे. चलिए, अब यहां पर हमें ऑब्जेक्टिव्स दिए कि भाई टाइम कीपिंग क्यों किया जाता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है. टाइम कीपिंग, टाइम मेंटेन करने के लिए अटेंडेंस का पर्पसेस क्या है. तो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम देखते हैं. 6 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, राइट. उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि जो वेजेस वगैरह पे किए जाते हैं वो जनरली टाइम बेसिस पर होते हैं, सैलरी या वेजेस होते हैं कि भाई कितने आवर्स के लिए उन्होंने काम किया. बट कई बार पीस रेट बेसिस पर भी होता है. पीस रेट बेसिस मतलब कि जितने यूनिट्स एम्प्लॉय प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसके जो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स है उस हिसाब से भी उनको पे किया जाता है. मतलब कि कितने आवर्स काम किया दैट डजंट मैटर, बट वो कितने यूनिट्स बनाया उस हिसाब से पेमेंट किया जाएगा. तो पीस रेट बेसिस पर भी पेमेंट किया जाता है. बट जो भी टाइम कीपिंग होगा उसमें तो ध्यान में रखा जाएगा कि भाई वो एम्प्लॉय कब आया और कब गया, ताकि उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगी. तो एटलीस्ट 8 आवर्स 9 आवर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, उतने टाइम तो वो काम करेगा ही, और उसमें वो कितने यूनिट्स बनाता है उस हिसाब से उनको पे किया जाएगा. तो पीस रेट बेसिस हो या फिर टाइम रेट बेसिस पे किया जाता है, सभी में टाइम कीपिंग जनरली किया जाएगा, राइट. तो यहाँ पर हमें 6 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं. टाइम कीपिंग से क्या होगा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल्स, उनको जो भी पेमेंट करना है सैलरी वगैरह वो हमें पता चल पाएगा. फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, नॉर्मल अगर 10 to 6 की जॉब है, राइट, अगर वो 8 बजे तक बैठा है तो 6 to 8 उनका क्या हो जाएगा, ओवर टाइम, वो पता चलेगा. 10 AM को एंट्री है, 8 PM को वो छोड़कर जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो पता चलेगा कि भाई 10 to 6 का नॉर्मल टाइम था बट वो 6 to 8 भी रुका है, तो 6 to 8 उनका ओवर टाइम हो जाएगा. फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, कब आ रहा है कब जा रहा है उनसे पता चलेगा कि भाई कंट्रोल किस तरह से करना है, ध्यान रखना है कब किस तरह से वो टाइम स्पेंड कर रहा है. फॉर असर्टेनिंग आइडल टाइम, उन्होंने कहां पर आइडल टाइम कितना है, राइट, कब हम पे कर रहे हैं फिर भी वो काम नहीं कर रहा है वो पता चलेगा. फॉर डिसिप्लिनरी पर्पस, एक डिसिप्लिन मेंटेन होगी, एक ही टाइम पर आएंगे एक ही टाइम पर जाएंगे, ताकि वो जो भी ऑफिस आवर्स है वो मेंटेन हो पाएंगे और उसमें काम किया जाएगा. एंड फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड जो भी है मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं वो कितना होगा वो भी पता चल पाएगा. तो ये 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं. फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, ओवर टाइम जानने के लिए, आइडल टाइम जानने के लिए, डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने के लिए, डिसिप्लिनरी पर्पसेस के लिए, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड फॉर असर्टेनिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट. सिंपल, ये एक बार ओल्ड कोर्स में एक बार ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछा हुआ है
इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिर से पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए अब है मेथड्स ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग किस किस तरीके से हो सकता है, अटेंडेंस किस किस तरीके से हो सकती है, सिंपल राइट। तो जनरली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैनुअल एंड मैकेनिकल। मैनुअल में क्या होगा कि भाई अटेंडेंस का रजिस्टर मेंटेन किया गया होगा जिसमें एम्प्लॉइज को आकर साइन करनी होगी, या फिर टाइम लिखना होगा कि भाई इतने बजे वो आ रहा है और इतने बजे वो जा रहा है राइट। पर इसमें क्या हो सकता है कि प्रॉक्सी हो सकती है, कोई भी आकर किसी के भी साइन कर सकता है राइट। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से किया ही होगा। या फिर नेक्स्ट डे भी हो सकता है कि आप आज आपने साइन नहीं की क्योंकि आप आज नहीं आए थे, तो दूसरे दिन भी साइन कई बार हो जाती है अगर उसमें रजिस्टर में कुछ भी अपडेट या एब्सेंट मार्क नहीं किया जाता है तो उसमें मैनुअल एरर्स या फिर मैन्युअली कुछ गलत होने के चांसेस रहेंगे, बट वो इनएक्सपेंसिव है, कोई भी वो अफोर्ड कर सकता है। या फिर दूसरा मैनुअल वे में एक यहाँ पर बताया है मेटल डिस्क और टोकन मेथड, जो बहुत ही पहले के जमाने में ये किया जाता था, पीढ़े के जमाने में, कि जहां पर आपको कोई मेटल टोकन या डिस्क दिया जाता था जिसमें आपके एम्प्लॉय नंबर या ऐसा कुछ लिखा होता था। तो आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करते हैं तब आपको वो डिस्क या टोकन जो है वो देना है, और जो भी पर्सन अटेंडेंस ले रहा है वो मान लेगा कि भाई आप आए हुए हैं, और फिर जब जाएंगे तब वो फिर टोकन आपको फिर से लेकर जाना है। समझ में आ रहा है? तो कब जा रहा है पता चलेगा, बट उसमें भी प्रॉक्सी के चांसेस है, कोई भी ये टोकन तो आकर दे सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों मेथड्स अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो चुकी है, टोटली आउटडेटेड नहीं हुई है। मेटल टोकन वाला चीज बहुत ही कम देखने को मिलेगा, बट हाँ अटेंडेंस रजिस्टर अभी भी बहुत सारी जगह पर है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। बट यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनएक्सपेंसिव है राइट, सिंपल और इनएक्सपेंसिव है, कोई भी यूज कर सकता है और इसका इतना बहुत ही ज्यादा एक्सपेंस भी नहीं होता है। अगर आपकी मॉड्यूल May 25 से ओल्डर है तो उसमें यहाँ पर आपको इनएक्सपेंसिव नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको एक्सपेंसिव दिखेगा, बट एक्चुअल में क्या होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब कि चीपर है, इतना महंगा नहीं है। चलिए ये अटेंडेंस की जो मेथड्स है ये आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता ही है, तो अगर कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आप लिख पाएंगे। फिर दिया है मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड्स, उसमें भी दो है। एक है पंच कार्ड, जिसमें पंच कार्ड आपको पंच करना है जो भी मशीन रहता है उसमें, या फिर उसको स्कैन करना है ताकि पता चले कि भाई ये पर्सन अटेंड आया है राइट, प्रेजेंट है। ये पंच कार्ड मशीन वगैरह जो है वो भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारी जगह पर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर भी प्रॉक्सी होने के चांसेस है, क्योंकि किसी को भी कार्ड देकर आप पंच इन पंच आउट करवा सकते हैं। जब भी इन कर रहे तब पंच इन कीजिए, जब भी आउट कर रहे तब पंच आउट कीजिए, तो उसमें इतना भी कंट्रोल नहीं रह पाता है। इसीलिए उसका भी बेटर वर्जन क्या है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, जिसमें थंब प्रिंट, फेस रिकॉग्निशन की वजह से हो सकता है, मदद से हो सकता है अटेंडेंस ले सकता है राइट। कार्ड तो किसी को भी दे सकते हैं, बट कोई भी अंगूठा तो नहीं दे देगा राइट, तो उसमें प्रॉक्सी होने के चांसेस काफी कम है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होगा तो उसमें थंब प्रिंट या फेस रिकॉग्निशन, आई रेटिना जो रिकॉग्निशन होता है वो कंसिडर किया जाता है, और उस वजह से उसमें प्रॉक्सी होने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, हो ही नहीं सकता, कंट्रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बट ये एक्सपेंसिव भी होगा तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन शायद इसे अफोर्ड ना कर पाए राइट। बट बायोमेट्रिक्स अब बहुत ही ज्यादा जगह पर अब अवेलेबल हो चुका है, वो ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए इसमें इवन पूरा टाइम लॉग भी मिल जाता है, पूरा रिकॉर्ड भी अच्छे से मिल जाता है, और उसमें कुछ भी गलत होने के चांसेस भी कंपेरेटिवली कम है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अटेंडेंस टाइम कीपिंग कर सकते हैं, मैनुअल एज वेल एज मैकेनिकल। मैनुअल में दो है, अटेंडेंस रजिस्टर एंड मेटल डिस्क और टोकन, और मैकेनिकल में भी दो है, पंच कार्ड या फिर बायोमेट्रिक्स। समझ में आ रहा है? ये भी आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, क्योंकि आपने ये कहीं ना कहीं समझा है, आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। क्लियर? चलिए अब रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम हमें यहाँ पर समझाया हुआ है कि अच्छी टाइम कीपिंग सिस्टम जो होती है उसकी क्या रिक्विजिट्स, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो यहाँ पर हमें 7 रिक्विजिट्स दे रखी है, वो टाइम कीपिंग सिस्टम में होनी चाहिए, तभी वो गुड टाइम कीपिंग सिस्टम बन पाएगी। A good timekeeping system should have following requisites. System of timekeeping should be such which should not allow proxy for another employee under any circumstances. अच्छी टाइम कीपिंग सिस्टम तभी कही जाएगी अगर वो प्रॉक्सी अलाउ ना करे, क्योंकि अगर प्रॉक्सी को अलाउ करे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए प्रॉक्सी ना हो सके ऐसी टाइम कीपिंग सिस्टम होनी चाहिए। There should also be a provision of recording of a time of peace employees so that regular attendance and discipline may be maintained.
दिस इज नेसेसरी टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। टाइम ऑफ पीस एम्प्लॉइज, जिसको पीस रेट बेसिस पर मतलब कि यूनिट बेसिस पर वो जितना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उतना उनको पे किया जाता है, उस केस में भी अटेंडेंस टाइम कीपिंग सिस्टम तो होनी ही चाहिए ताकि एक डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगी। वो एक ही टाइम पर आएगा, एक ही टाइम पर जाएगा, तो उतने टाइम में तो मैन्युफैक्चरिंग होगा ही, वो एंश्योर कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? भले ही उनको पेमेंट टाइम बेसिस पर नहीं कर रहे, पर फिर भी उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगी। Then time of arrival as well as time of departure of employee should be recorded so that total time of employee may be recorded and wages may be calculated accordingly. Time of arrival and time of departure उसमें रिकॉर्ड होने चाहिए ताकि वो कब आ रहा है, कब गया, कितने आवर्स उन्होंने काम किया, वो पता चल पाएगा और उस हिसाब से पेमेंट कर पाएंगे। As far as possible, method of recording of time should be mechanical so that chances of disputes regarding time may not arise between employees and the timekeeper. हो सके तब तक ये सिस्टम कैसी होनी चाहिए, मैकेनिकल होनी चाहिए ताकि कुछ भी गलत ना हो, कुछ भी डिस्प्यूट्स ना हो। Late comers should record late arrivals. Any relaxation by the timekeeper in this regard will encourage indiscipline. जो भी लेट अराइवल्स है, जो देर से आते हैं, उनको लेट अराइवल्स ही मार्क करना चाहिए, उस हिसाब से पेनल्टी या जो भी पॉलिसी उनको फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो भी इनडिसिप्लिन है वो हो सकती है, फिर क्या करेंगे एम्प्लॉइज, उनकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है अब जाएंगे तो ठीक है, देर से जाएंगे तो भी क्या ही कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। इसीलिए उनके सामने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए ताकि एक जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन हो पाए। द सिस्टम शुड बी सिंपल, स्मूथ एंड क्विक। सिंपल, स्मूथ एंड क्विक होनी चाहिए, राइट। उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि अटेंडेंस में ही अगर टाइम लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, राइट। जो नॉर्मल प्रोडक्शन है वो हार्म हो सकता है। अननेसेसरी क्यूइंग फॉर मेकिंग अटेंडेंस शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज्यादा क्यूइंग नहीं होना चाहिए, लंबी लाइन नहीं लगनी चाहिए, फटाफट फटाफट होना चाहिए। सिंपल, स्मूथ एंड क्विक होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी रिव्यूड एंड मेंटेन पीरियडिकली टू प्रिवेंट एनी एरर। रिव्यूड एंड मेंटेन पीरियडिकली ताकि उसमें कुछ भी गलत ना हो, अपडेटेड होना चाहिए, वो सिस्टम अप टू डेट होनी चाहिए, राइट। लेट कमर शुड बी रिकॉर्डेड, लेट अराइवल्स। तो ये 7 रिक्विजिट्स है। क्या क्या? सबसे पहले प्रॉक्सी अलाउ नहीं होना चाहिए। सेकंड, पीस रेट बेसिस पर जिनको वेज पे करते हैं उसकी भी अटेंडेंस होनी चाहिए ताकि डिसिप्लिन मेंटेन हो पाए। टाइम ऑफ अराइवल एंड टाइम ऑफ डिपार्चर रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि टोटल टाइम स्पेंड पता चल पाए, राइट। वो मैकेनिकल होनी चाहिए हो सके तब तक, राइट। लेट अराइवल्स जो भी है उनको लेट मार्क ही करना चाहिए ताकि कुछ भी गलत ना हो और उसके सामने इनडिसिप्लिन भी ना हो, ज्यादा ना बढ़े, मोटिवेट ना हो, ऐसा भी हमें ध्यान में रखना है। सिस्टम स्मूथ, सिंपल और क्विक होनी चाहिए ताकि टाइम ना बिगड़े। एंड लास्ट, जो भी सिस्टम है वो रिव्यूड एंड मेंटेन्ड पीरियडिकली, राइट, ताकि उसमें कुछ भी गड़बड़ ना हो, राइट। ये 7 रिक्विजिट्स इजी है, राइट। और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इजी है, सिंपल। चलिए अब है टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग में हम टाइम कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं वो देखते हैं। टाइम बुकिंग में जॉब वाइज उन्होंने कितना काम किया, कौन सी जॉब में, कौन से प्रोडक्ट में कितना टाइम स्पेंड किया, वो पता चल पाएगा। टाइम बुकिंग refers to a method wherein each activity of an employee is recorded. कब आ रहा है, कब जा रहा है, कितना आइडल टाइम है, जो हमने आगे एग्जांपल भी लिया था, राइट। This data recorded is further used for measure the time spent on a particular job for costing, measurement of efficiency and fixation of responsibility, etc. ये 3 चीजों के लिए हम टाइम बुकिंग करते हैं। टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, अब कॉस्टिंग में पता चलेगा कि भाई कौन सी जॉब, कौन से प्रोडक्ट में कितना टाइम किया, ताकि पता चल पाए कि भाई वो बराबर है या नहीं, या फिर जॉब वाइज या प्रोडक्ट वाइज हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट, तो हम कर पाएंगे। टाइम स्पेंट on a particular job or activity is used to compute the cost of the job or activity. टाइम बुकिंग टू मेजर एफिशिएंसी, कितने टाइम में वो काम कर रहे हैं ताकि पता चले कि नॉर्मल उसकी क्या होना चाहिए और कितने टाइम में वो काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी है या नहीं, मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं। The efficiency of the employee is measured by comparing the actual time taken by employee with the standard time that should have been taken. कितने टाइम में होना चाहिए, कितने टाइम में कर रहे हैं, वो पता चलेगा। एंड टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कब आ रहे, कब जा रहे, कितना टाइम में हो जाना चाहिए था, कितने में हो रहा है, वो सारी चीजें, अगर उसमें कुछ भी गलती है तो किस एम्प्लॉय की गलती है वो पता चल पाएगा। इसके लिए भी ये टाइम बुकिंग किया जाता है। कितना टाइम किसमें स्पेंड कर रहे हैं और कितना होना चाहिए था, क्यों ज्यादा हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ से पता चल पाएगा। तो ये 3 पर्पसेस के लिए टाइम बुकिंग किया जाता है। टाइम बुकिंग फॉर कॉस्टिंग, टाइम बुकिंग फॉर एफिशिएंसी मेजरमेंट एंड टाइम बुकिंग फॉर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आप एक बार पढ़ेंगे तो चलेगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब जो टाइम कीपिंग जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बताया था। एक जॉब वाइज हो सकता है कि ये जॉब में कितने कितने एम्प्लॉयज ने कब कब कितना कितना काम किया। दूसरा एम्प्लॉय वाइज हो सकता है कि भाई ये एम्प्लॉय ने इस किस किस जॉब में काम किया और आइडल टाइम कितना हुआ है। एम्प्लॉय वाइज अगर जॉब मेंटेन किया जाएगा तो पता चल पाएगा कि भाई टाइम कीपिंग वो 10 से 6 आया था, 10 से 12 उन्होंने डिपार्टमेंट ए में काम किया, 12 से 1 डिपार्टमेंट बी में काम किया, 1 से 2 का आइडल टाइम था, उन्होंने लंच लिया, राइट। 2 से 4 वो डिपार्टमेंट सी में गया, 4 से 6 वो डिपार्टमेंट बी में गया। तो डिपार्टमेंट उसका जो टोटल होगा, राइट, वो टाइम कीपिंग से मैच भी हो पाएगा और उन्होंने कितना कितना टाइम स्पेंड किया वो पता चल पाएगा और उनको इजीली हम पेमेंट कर पाएंगे। अगर जॉब वाइज है कि भाई डिपार्टमेंट ए के अंदर एक्स वाई जेड कितने कितने टाइम के लिए थे, तो उनसे एम्प्लॉय वाइज वो जो डिटेल्स निकालनी है, उनको कितना पे करना है ना, वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स का हमें टोटल करना होगा, उसमें एक्स वाई जेड जो भी एम्प्लॉयज है उनको ढूंढ के उनका टोटल करके फिर पेमेंट कर पाएंगे। इसीलिए अगर एम्प्लॉय वाइज अगर जॉब कार्ड मेंटेन करते हैं कि उन्होंने कितना कितना टाइम स्पेंड किया है, तो वो ज्यादा एडवाइजेबल रहता है। बट दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये काम किया जाएगा। सिंपल। तो ये चीज वही है, आप एक बार पढ़ सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। चलो अब दे रखिए पेरोल प्रोसीजर। पेरोल प्रोसीजर किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जो है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो टाइम एंड अटेंडेंस का डेटा देता है कि भाई ये एम्प्लॉय इतने टाइम पर आया है, कितने बजे आया है, कितने बजे गया है, कितना टाइम स्पेंड किया है, राइट। वो किसको देते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट को। फिर पर्सनल और एचआर डिपार्टमेंट जो है जिसके पास एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स है कि भाई वो कब ज्वाइन किया है, उसकी सैलरी कितनी है, उनको मंथली कितना पे करना है, वो भी पेरोल डिपार्टमेंट को देते हैं, राइट। पेरोल डिपार्टमेंट उसके बेसिस पर वेजेस और सैलरी कैलकुलेट करता है कि भाई उन्होंने कितने टाइम तक काम किया है और उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, उस हिसाब से इस महीने की सैलरी कितनी होगी। फिर उसके बेसिस पर वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देते हैं कि भाई इतना सैलरी हुआ है, आप पास करवा दीजिए, पेमेंट करवा देंगे हम। उसके बेसिस पर एम्प्लॉयज जो है उनको पेमेंट किया जाता है आफ्टर डिडक्शंस एंड कंट्रीब्यूशन, जो हमने आगे समझा था, राइट। कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन होंगे, कुछ कुछ डिडक्शंस होंगे, वो कर दिए जाएंगे, फिर जो रहेगा वही अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय को पे की जाएगी, राइट। तो वो माइनस करके एम्प्लॉयज को पे किया जाता है। और जो डिडक्शंस या कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो जो स्टेट्यूटरी बॉडीज है उनको पे किया जाता है। जैसे कि टीडीएस है तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, पीएफ का कंट्रीब्यूशन है तो वो ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा, ईएसआईसी जो है, राइट, तो वो ईएसआईसी कॉर्पोरेशन जो है उनको पेमेंट किया जाएगा। इस तरह से वो पेमेंट किया जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले टाइम एंड अटेंडेंस का रिपोर्ट होता है, वो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है। जो पर्सनल या एचआर डिपार्टमेंट है, जो एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी वगैरह डेटा मेंटेन करते हैं, वो सब कुछ टाइम का, और जो एम्प्लॉयज का डिटेल्स है वो पेरोल डिपार्टमेंट को दिया जाएगा और उस हिसाब से पेरोल डिपार्टमेंट जो है वो वेजेस या सैलरी कितना है वो कैलकुलेट करेगा और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देगा। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो रिकॉर्डिंग वगैरह करेगा और वो पास करेगा, तब एम्प्लॉयज को पेमेंट कर दिया जाएगा। और जो स्टेट्यूटरी डिडक्शंस किए थे, राइट, वो सारी चीजें स्टेट्यूटरी बॉडीज जो है उनको पे कर दी जाएगी। इस तरह से पूरी पेरोल होती है। समझ में आ रहा है, प्रोसीजर इस तरह से किया जाता है। ये आपको इन डिटेल दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, काफी इजी है, राइट। अब हमें यहाँ पर लिस्ट दिया है कि क्या क्या चीजें डिडक्ट की जाती है। द फॉलोइंग्स आर जनरली डिडक्टेड फ्रॉम द पेरोल, जो ऑलरेडी हमने थोड़ा सा समझा है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। स्टेट्यूटरी डिडक्शन जो कंपलसरी है, सबसे पहले है प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी और वेजेस ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय। जो भी एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें से एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है, ये हमने आगे पढ़ा था। फिर है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी और वेजेस। टीडीएस, employer is obliged to deduct tax at source if it will be paying to the employee net salary exceeding maximum exemption limit in equal monthly installment to the income tax department। अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, तो उसमें से टैक्स जो है वो डिडक्ट होना चाहिए एट सोर्स, टीडीएस कटना चाहिए, राइट। थ्रू आउट द ईयर हर महीने में थोड़ा थोड़ा डिडक्ट होगा और वो उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना होगा। प्रोफेशनल टैक्स, ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पे किया जाता है। प्रोफेशनल टैक्स इज स्टेट लेवल टैक्स इम्पोज्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन और सर्विसेज।
फिर अदर डिडक्शंस हैं voluntary contribution to PF if any employee so desire may contribute over and above the contribution payable by the employer. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर प्रोविडेंट फंड एक्ट वो जनरली 12% के आसपास है, उनसे थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस कुछ फंड अलग अलग होते हैं, तो उनसे ज्यादा भी अगर वॉल्यूंटरीली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू बेनोवलेंट फंड, जो मतलब चैरिटी वगैरह के लिए फंड होते हैं तो उसमें भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एन एम्प्लॉय मे कंट्रीब्यूट टू एनी बेनोवलेंट फंड वॉल्यूंटरीली बाय पुटिंग अ रिक्वेस्ट टू द पेरोल डिपार्टमेंट, राइट। ये भी सारी चीजें एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर दी जाती है। लोन डिडक्शन, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एनी लोन टेकन बाय द एम्प्लॉय, राइट, and other advances and dues, other advance like festival advance and adjusted advances taken, अगर कोई भी एडवांस पे किए थे, फेस्टिवल एडवांसेस दिए थे तो वो भी सैलरी में से एडजस्ट किए जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें डिडक्ट कर दी जाएगी। क्लियर? अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज को, लेबर्स को जो टाइम के लिए पेमेंट करते हैं बट एम्प्लॉय या लेबर उसके सामने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं कई बार, तो उसे आइडल टाइम कहा जाएगा। उस टाइम पर एम्प्लॉइज या लेबर आइडल है, कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं है, बट ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए पेमेंट करते हैं। ऐसा आइडल टाइम क्या हो सकता है? जैसे कि लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, राइट, वो कंपलसरीली ऑर्गेनाइजेशन को देना ही पड़ेगा एम्प्लॉइज को, राइट, क्योंकि ह्यूमंस है तो ह्यूमंस ऐसे ही कंटिन्यूअसली काम नहीं कर सकते, उसमें कुछ ब्रेक्स होने चाहिए, राइट। फिर ऐसा भी होता है कि फैक्ट्री गेट से लेकर उनकी जो वर्क स्टेशन है वहां तक पहुंचने का टाइम हो सकता है, वॉशरूम जाने के लिए टाइम देना पड़ता है, राइट। कई बार मटेरियल अवेलेबल नहीं है और उस वजह से एम्प्लॉय फ्री आइडल बैठा है, पावर फेलियर की वजह से हो सकता है, राइट। तो ये सारे रीजन की वजह से आइडल टाइम हो सकता है। उन सारे ही टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन को तो पेमेंट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज या लेबर को, बट उस टाइम पर एम्प्लॉय कुछ काम नहीं करेगा तो उसे आइडल टाइम कहा जाता है। आइडल टाइम दो रीजंस की वजह से हो सकते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब कि जो नॉर्मल है, होना ही है, होगा ही, अनअवॉइडेबल है, जैसे कि लंच ब्रेक, टी ब्रेक हो गया, राइट, वो आपको देना ही पड़ेगा और उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो वो नॉर्मल आइडल टाइम है। दैट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, राइट। वो जो भी आधा घंटा पौना घंटा आप अगर ब्रेक दे रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लेबर कॉस्ट, वो टाइम आपको लेबर कॉस्ट में ही चार्ज करना रहेगा। बट अगर कोई एबनॉर्मल रीजन की वजह से, कोई भी फ्लड आ गया, राइट, कोई नेचुरल कैलेमिटीज है, पावर फेलियर हो गया, मशीन खराब हो गया, मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो ये सारे एबनॉर्मल रीजन है, वो रेगुलरली नहीं होते हैं, तो ये सारे रीजन की वजह से अगर कोई भी आइडल टाइम हो रहा है तो उसे जनरली कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया जाएगा, राइट। हमने आगे ये पढ़ा था कि डायरेक्ट लेबर को जो भी पेमेंट किया जाता है, डायरेक्ट एम्प्लॉइज जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, राइट, वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा। अगर कोई भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है, कोई भी इनडायरेक्टली लेबर अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स, राइट, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया या अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे ही ओवरहेड्स कहलाए जाएंगे। तो अगर इनडायरेक्ट लेबर को कुछ भी पेमेंट किया जाता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड्स। क्लियर? चलिए, तो ये आइडल टाइम क्या है और नॉर्मल एबनॉर्मल आइडल टाइम की किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे वो यहाँ पर हमें इन डिटेल दिया है, तो वो हम फटाफट ट्रीट करके समझ लेते हैं। The time during which no production is carried out because the worker remains idle but are paid. वर्कर्स आइडल है, कुछ काम नहीं कर रहे, बट उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन वो लेबर या एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं, तो उस टाइम को क्या कहा जाएगा? आइडल टाइम। इन अदर वर्ड्स, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम पेड एंड द टाइम बुक्ड। हमने समझा था टाइम कीपिंग मतलब क्या था कि कब एम्प्लॉय या लेबर इन कर रहे हैं और कब आउट कर रहे हैं, मतलब कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, वो टाइम कीपिंग होगा। वो जितने भी टाइम पर फैक्ट्री प्रीमाइसेस पर था, राइट, उसमें से कितना टाइम कौन सा काम करने के लिए उन्होंने लगाया, वो पूरा टाइम बुकिंग होगा। तो जितने टाइम के लिए पेमेंट हो रहा है, टाइम कितना दिया है उन्होंने और कितना टाइम बुक हुआ है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? आइडल टाइम। क्योंकि टाइम बुकिंग में कोई भी जॉब में काम नहीं किया है तो वो बन जाएगा उनका आइडल टाइम, बट उसके लिए उन्होंने, ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉइज को पेमेंट किया हुआ है। क्लियर? आइडल टाइम कैन बी नॉर्मल और एबनॉर्मल।
The time for which employees are paid includes holidays, paid leaves, allowable rest और off time etc. अगर कोई भी holidays है, कोई भी leaves दे रखी है, right? कोई भी festivals की leave होती है, right? कुछ compulsory leaves होती है, right? तो वो सारे government holidays जो भी हो रहते हैं वो सारे के लिए पेमेंट किया जाता है, बट वो क्या है? आइडल टाइम है। समझ में आ रहा है? अगर उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं तो वो आइडल टाइम हो जाएगा, अदरवाइज वो कोई भी फर्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन को। हम यहाँ पर जो भी कॉस्टिंग कर रहे हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके लिए एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस कॉस्ट कितना हुआ है वो हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट? तो जो भी हॉलीडेज अगर कुछ भी है तो उसके लिए अगर पेमेंट हो रहा है देन इट इज कंसिडर्ड एज आइडल टाइम। कुछ कंपलसरी लीव्स भी दी जाती है, राइट? ईयरली 12 लीव्स, 24 लीव्स, उसमें से वर्कर या एम्प्लॉइज को जितनी चाहिए उतनी वो अवेल कर सकते हैं, बट उसके लिए पैसे नहीं काट सकते हैं। तो वो जो लीव्स है उसके लिए पेमेंट हो रहा है बट कुछ की काम नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? आइडल टाइम। क्लियर? नॉर्मल आइडल टाइम, इट इज द टाइम विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये अवॉइड या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये होने ही वाला है। देन इट इज कंसिडर्ड कि हाँ ये चलो अगर 8 आवर्स की शिफ्ट है तो उसमें से 1 घंटा शायद ब्रेक होगा ही, या 9 आवर्स की शिफ्ट है तो उसमें से आधा घंटे का लंच ब्रेक होगा, 15 मिनट्स के 2 टी ब्रेक्स होंगे, तो ये 1 घंटे का ब्रेक होने ही वाला है। तो वो 1 घंटा जो है वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल आइडल टाइम। और पेमेंट जो होगा वो 9 आवर्स के लिए ही किया जाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो पूरा ही स्प्रेड हो जाएगा, जो 8 आवर्स जो इफेक्टिव आवर्स है उसमें स्प्रेड किया जाएगा, जो भी नॉर्मल आइडल टाइम है उनको। क्लियर? कॉजेज और उसकी ट्रीटमेंट दे रखी है। कॉजेज हमें अलग अलग दिए है कि क्या क्या रीजन से नॉर्मल आइडल टाइम हो सकता है, और ये सभी नॉर्मल आइडल टाइम की किस तरह से ट्रीटमेंट होगी वो हमें बताया है इन द कॉस्टिंग। द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क। फैक्ट्री गेट से जो वर्क स्टेशन है वहां तक जाने का टाइम है, क्योंकि अगर 11 बजे की फॉर एग्जांपल शिफ्ट है तो अगर फैक्ट्री गेट पर अटेंडेंस मशीन है वहां पर अगर 11 बजे वो एम्प्लॉय इन कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम पर आ गया। फिर वो फैक्ट्री गेट से लेकर वर्क स्टेशन अगर थोड़ा दूर है तो वो चल के जाएगा, तो उसमें 5, 10, 15 मिनट अगर चले गए देन इट इज आइडल टाइम। उसके लिए भी पेमेंट हो रहा है देन, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल आइडल टाइम। द इंटरवल बिटवीन वन जॉब एंड अनदर, कई बार ऐसा हो सकता है कि एक जॉब और दूसरे जॉब के बीच टाइम चला गया, राइट? तो वो भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल आइडल टाइम। वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो उसमें जितना टाइम जा रहा है दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल आइडल टाइम। आपने भी अगर स्कूल या ट्यूशन क्लासेस कहीं पर भी एक लेक्चर और दूसरे लेक्चर के बीच थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, राइट? अगर आपके 2-3 घंटे के लेक्चर होंगे तो उसमें तो 15 मिनट अलग से ब्रेक भी दिया जाएगा, दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम। यहाँ कई बार टीचर्स एक क्लास में से दूसरे क्लास में जाते तो उसमें भी 2-5 मिनट चले जाते, दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर? द सेटिंग अप टाइम फॉर द मशीन, मशीन्स जो है उनको सेटअप होने में भी टाइम लगता है, क्योंकि जब सेटअप होगा, अगर 11 बजे की शिफ्ट है और 11 बजे लेबर्स आए, उन्होंने कोई भी स्विच चालू किया और मशीन सेटअप हो रहा है, उसमें 10-15 मिनट अगर लग रहे हैं देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल आइडल टाइम। समझ में आ रहा है? आप जब भी आर्टिकल शिप करेंगे तो आप जितने भी बजे आपकी आर्टिकल शिप का टाइम है 11 बजे, अगर 11 बजे आप अपनी ऑफिस पे पहुंचेंगे तो लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह चालू करेंगे। कई बार ऑफिस के पीसीस बहुत ही पुराने होते हैं तो उसको स्टार्ट होने में ही 2-5 मिनट चले जाते हैं। लैपटॉप भी ऐसे होते हैं, लैपटॉप भी बिना चार्जर के चलते ही नहीं है, ऐसे भी लैपटॉप्स होते हैं, तो वो सारे स्टार्ट करने में ही 2-5 मिनट चले जाते हैं, दैट इज अ नॉर्मल आइडल टाइम, वो सेटअप टाइम। समझ में आ रहा है? कोई भी मशीन, कई बार कुछ मशीन को टाइम लगता है ज्यादा सेटअप के लिए, तो वो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसके लिए पेमेंट किया जाएगा, बट उस टाइम पर कुछ भी लेबर या एम्प्लॉय कुछ भी सर्विस कुछ भी कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? नॉर्मल रेस्ट टाइम, ब्रेक फॉर लंच एक्सेट्रा, ये सारे नॉर्मल आइडल टाइम हो जाएंगे। क्लियर? इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? इट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का ही पार्ट होगा अगर डायरेक्ट है तो, अगर इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड्स का पार्ट हो जाएगा। Thus, in the case of a direct workers, an allowance for normal idle time is considered setting of standard hours or a standard rate। जो भी standard rate या standard hours consider किए जाएंगे उसमें ये सारे normal idle time भी included होंगे। समझ में आ रहा है? अगर 9 आवर्स की शिफ्ट है तो उसमें 1 घंटे का ब्रेक जो आता है वो सब कुछ कंसिडर कर ही लिया होता है। उसमें आधा घंटा ऐसी छोटी मोटी चीजों में, वॉशरूम जाने में, फैक्ट्री गेट से वर्क स्टेशन में पहुंचने में, एक जॉब से दूसरी जॉब में पहुंचने में, ये सारी चीजों की वजह से होगा ही, ऐसा मान लिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि 7 आवर्स एंड 7.5 एन आवर्स की पूरी शिफ्ट हो जाएगी। इफेक्टिवली वो 7.5 घंटे काम करेंगे, भले ही 9 घंटे की शिफ्ट है।
समझ में आ रहा है? ऐसा नॉर्मल आइडल टाइम होता ही है। क्लियर? In case of indirect workers, normal idle time is considered for the computation of overhead rate. और जो इनडायरेक्ट लेबर्स है उसमें भी नॉर्मल आइडल टाइम कंसिडर किया जाता है और उस हिसाब से ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया जाता है। ओवरहेड्स के बारे में इन डिटेल हम चैप्टर 4 में कवर अप करेंगे। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम है। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल आइडल टाइम देयर मे बी फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्या हो सकते हैं उसके कॉजेस दिए हैं और उसकी ट्रीटमेंट दे रखी है। आइडल टाइम में अराइज ड्यू टू एबनॉर्मल फैक्टर्स लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कई बार कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं हुआ, शेड्यूल जो बना था वो बराबर नहीं हुआ और उस वजह से अगर कोई भी एम्प्लॉय के पास काम नहीं है तो वो क्या बन जाएगा? एबनॉर्मल आइडल टाइम, क्योंकि वो रेगुलरली नहीं होता है, वो कुछ ऐसे रीजन की वजह से हो सकता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर? पावर फेलियर, ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स, ये भी कभी कभार होता है, देन इट इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल को ऑर्डर करना भूल गए, डिलीवरी टाइम पर नहीं आ पाए और उस वजह से एम्प्लॉइज फ्री बैठे, देन इट इज नॉर्मल आइडल टाइम। स्ट्राइक्स, एम्प्लॉइज की स्ट्राइक चल रही है, लॉकआउट्स, कोई लॉकडाउन या कुछ भी ऐसा है कि जिस वजह से वो काम पर नहीं जा पाते। पुअर सुपरविजन, सुपरवाइजर ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और एम्प्लॉय बराबर काम नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे, कहीं पर चले गए, आराम कर रहे हैं, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, कुछ भी। फायर, फ्लड एटसेट्रा, उस टाइम पर भी काम नहीं कर पाएंगे बट पेमेंट जनरली करना पड़ेगा, राइट? तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम कहा जाएगा। अगर कोई भी सिचुएशन में अगर उनको पेमेंट नहीं कर रहे देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज आइडल टाइम, क्योंकि वो हमारे लिए कंसर्न ही नहीं है। उन्होंने काम नहीं किया, हमने पेमेंट नहीं किया, तो हमारे लिए वो कॉस्ट है ही नहीं। हमने पेमेंट किया और उन्होंने काम नहीं किया, वो हमारे लिए लॉस हो जाएगा, इसीलिए उसको कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है? The causes for abnormal idle time should be further analyzed into controllable and uncontrollable. Abnormal idle time को भी further divide किया जा सकता है in controllable idle time and uncontrollable idle time. जो कंट्रोलेबल है वो क्या होंगे कि मैनेजमेंट ने अगर प्रॉपरली ध्यान दिया होगा, प्लानिंग वगैरह किया होता, तो ये शायद कंट्रोलेबल आइडल टाइम था। जैसे कि मेंटेनेंस का कह सकते हैं, अगर मशीन ब्रेकडाउन हुआ, अगर उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाया होता तो शायद मशीन ब्रेकडाउन ना होता। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज जो है, तो अगर वो प्रॉपरली प्लान करके रॉ मटेरियल को मंगवाया होता तो शायद वो भी ना होता, राइट? कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? कंट्रोलेबल आइडल टाइम। ये कंट्रोल कर सकते थे अगर मैनेजमेंट ने प्रॉपरली ध्यान दिया होता तो। बट फायर, फ्लड, पावर फेलियर, ये सारी चीजें जनरली अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम में कंसिडर करा जाएगा। Controllable abnormal idle time refers to that time which could have been put to productive use had the management been more alert and efficient. अगर मैनेजमेंट अलर्ट और एफिशिएंट होती तो शायद ये जो कंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसको हम प्रोडक्टिव टाइम के लिए यूज कर सकते थे। ऑल सच टाइम विच कुड हैव बीन अवॉइडेड इज कंट्रोलेबल आइडल टाइम। क्लियर? इसमें मैंने आपको जो एग्जांपल्स दिए, राइट, वो आप यहाँ पर लिखना हो तो लिख सकते हैं। जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन जो है, राइट, वो रोक सकते थे अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो जाता तो। फिर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज जो है उसको भी प्रॉपर प्लान करके हम अवॉइड कर सकते थे। Then uncontrollable abnormal idle time refers to time lost due to abnormal causes over which management does not have any control. मैनेजमेंट का जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है और उस वजह से अगर कोई भी आइडल टाइम अकर होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम। फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स। यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ मशीन्स कौन सा बोला गया है कि जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया था फिर भी वो खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी अलग रीजन हो गया, तो वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम। मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, राइट, इन कंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम, उसमें मशीन ब्रेकडाउन ड्यू टू लैक ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की वजह से, पता है कि यहाँ पर कुछ खराबी है पर फिर भी वो रिपेयर नहीं करवाया और फिर बाद में जो प्रॉब्लम आया, दैट इज कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम। वो शायद कंट्रोल हो सकता था बट अचानक से कुछ भी हो गया, राइट, मशीन खराब हो गया जिसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था फिर भी खराब हो गया, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे रीजन नहीं, कुछ और ही रीजन, अलग ही तरीके से वो खराब हो गया, राइट, तो जिसको पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था, तो वो क्या हो जाएगा? अनकंट्रोलेबल एबनॉर्मल आइडल टाइम। क्लियर? फिर फ्लड एटसेट्रा मे बी कैरेक्टराइज्ड एज अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम। क्लियर? चलिए अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
जनरली एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया जाएगा. Abnormal idle time cost is not included as a part of production cost and is shown as a separate item in the costing P&L account. एबनॉर्मल आइडल टाइम है वो रेगुलरली नहीं होता, इसीलिए वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगा. प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इवन प्रोडक्शन ओवरहेड्स. जो ओवरहेड्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मतलब कि अगर कोई भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई भी है सुपरवाइजर वगैरह, तो उनका जो कॉस्ट है वो भी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होगा. उनको अगर आइडल टाइम है, नॉर्मल आइडल टाइम है, तो वो भी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होगा. बट एबनॉर्मल रीजन की वजह से अगर कोई भी आइडल टाइम हुआ है तो वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होगा और वो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में अलग से चार्ज किया जाएगा. The cost of abnormal idle time should be further characterized into controllable and uncontrollable. For each category, the breakup of cost due to various factors should be separately shown. This would help the management in fixing responsibility for controlling idle time. उसमें भी जो कंट्रोलेबल आइडल टाइम और जो अनकंट्रोलेबल आइडल टाइम थे उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए, सेपरेटली क्लासिफाई करना चाहिए, ताकि पता चले कि किस आइडल टाइम को हम पहले से ध्यान में रख सकते थे, उनको कंट्रोल कर सकते थे, किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ताकि फ्यूचर में कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कटिंग हम कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? Management should aim at eliminating controllable idle time and on a long-term basis reducing even the normal idle time. मैनेजमेंट को ये ध्यान में रखना होगा, ट्राई करना होगा कि वो कंट्रोलेबल जो भी एबनॉर्मल आइडल टाइम है उनको तो कंट्रोल करे, राइट? ऐसा आइडल टाइम नहीं होना चाहिए. और जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसको भी हो सके उतना रिड्यूस करना चाहिए ताकि उनसे बेनिफिट मिल पाए. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वीडियो की बात करूँ तो मैं ये लेक्चर में, ये 2-3 घंटे के लेक्चर है, 1-1.5 घंटे के लेक्चर है, तो क्या आपको लगता है कि मैं कभी भी पानी नहीं पीता हूँ? पानी में पीता हूँ, बट उसको मैं वीडियो लेक्चर में एडिट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम कम बर्बाद हो, राइट? तो वो जो मैं पानी पी रहा हूँ दैट इज कंसिडर्ड एज आइडल टाइम, राइट? आप अपना टाइम दे रहे हैं मुझे ये लेक्चर देखने के लिए, राइट? और उसमें अगर मैं पानी पी रहा हूँ तो आप मुझे रोक नहीं सकते, वो अनअवॉइडेबल है, वो होना ही है, राइट? बट वो क्या हो जाएगा? नॉर्मल आइडल टाइम. बट उसको भी मैं धीरे धीरे कम करने की ट्राई करता हूँ, मैं एडिट ही कर देता हूँ वो पार्ट को, ताकि जो लेक्चर है वो जो टू द पॉइंट हमें जो समझाना है, पढ़ाना है, वही सिर्फ उसमें कवर अप हो पाए, राइट? वो लेक्चर के जो साइज है, वो टाइम है, वो बच पाए. समझ में आ रहा है? आप भी ये जितना भी लेक्चर देख रहे होंगे तो उसमें कई बार हो सकता है कि पॉज करके आप खाना खाने चले जाए, वॉशरूम जाए, राइट? वो हो सकता है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल आइडल टाइम. वो हो सके उतना कम करना चाहिए इन द केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हो सके उतना नॉर्मल आइडल टाइम कम करना चाहिए. मतलब कि एक जॉब से दूसरी जॉब में अगर जा रहे हैं तो उसमें जो भी लेबर्स उनका टाइम नहीं बिगड़ना चाहिए, वो उस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, जो भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं उसमें से एफिशिएंट रिजल्ट मिल सके. क्लियर? This would require a detailed analysis of the causes leading to such idle time. उसमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे ताकि पता चले कौन से ऐसे कॉजेज है और उसके ऊपर हम वर्क कर सके. क्लियर? चलो, तो ये आइडल टाइम किस क्या होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल आइडल टाइम क्या होते हैं, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हमें समझाइए. मई 24 या सितंबर 24 की जो एग्जाम थी उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा था, थियोरेटिकल क्वेश्चन, मोस्टली मई 24 में था, कि आइडल टाइम का मीनिंग क्या है. जो ये बोल्ड लाइन फर्स्ट है उसका 1 मार्क, राइट? और फिर ये जो कॉजेज है, नॉर्मल के 4 दिए हैं और एबनॉर्मल में 4 दिए हैं, तो उसमें से 3 या 4 रीजंस उन्होंने बताए थे और ऐसा पूछा था कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल आइडल टाइम है. वो जस्ट क्लासिफाई करना था, उसका जस्ट नाम लिखना था. उन्होंने 3 या 4 जो रीजंस पूछे थे उसके एक मार्क्स थे, राइट? और ऐसा करके 4 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा था. मई 24 या सितंबर 24 में था. तो ऐसे बहुत ही इजी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछते हैं. समझ में आ रहा है? जस्ट आइडेंटिफाई करना था कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल, और मोस्टली उसकी ट्रीटमेंट पूछी थी. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि ट्रीटमेंट पूछी थी या नहीं, बट वो भी काफी इजी हो जाएगा. 4 या 5 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो लिखने में, अगर आपको वो लिखने में शायद आपको 4-5 मिनट ही लगते हैं और वो 100% मार्क्स आने के चांसेस है. तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस कई बार बहुत ही इजी टू द पॉइंट पूछा होता है और उसमें बहुत ही लिखना भी नहीं होता है. तो इट इज एडवाइजेबल कि आप थियोरी अच्छे से करके जाए, तो आपके मार्क्स और टाइम काफी, मार्क्स ज्यादा आ सकते हैं और टाइम काफी बच सकता है. समझ में आ रहा है? चलो, अब इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है वो हम सोल्व करते हैं. बहुत ही इजी दिया है. X, an employee of ABC company gets the following emoluments and benefits. Emoluments मतलब पेमेंट जो दे रहे हैं X को by the ABC company. बेसिक पे है ₹10,000 per month.
डियरनेस अलाउंस है ₹2000 पर मंथ, बोनस है 20% ऑफ सैलरी एंड डीए, ये जो है 12,000 पर मंथ हो गया राइट, उसका 20%, पर ये जो बोनस होगा वो पूरे साल के लिए दिया जाएगा राइट। अदर अलाउंसेस ₹2500 पर मंथ, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, और ये जो 12,000 पर मंथ है उसका 10% एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स पीएफ प्रोविडेंट फंड। X works for 2400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive and treated as a normal idle time. टोटली X जो है उसको 2400 आवर्स के लिए पेमेंट किया जाता है, मतलब कि 2400 आवर्स उसकी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है, उसमें से 400 आवर्स है वो नॉन प्रोडक्टिव है, वो नॉर्मल आइडल टाइम है, ब्रेक्स वगैरह हो गया, कुछ टाइम पास कर लिया, कुछ भी हो सकता है। You are required to compute the effective hourly cost of employee X. आपको effective hourly wage rate कैलकुलेट करना है। effective hours क्या होंगी, जिसमें उन्होंने एक्चुअल में प्रोडक्टिव आवर्स से, जिसमें X ने एक्चुअल में काम किया है, तो वो कितनी हो जाएगी, 2400 टोटल आवर्स है, उसमें से 400 आवर्स जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसको माइनस कर देंगे, तो 2000 आवर्स के लिए हमें ये कंसिडर करना है, मतलब कि जितना भी वेजेस पे कर रहे हैं उसको 2000 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट हमें मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमें पूरे साल की टोटल सैलरी, टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं एक्स को, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए, बेसिक पे जो दे रखा है 10,000 पर मंथ, 10,000 इंटू 12 दैट इज 1,20,000। डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12 दैट इज 24,000। तो देखिए ये हो गया अर्निंग्स, इसमें यहाँ पर मंथ भी दे रखा है और पर एनम भी दे रखा है, आप दोनों ही नहीं लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ पर एनम की कॉलम बना सकते हैं, बट यहाँ पर आपको लिखना होगा बेसिक पे 10,000 इंटू ये ₹12, 10,000 इंटू 12 मंथ्स, तो आपका हो जाएगा 1,20,000। देन डियरनेस अलाउंस ₹2,000 इंटू 12 मंथ्स दैट इज 24,000। इट इज एडवाइजेबल कि अगर कोई भी फिगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा है तो आप कैसे वहां पर पहुंच रहे वो आपको अपने आंसर में दिखाना है, वो वर्किंग नोट से हो सकता है, ऐसे ब्रैकेट्स करके दिखा सकते हैं, बट किस तरह से वहां पर आप पहुंचे वो दिखाना चाहिए राइट, तो आपके मार्क्स कम से कम कटेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने 100 मार्क्स 99.5 मार्क्स आए थे एक स्टूडेंट को, उसका पेपर देखा है और उसमें 0.5 मार्क्स सिर्फ इसीलिए काटे थे कि कुछ आगे एक जो चैप्टर है प्रोसेस अकाउंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें उन्होंने एक फिगर डायरेक्टली अपने अकाउंट्स में लिख दिया था, उसमें वर्किंग नोट नहीं बताई थी, वो फिगर किस तरह से पहुंचे उस वजह से उसमें से 0.5 मार्क्स काटे थे राइट। क्योंकि मैंने एक और भी पेपर देखा था जिसमें वो 10 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें एक स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए थे और ये जो 99.5 मार्क्स वाले थे उसको 0.5 मार्क्स काटे थे, जस्ट उसमें वर्किंग नोट का डिफरेंस था, बाकी आंसर बिल्कुल सही था। तो वो 0.5 मार्क्स 99.5 में इतना फर्क नहीं पड़ता अगर, बट वो 40 या 60 के आसपास था, मतलब आपके 39.5 या 59.5 आ जाता है तो वो थोड़ा सा खराब लग सकता है अगर वो होल नंबर में कन्वर्ट ना करे तो। समझ में आ रहा है? तो ऐसे रीजन की वजह से आपके मार्क्स ना कटे वो आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? फिर यहाँ पर बोनस दिया है 20% ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, तो ये जो 120 प्लस 24 है उसका 20% किया जाएगा बोनस, तो वो हो जाएगा 28,800। फिर एम्प्लॉयर्स फिर अदर अलाउंस भी है 2,500 पर मंथ, 2,500 इंटू 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा अदर अलाउंस दैट इज 30,000 राइट। और यहाँ पर दिया है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। मैंने आपको आगे बताया था राइट कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फॉर पीएफ दिया है तो किसको हमें कब कंसिडर करना है, उसकी पूरी नोट भी लिख पाए थे। जब भी हम एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट कर रहे हैं, उस केस में हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो भी है पीएफ ईएसआई का वो ऐड करेंगे, बट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को टोटली इग्नोर करेंगे। और अगर हम अर्निंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ एम्प्लॉय, उस केस में हम एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होगा उसको जो भी टोटल वेजेस है उसमें से माइनस करेंगे, बट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को टोटली इग्नोर करेंगे। वो क्यों, क्या, कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको इन डिटेल समझाया था राइट। चलिए, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर अभी कॉस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम एबीसी कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उस केस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ होगा वो ऐड किया जाएगा
राइट। तो 10% ऑफ सैलरी इन डी है, तो ये 1,44,000 का 10% दैट इज 14,400। तो इन सभी का टोटल कर दिया जाएगा, दैट इज 2,17,200। ये टोटल वेजेस है जो एबीसी एंड कंपनी जो है वो एक्स को पे करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कंप्यूट द इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। ये जो 2,17,200 है वो कितने आवर्स के लिए दिए गए हैं? 24 कितना था, सॉरी 2,400 के लिए दिया गया है, 2,400 आवर्स के लिए दिया गया है। बट एक्चुअल में जो एक्स एम्प्लॉय है उन्होंने काम कितना किया है? 2,000 आवर्स के लिए। तो इफेक्टिव आर्ली रेट क्या हो जाएगा? ये जो 2,17,200 है उसको हम 2,000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 108.60 रुपीज। मतलब कि उसका जो इफेक्टिव आर्ली रेट है वो कितना है? 108.60 रुपीज पर आवर। उन्होंने एक्चुअल में भले ही 2400 के लिए वो फैक्ट्री पर था, बट एक्चुअल में काम 2,000 आवर्स के लिए किया है, इसीलिए 108.60 रुपीज हो जाएगा पर आवर। अगर आप 2,17,200 को 2400 से डिवाइड करेंगे तो 108.60 से कम आएगा, मतलब कि पर आवर जो रेट है वो एक्चुअली कम होगा। बट हमें यहाँ पर, हमने आगे भी समझा हुआ है मटेरियल कॉस्ट में भी, कि अगर नॉर्मल लॉसेस है तो वो गुड प्रोडक्शन यूनिट्स को बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर नॉर्मल आइडल टाइम है तो वो कौन बेयर करेगा? जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो। इसीलिए यहाँ पर आर्ली रेट जो है वो बढ़ जाएगा, इफेक्टिव आर्ली रेट है वो नॉर्मल वेज रेट से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसके भी जो एक्सपेंसेस है, उसके भी जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा? प्रोडक्टिव आवर्स। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए, तो जब भी आपको इफेक्टिव आर्ली वेज रेट पूछे तो उसमें आपको सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स को कंसिडर करना है। एबनॉर्मल अगर आइडल टाइम है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, वो 2000 के अंदर कवर अप कर दिया जाएगा। बट जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो माइनस करके फिर जो टोटल कॉस्ट है उसको डिवाइड किया जाएगा वो आवर्स। समझ में आ रहा है? तो हमें मिलेगा इफेक्टिव आर्ली रेट। एबनॉर्मल आइडल टाइम का हम इसीलिए कंसिडर करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये 2000 आवर्स के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मल आवर्स है, फॉर एग्जांपल 100 आवर्स एबनॉर्मल है, तो क्या होगा कि हमें मिलेगा 108.60 रुपीज पर आवर। उसमें से 2000 आवर्स है बट उसमें से 100 तो एबनॉर्मल है, तो इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 1900 आवर्स। तो ये 1900 आवर्स इंटू 108.6 होगा, वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होगा। जबकि ये 100 आवर्स इंटू 108.60 रुपीज जो होगा, दैट इज 10860 रुपीज, ये कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। एबनॉर्मल आइडल टाइम जो है उसका जो कॉस्ट है वो प्रोडक्टिव आवर्स बेयर नहीं करते, बट नॉर्मल आइडल टाइम है उसका कॉस्ट प्रोडक्टिव आवर्स बेयर करते हैं। क्लियर? इजी था, राइट? अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन 2। ये भी इजी है। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक एंड 8 hours ईच डे। कोई एक फैक्ट्री है जिसमें 6 days इन अ वीक और 8 hours अ डे काम किया जाता है। सो 8 hours इंटू 6 days करेंगे तो 48 hours हो जाएगा टोटल। A worker is paid at the rate of ₹100 per day, basic plus dearness allowance at 120% of basic. वर्कर को पेमेंट कितना किया जाता है? 100 पर डे फॉर 8 hours a day वाला जो एक दिन है उसमें 100 रुपीज एज अ बेसिक पे, और प्लस क्या किया जाएगा? डियरनेस अलाउंस एट 120% ऑफ बेसिक। 100 बेसिक है और उसका 120% जैसे डीए दिया जाएगा, तो 100 प्लस 120, 100 का 120% दैट इज 120 रुपीज, तो 100 रुपीज प्लस 120 रुपीज दैट इज 220 रुपीज उसका टोटल पेमेंट हो जाएगा पर डे। 100 हो जाएगा बेसिक, राइट, और डीए है 120, सो टोटल वुड बी 220 पर डे of 8 hours. He is allowed to take 30 minutes off during his hours shift for meal break and 10 minutes recess for rest. 8 hours का जो उसका दिन है उसमें से वो 40 minutes के ब्रेक्स ले सकता है, 30 minutes फॉर अ मील ब्रेक, लंच ब्रेक, या फिर अगर रात को नाइट शिफ्ट वगैरह होगा तो डिनर ब्रेक, वॉट एवर इट इज, राइट। और 10 मिनट्स का उसका क्या रहेगा? टी ब्रेक रहेगा, रिसेस रहेगा, राइट, जिसमें वो आराम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो 40 मिनट्स इन अ डे, मतलब कि 8 आवर्स उसका टोटल वर्किंग आवर्स है, उसमें से 40 मिनट्स क्या हो जाएंगे पर डे के नॉर्मल आइडल टाइम। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू। फिर उनका जो जॉब कार्ड था उसमें बताया कि कितना कितना उन्होंने काम किया है, ये पूरे वीक का है।
जॉब एक्स में 15 आवर्स, जॉब वाई में 12 आवर्स और जॉब जेड में 13 आवर्स काम किया है। 3 जॉब में उन्होंने काम किया है रिस्पेक्टिवली 15, 12 एंड 13। तो अगर हम टोटल करेंगे तो 15 प्लस 12 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 40 आवर्स। तो उन्होंने 40 आवर्स के लिए जॉब एक्स वाई जेड में काम किया हुआ। टोटल आवर्स कितने थे? 48 आवर्स। कैसे आए थे? 6 डेज इंटू 8 आवर्स, राइट। टोटल 48 थे, उसमें से 40 आवर्स के लिए उन्होंने काम किया। अब 48 आवर्स में भी 40 मिनट्स अ डे का नॉर्मल आइडल टाइम था, तो 40 मिनट्स इंटू 6 अगर करेंगे हम, 40 मिनट्स इंटू 6 डेज अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 240 मिनट्स। और 240 मिनट्स जो है उसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें आवर्स मिल जाएंगे। तो 240 डिवाइड बाय 60 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 आवर्स। तो 4 आवर्स का तो क्या है? नॉर्मल आइडल टाइम है। 48 आवर्स टोटल थे, राइट। उसमें से उन्होंने 4 आवर्स का तो नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, तो कितना बचेगा? 44 आवर्स। उसमें से उन्होंने 40 आवर्स के लिए काम किया है, तो बाकी के जो 4 आवर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल आइडल टाइम हो जाएगा। 48 आवर्स के लिए काम करना था, उसमें से 4 घंटे के तो नॉर्मल आइडल टाइम है, 40 मिनट्स ईच डे, उस हिसाब से 4 आवर्स हो जाएंगे पूरे वीक के लिए। तो वो माइनस करेंगे तो कितना होना चाहिए? 44 आवर्स। बट हमें ये जो 3 जॉब की डिटेल दे रखी है उसका तो टोटल हो रहा है सिर्फ 40 आवर्स, मतलब कि 44 और ये जो 44 और ये जो 40 आवर्स का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? 4 आवर्स। और वो क्या है? एबनॉर्मल आइडल टाइम। द टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर अ जॉब के लिए वेट कर रहे थे और उस वजह से ये टाइम गया है, जो भी डिफरेंसेस है। अब ये पुअर प्लानिंग की वजह से हो सकता है, एबनॉर्मल मतलब रेगुलरली नहीं होगा तो वो एबनॉर्मल आइडल टाइम बोला जाएगा, राइट। उन्होंने अगर ये रेगुलरली हो रहा है तो बताया जाएगा कि भाई ये तो नॉर्मली होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, बट हमें यहाँ पर नहीं बताया है, तो ये क्या कंसिडर किया जाएगा? एबनॉर्मल आइडल टाइम। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर्स फॉर द वीक। हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में बताना है कि ये जो वेजेस है उसको किस तरह से अलोकेट करेंगे। तो ये जो 4 आवर्स का नॉर्मल आइडल टाइम है उस वजह से तो हमारा जो वेज रेट पर आवर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल आइडल टाइम है। वो जो प्रोडक्टिव आवर्स है उसको बेयर करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव प्लस एबनॉर्मल आइडल टाइम को। तो वो जो वेज रेट आएगा उसको हम जॉब एक्स में उस रेट को 15 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जेड में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो 4 आवर्स बच जाएंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम के, उसको कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्किंग नोट्स बनाई है। एक्चुअली हमारा आंसर जो मेन आंसर होना चाहिए वो पहले आना चाहिए और उसके बाद वर्किंग नोट्स आने चाहिए। तो टोटल इफेक्टिव आवर्स बताए हैं 8 आवर्स इन अ डे, उसमें से 40 मिनट्स जो है 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स जो ब्रेक्स के है उसको माइनस कर दिया, इंटू 6 डेज किया तो कितना मिला? 44 आवर्स, जो ऑलरेडी हमने समझ लिया था कैसे आया। फिर टोटल वेजेस फॉर अ वीक 100 प्लस 120 परसेंटेज ऑफ 100 दैट इज 220 रुपीज, 220 इंटू 6 डेज दैट इज रुपीज 1320। ये पूरे वीक के लिए पे किया जाता है, राइट। इसमें से हमें इफेक्टिव वेज रेट कैलकुलेट करना होगा। वेज रेट पर आवर 1320 डिवाइड बाय 44 आवर्स, क्योंकि 4 आवर्स तो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो आ जाएगा ₹30। अब ₹30 के हिसाब से जॉब एक्स वाई जेड और कॉस्टिंग पैनल में कितना जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। और टाइम वेस्टेड waiting for the job abnormal idle time 44 hours minus 15 plus 12 plus 13 that is 4 hours, वो ऑलरेडी हमने समझ लिया, राइट। अब उसका अलोकेशन बताया हुआ है रुपीस एंड पर्टिकुलर जो है अलोकेटेड टू जॉब एक्स 15 आवर्स इंटू ₹30 जो हमने कैलकुलेट किया तो 450 जॉब एक्स को चार्ज किया जाएगा। अलोकेटेड टू जॉब वाई 12 आवर्स इंटू ₹30 दैट इज 360 रुपीज, जॉब जेड 13 आवर्स इंटू ₹30 दैट इज 390 रुपीज एंड कॉस्टिंग पीएनएल को चार्ज किया जाएगा 4 आवर्स इंटू ₹30 दैट इज 120। टोटल हो जाएगा 1320 जितना हम एक्स को जितना हम एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये 1320 हमारा टोटल कॉस्ट है, बट अगर हमें जॉब वाइज कितना कॉस्ट हुआ वो जानना है तो क्या हो जाएगा 450 360 390, ताकि हमें पता चले कि इस जॉब का टोटल कॉस्ट कितना हुआ। ये सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है, इसके अलावा मटेरियल कॉस्ट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ओवरहेड्स होगा, वो सब कुछ चार्ज करके ओवरऑल टोटल कॉस्ट ऑफ दैट जॉब कितना होगा वो हमें पता
चलेगा। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पर हम चैप्टर 2 में हमने मटेरियल कॉस्ट का एलिमेंट देखा कि भाई मटेरियल कॉस्ट कितना होगा, फिर यहाँ पर हम एम्प्लॉय कॉस्ट समझ रहे हैं, आगे डायरेक्ट एक्सपेंस समझेंगे। तो यहाँ पर हम एक एक एलिमेंट समझ रहे हैं कि उसका कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, फिर एट द एंड वो सारे ही एलिमेंट्स का टोटल किया जाएगा और टोटल ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इन द कॉस्टिंग इटसेल्फ। हम आगे के सिलेबस में वो भी समझने वाले हैं। क्लियर? चलिए, ये भी इजी था, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ओवर टाइम समझते हैं। हमने आइडल टाइम समझा और इलस्ट्रेशन 1 और 2 समझा। अब आगे हम देखने वाले हैं वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम मतलब कि जो नॉर्मल वर्क आवर्स है, नॉर्मल शिफ्ट जो है एम्प्लॉय की, उनसे ज्यादा टाइम के लिए वो काम करते हैं, ज्यादा काम करके देते हैं। तो वो जो भी नॉर्मल शिफ्ट है वो खत्म हो जाने के बाद भी अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कोई हॉलीडेज या ऐसी दिन है जहां पर उसको काम करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली पे किया जाता है, फिर भी वो अगर काम कर रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स पॉलिसीज हो सकती है और उस हिसाब से उनको ज्यादा पेमेंट किया जाएगा। वो जो भी ज्यादा काम कर रहे हैं उसको ओवर टाइम कहा जाएगा। नॉर्मल शिफ्ट से ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसे ओवर टाइम कहा जाएगा। और वो जो ओवर टाइम है उसके लिए ओवर टाइम पेमेंट दिया जाएगा। उसमें नॉर्मल जो भी आवर्स उन्होंने काम किए उसके लिए जो पेमेंट बनता है तो वो तो दिया जाएगा, प्लस ओवर टाइम प्रीमियम भी होगा कि भाई उन्होंने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से भी ज्यादा काम किया तो उसके लिए भी ज्यादा पेमेंट किया जाएगा। जनरली ओवर टाइम में डबल पेमेंट किया जाता है, जो नॉर्मल वेज रेट है उनसे डबल पेमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज पर आवर अगर उनका नॉर्मल पेमेंट है तो 100 रुपीज प्लस दूसरे भी 100 रुपीज पे किए जाएंगे, टोटल 200 रुपीज फॉर ओवर टाइम वर्क दिया जाएगा। फॉर अगर एग्जाम्पल अगर हमें ऐसा समझे कि 8 आवर्स की कोई एक शिफ्ट है और कोई एम्प्लॉय 10 घंटे के लिए अगर काम कर रहा है तो वो 2 आवर्स का ओवर टाइम है। और कंपनी में पॉलिसी ऐसी है कि भाई 8 आवर्स के बाद अगर कोई भी काम करता है तो उसको डबल पेमेंट किया जाएगा। 100 रुपीज पर आवर उनका वेज रेट है, तो 8 आवर्स के लिए 100 रुपीज पर आवर पेमेंट किया, दैट इज 800 रुपीज, वो नॉर्मल पेमेंट है। बाकी के जो 2 आवर्स है उसके लिए कितना पेमेंट किया जाएगा, 200 रुपीज पर आवर। तो वो जो 2 आवर्स के लिए काम किया, 2 आवर्स इंटू 400 रुपीज, सॉरी 2 आवर्स इंटू 200 रुपीज हो जाएंगे और 400 रुपीज पे किए जाएंगे फॉर दैट 2 आवर्स। तो उसमें जो 200 रुपीज है उसमें से 100 रुपीज है वो नॉर्मली 2 घंटे काम किया, एक एक घंटे का 100 रुपीज दिया जाएगा। और बाकी के जो 200 है, राइट, मतलब कि 100 रुपीज पर आवर जो ज्यादा दिया गया वो क्या हो जाएगा, ओवर टाइम प्रीमियम। नॉर्मली अगर 8 घंटे में काम करेगा तो सिर्फ 100 रुपीज दिए जाएंगे, बट अगर वो ओवर टाइम करेगा तो वही एक आवर के लिए उनको कितना पे किया जाएगा, 100 रुपीज प्लस 100 रुपीज। जो 100 रुपीज है वो नॉर्मल, प्लस 100 रुपीज फॉर ओवर टाइम प्रीमियम दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ओवर टाइम क्या है, किस तरह से उसमें किस तरह से पेमेंट किया जाएगा वो भी हमें कंसिडर करना होगा। कभी कभार अगर ओवर टाइम होता है तो अच्छी बात है कि चलो भाई अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा सेल वगैरह कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। कई बार कस्टमर की डिमांड होती है कि भाई हमें ये फटाफट करके कंप्लीट करके दीजिए ताकि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। और उसी वजह से अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करवाता है तो कस्टमर के पास से ही रिकवर कर लेगा, वो जॉब के लिए वो जो ऑर्डर है उसी के लिए वो कॉस्ट माना जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयज को हैबिट बन जाती है कि भाई वो जो नॉर्मल 8 आवर्स की शिफ्ट है उसमें काम नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, रील्स देखेंगे और फिर वो ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई चलो ओवर टाइम करेंगे तो हमें ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, तो वो जो भी अपना काम है वो डिले करते जाएंगे और ओवर टाइम में काम करेंगे। तो ये गलत बात है क्योंकि उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है। अगर हैबिट बन रही है तो वो अच्छी बात नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऊपर ध्यान रखना होगा और ऐसे लेबर्स ऐसे एम्प्लॉयज को पकड़कर उसके जो भी वेज है उस तरीके से उसको पेनलाइज करना चाहिए या फिर उनको जो भी एक्शन लेने चाहिए, जो भी पॉलिसीज है उस हिसाब से। और अगर ऐसा हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन फोर्स कर रहे हैं एम्प्लॉयज को कि ओवर टाइम करे क्योंकि उनके पास कैपेसिटी नहीं है, ज्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए बट वो अवेलेबल नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है बट उसके सामने वर्क फोर्स कम है, तो ये भी गलत बात है। क्योंकि अगर बहुत ही ज्यादा ओवर टाइम करवाएंगे तो जो एफिशिएंसी या एफिशिएंसी ठीक है बट इफेक्टिवनेस ऑफ द आउटपुट है वो खराब हो सकती है। एम्प्लॉयज के पास अगर बहुत ही ज्यादा वर्क करवाया जाएगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हम ये जो भी नॉर्मल कर सके, राइट, किस तरह से हम वर्क फोर्स को डिवाइड कर सके। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह भी किया जाएगा, रीजंस भी इस तरह के हो सकते हैं। इवन जो फैक्ट्रीज रखे जिसमें वेजेस अगर ओवर टाइम करते हैं तो कितना पेमेंट करना वो भी हमें यहाँ पर प्रोविजंस दे रखे हैं जो आपके क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। चलिए ये इन डिटेल हम पढ़कर समझते हैं।
Work done pay on normal working hours is known as overtime work. Overtime payment is the amount of wages paid for working beyond normal working hours. Normal working hours से ज्यादा काम किया तो उसके लिए overtime payment किया जाएगा. Overtime payment consists of two elements: normal wages for overtime work and premium payment for overtime work. Overtime wages जो होंगे उसमें दो, एक तो normal hours के लिए जो payment किया जाता है प्लस overtime premium pay किया जाएगा, जो मैंने आपको समझाया. Overtime payment, wages paid for overtime at normal rate plus premium extra payment for overtime work. Overtime premium. The rates for overtime work is higher than the normal time rate. Usually it is double the normal rates. जनरली ओवरटाइम प्रीमियम जो होता है वो डबल होता है, मतलब कि ओवरटाइम जितना नॉर्मल आवर्स के लिए पेमेंट करता है प्लस उतना ही ओवरटाइम प्रीमियम दिया जाता है ताकि वो डबल रेट बन जाए, वेज रेट. The extra amount so paid over the normal rate is called overtime premium. Rate and conditions for overtime premium may either be fixed by any entity itself or it may be required by any statute in force. कई बार वो पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती है और उस हिसाब से ओवरटाइम पेमेंट किया जाएगा, या फिर कई बार स्टैट्यूट कोई भी एक्ट वगैरह भी कंपल्सरीली मैंडेटरी बन सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ओवरटाइम प्रीमियम शुड नॉट बी लेस देन दैट प्रीमियम कैलकुलेटेड एज पर द स्टैट्यूट. अगर कोई भी स्टैट्यूट कोई भी एक्ट अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेबल है तो उस हिसाब से ही उनको मिनिमम ओवरटाइम पेमेंट करना पड़ेगा. हाँ, उनसे ज्यादा हो सकता है बट उनसे कम नहीं हो सकता. यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट दिया है फैक्टरीज एक्ट 1948 का, ये किसको एप्लीकेबल है, राइट. तो वो सारी चीजें हमें यहाँ पर नहीं दी है, बट ओवरटाइम प्रीमियम किस तरह से फैक्टरीज एक्ट के हिसाब से रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ पर दिया है. आपके पास से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इन द कॉस्टिंग पेपर कि आपको ये फैक्टरीज एक्ट 1948 का ये जो प्रोविजन यहाँ पर दिया है वो भी आपको पता. अगर इसके हिसाब से आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो जनरली आपके क्वेश्चन में ही इसका एक्सट्रैक्ट या फिर इसका जो प्रोविजन या फिर किस तरह से ओवरटाइम पेमेंट करना है वो दे देंगे. तो आपको उसी तरीके से सोल्व करना होगा. आपको क्वेश्चन को ही कंसिडर करना है. ये प्रोविजन आपको याद नहीं रखना है बट समझना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोविजन आपको एज इट इज इन क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं. क्लियर. Where a worker works in a factory for more than 9 hours in any day for more than 48 hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate twice his ordinary rate of wages. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के हिसाब से अगर कोई भी वर्कर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, कोई भी दिन में अगर 9 आवर्स इन अ डे से ज्यादा काम कर रहा है, या फिर फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक, या फिर कोई भी वीक में वो 48 आवर्स से ज्यादा काम कर रहे हैं, दिन में 9 आवर्स से ज्यादा या फिर वीक में 48 आवर्स से ज्यादा अगर काम कर रहा है, then for that overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages. तो उस आवर्स के लिए उसको ओवरटाइम कंसिडर किया जाएगा और उस ओवरटाइम के लिए उस वर्कर को जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका ट्वाइस डबल पेमेंट करना रहेगा. ये फैक्टरीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ओवरटाइम पेमेंट होगा वो डबल होगा. और ओवरटाइम किसे कंसिडर किया जाएगा, अगर 9 आवर्स इन अ डे या फिर 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा काम करेगा तो. वेयर एनी वर्कर, ये जो हमने पैराग्राफ समझा इसके बारे में एक क्वेश्चन भी है, तो वो जब करेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा. Where any worker in a factory are paid on a piece rate basis. Piece rate मतलब कि यूनिट बेसिस, वो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस करता है उस हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है. The time rate shall be deemed to be equivalent to the daily average of their full-time earnings for the days on which they actually worked on the same or identical job during the month immediately preceding the calendar month during which the overtime work was done, and such time rate shall be deemed to be ordinary rate of wages of those workers. Piece rate basis पर अगर कोई भी वर्कर जो है उनको यूनिट बेसिस पर पेमेंट किया जाता है कि जितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे उतना पेमेंट दिया जाएगा. उस केस में तो हमारे पास ओवर टाइम वेज रेट नहीं है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस पर आवर तो होगा नहीं क्योंकि उसको यूनिट्स के बेसिस पर पे किया जाता है. तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमें यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ है. उस केस में ऐसा करना है कि जो भी वर्कर ने प्रीवियस मंथ में, इमीडिएटली प्रीवियस मंथ जिसमें ओवर टाइम किया है उसका इमीडिएटली प्रीवियस मंथ है, उसमें उन्होंने जो भी पेमेंट किया था और जितने आवर्स के लिए काम किया था उस हिसाब से एवरेज वेज रेट हमें कैलकुलेट करना है, और वो जो एवरेज वेज रेट हो जाएगा वही उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होगा, और उसी हिसाब से उसका डबल उसके लिए ओवरटाइम के लिए पेमेंट किया जाएगा. मतलब कि कोई भी अगर पीस रेट बेसिस पर अगर कोई भी वर्कर है तो उसका ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा,
प्रीवियस मंथ में उन्होंने जितना काम किया था, राइट, जितने आवर्स के लिए काम किया था और जितना पेमेंट किया था, उस हिसाब से एवरेज आर्ली रेट कैलकुलेट किया जाएगा, वही ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होगा और इसका डबल ओवर टाइम के लिए पेमेंट किया जाएगा। क्लियर? अब ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सिर्फ आपको ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ओवर टाइम वुड बी पेड एट ट्वाइस और डबल ऑफ द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, तो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या होगा वो शायद आपको क्वेश्चन में ना समझाया हो, ना दिया हो प्रोविजन, तो आपको खुद समझकर ये याद रखकर आपको अप्लाई करना होगा। Ordinary rate of wages means the basic wages plus such allowances. Basic wages plus such allowances, including the cash equivalent to the advantage during the accruing through the concessional sale to workers of wood grains and other articles as the worker is for the time being entitled to. उनको जितने भी अलाउंसेस देते हैं, डियरनेस अलाउंस हो जाएगा, कन्वेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो भी देते हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं, इंक्लूडिंग अगर कोई भी फूड आइटम्स के लिए या कोई भी आर्टिकल्स के लिए उनको कंसेशनल प्राइसेस, कम प्राइस में भी पे किया जाता है, तो वो जो बेनिफिट दिया जाता है उसको भी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में इंक्लूड किया जाएगा। बेसिक वेजेस प्लस अलाउंसेस, और अलाउंसेस के अंदर ये भी क्लेरिफाई किया है कि कोई भी फूड आइटम्स उनको कई बार लंच वगैरह देते हैं तो वो सब्सिडाइज्ड प्राइस पर होता है, नॉर्मली 80 रुपीज पर थाली है तो उसको 40 रुपीज में दिया जाएगा, 50 रुपीज में दिया जाएगा, तो उनको ये जो 30 या 40 रुपीज का जो बेनिफिट दिया जाता है वो भी पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस कंसिडर किया जाएगा। या और कोई भी आर्टिकल हो सकता है अदर देन फूड, कोई भी उनको सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर दिए जाते हैं, तो जितनी सब्सिडी दी जाती है वो भी पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होगा, बट डज नॉट इंक्लूड अ बोनस एंड वेजेस फॉर ओवर टाइम वर्क। बट क्या दो चीजें उसमें कवर अप नहीं होगी, बोनस या फिर अगर ओवर टाइम वर्क के लिए जो पे किया है, प्रीवियसली अगर कुछ भी ओवर टाइम के लिए पे किया तो ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस नहीं होगा, बोनस भी नहीं होगा और ओवर टाइम पेमेंट भी नहीं होगा। तो जब भी हमें ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस कैलकुलेट करना है तब बेसिक पे प्लस अलाउंसेस जितने भी दिए हैं, पर बोनस को कंसिडर नहीं करेंगे और ना ही ओवर टाइम पेमेंट को कंसिडर करेंगे। अगर आपको टोटल दिया है, राइट, तो उसमें से बोनस और ओवर टाइम पेमेंट जो होगा वो माइनस किया जाएगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। Occasional overtime is a healthy sign as it indicates that the firm has the optimum capacity and that the capacity is being fully utilized. अगर कभी कभार ये ओवर टाइम हो रहा है देन इट्स ग्रेट, क्योंकि इससे ऐसा माना जाएगा कि भाई जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही है, उनका जो भी रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं। बट persistent overtime is rather a bad sign because it may indicate, पर अगर persistent consistently overtime किया जा रहा है तो वो अच्छी बात नहीं है। उसके रीजन क्या हो सकते हैं? That the firm needs a larger capacity in men and machines। हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अब उनकी जो कैपेसिटी है वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, अब उनको कैपेसिटी बढ़ाएंगे तभी अच्छे से काम हो पाएगा। मैन एंड मशीन्स में किसी में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, राइट, वो बढ़ाएंगे तभी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, अदरवाइज जो ह्यूमंस है वो तो थक जाएंगे टाइम के बाद, राइट, और फिर उनका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट दे सकते हैं बट वो इफेक्टिवली नहीं होगा। और that men have got into the habit of postponing their ordinary work towards the evening so that they can earn extra money in the form of overtime wages। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉइज है उनकी हैबिट बन चुकी है कि जो उनका जो नॉर्मल वर्किंग है वो डिले करते हैं टुवर्ड्स इवनिंग और फिर वो ओवरटाइम करते हैं ताकि उनको डबल पेमेंट मिले, ज्यादा पेमेंट मिले, राइट, तो वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि उनसे ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। तो अगर परसिस्टेंट ओवरटाइम है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं, या फिर कैपेसिटी एक्सीड हो चुकी है, एक्चुअल काम बहुत ज्यादा है बट इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैन एंड मशीन में कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है, या फिर जो एम्प्लॉइज है उनकी हैबिट बन चुकी है कि वो अपने जो नॉर्मल काम है वो डिले करते हैं टुवर्ड्स इवनिंग ताकि ओवरटाइम पेमेंट मिले, राइट, दोनों ही अच्छी बात नहीं है, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को वर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। Causes of overtime and treatment of overtime premium in cost accounting। यहाँ पर कुछ overtime के कुछ causes बताए हैं कि ऐसे ऐसे reasons हो सकते हैं और उसकी treatment कैसे करेंगे वो बताया है। ये आपको theoretical question as well as practical question के लिए helpful हो सकता है, ये important है। Causes दिया है, the customer may agree to bear the entire charge of overtime because urgency of work। कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि भाई हमें फटाफट चाहिए, हो सके उतना चाहिए, as soon as possible चाहिए, उसके लिए चाहिए आप ज्यादा पेमेंट ले लीजिए। उस केस में क्या होगा कि कस्टमर बोल रहा है कि भाई फटाफट काम कंप्लीट करवाओ, और उस वजह से अगर ओवर टाइम करवा रहे हैं तो वो जितना भी कॉस्ट है वो पूरा का पूरा वो जॉब पूरा का पूरा वो ऑर्डर
को ही चार्ज कर दिया जाएगा और वो पूरा का पूरा कस्टमर के पास से रिकवर किया जाएगा, राइट। तो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट जॉब हो जाएगा वो। If overtime is resorted to at the desire of the customer, then overtime premium may be charged to the job directly. उसी जॉब को वो ओवरटाइम प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगी वो सिर्फ ओवरटाइम प्रीमियम की होगी। जो 10 आवर्स के लिए अगर काम करे तो वो जो 2 घंटे के लिए वो जो 100 रुपीज पर आवर ओवरटाइम प्रीमियम है वही ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी वो बता रहे। वो 2 आवर्स के लिए भी जो नॉर्मल वेज रेट पे कर रहे हैं 100 रुपीज पर आवर, वो तो पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। Then overtime may be called for to make up any shortfall in production due to some unexpected development. कई बार ऐसा होता है कि भाई unexpected जो प्रोडक्शन है वो जितना एक्सपेक्टेड था उनसे कम हुआ, डिमांड उतनी ही रही या फिर डिमांड ज्यादा हो गई, उस वजह से अगर हम प्रोडक्शन टाइमली नहीं कर पाए और उस वजह से ओवरटाइम करवा रहे हैं तो if overtime is required to cope with general production programs or for meeting urgent orders, the overtime premium should be treated as overhead cost of the particular department or cost center which works overtime. अगर डिमांड ज्यादा है या फिर प्रोडक्शन जो भी था उसमें शॉर्टफॉल हुआ तो उस वजह से अगर ओवरटाइम करवाया तो वो डिपार्टमेंट का वो ओवरहेड्स कंसिडर किया जाएगा, वो ओवरहेड्स में चार्ज कर दिया जाएगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस चार्ज कर दिया जाएगा। Overtime work may be necessary to make up a shortfall in production due to some fault of management. मैनेजमेंट का फॉल्ट था, मतलब कि डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, एक डिपार्टमेंट ने टाइमली जो उनका प्रोसेस्ड मटेरियल था वो नहीं दिया, परचेज टाइमली नहीं कर पाए, तो दूसरे डिपार्टमेंट की गलती की वजह से अगर डिले हो रहा है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट की गलती की वजह से इस डिपार्टमेंट को अगर ओवरटाइम करवाना पड़ रहा है तो जिस डिपार्टमेंट की गलती है उसको ये चार्ज कर दिया जाएगा। If overtime is worked in a department due to the fault of another department, the overtime premium should be charged to the latter department. जिस department की गलती है उसी को ये charge कर दिया जाएगा। And last, overtime work may be resorted to secure an outturn in excess of the normal output to take advantage of an expanding market or of a rising demand. अचानक से डिमांड बढ़ रही है, मार्केट बढ़ रहा है, उसको कॉप अप करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए अगर कोई भी ओवरटाइम करवा रहे हैं तो उसको जनरली कॉस्टिंग पैनल में चार्ज कर दिया जाएगा क्योंकि वो एबनॉर्मल आइडल टाइम है। जैसे कि कोरोना के टाइम पर जो भी कोरोना के टाइम पे जो कोरोना की वैक्सीन थी या फिर मास्क वगैरह थे तो उसकी डिमांड अचानक ही बहुत ही बढ़ गई थी और उसको कॉप अप करने के लिए अगर कोई भी मास्क बनाने वाली कंपनी हो वो ओवरटाइम करवाती है अपने एम्प्लॉयज को तो वो एबनॉर्मल है, वो सिर्फ टाइम बीइंग है, वो ऐसे रीजन इमरजेंसी की वजह से वो करवाया जाता है तो वो कॉस्टिंग पैनल का पार्ट बन जाएगा। Overtime worked on account of abnormal conditions such as flood, earthquake, etc. should not be charged to cost but to costing panel account. क्लियर? तो यहाँ पर हमें 4 रीजन और उसकी ट्रीटमेंट दी गई है। अगर कस्टमर की ही रिक्वायरमेंट है कि भाई फटाफट काम करके दो और उस वजह से ओवरटाइम करवाते हैं तो वो जॉब जो वो पर्टिकुलर ऑर्डर है उसी को चार्ज कर दिया जाएगा। सेकंड, अगर शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड डिमांड डेवलपमेंट या फिर डिमांड हम प्रॉपरली कंसिडर नहीं कर पाए उस वजह से अगर ओवरटाइम करवाना पड़ता है तो पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट होगा। थर्ड, अगर मैनेजमेंट में डिफॉल्ट है, उसका कोई भी प्रॉब्लम है, डिपार्टमेंट किसी और डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ओवरटाइम करवाना पड़ा तो जिस डिपार्टमेंट की गलती है उसको चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर कोई भी सडन डिमांड है, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है और उस वजह से अगर कोई भी ओवरटाइम करवाते हैं तो वो कॉस्टिंग पैनल का पार्ट हो जाएगा। आपको थियोरिटिकल क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कॉजेज आपको क्वेश्चन में दे देंगे, आपको उसकी ट्रीटमेंट मेंशन करनी होगी, राइट। 4 कॉजेज 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं तो ये अच्छा थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, इजी बन सकता है, राइट। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी एक सिचुएशन दे रखेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई इसको किस तरह से कहां पर चार्ज किया जाएगा। सो इलस्ट्रेशन 4 या नहीं सर एक ऐसा इलस्ट्रेशन भी, इलस्ट्रेशन 5 ऐसा ही है, वो हम सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, राइट। चलो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। Calculate the earnings of A and B from the following particulars for a month and allocate the employee cost to each job X, Y and Z. हमें क्या कैलकुलेट करना है? अर्निंग्स कैलकुलेट करने हैं A और B के, राइट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ, एक महीने का करना है। एंड allocate the employee cost to each job X, Y and Z. ए और बी ने XYZ में काम किया होगा तो उसका कॉस्ट अलोकेट करना है और उन दोनों का अर्निंग कैलकुलेट करना है। मतलब कि ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग कितना है और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कितना है, दोनों ही हमें कैलकुलेट करना रहेगा। ए
और बी के पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बेसिक वेजेस है 10,000 16,000, ये फॉर अ मंथ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी होगी, उसी के हिसाब से कंसिडर करना होगा। डियरनेस अलाउंस है 50-50%, तो यहाँ पर 5,000 हो जाएगा और यहाँ पर 8,000 हो जाएगा, राइट। फिर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक वेजेस है 8% है, ये जो बेसिक वेजेस है उसी का 8% लेना है। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआईसी ऑन बेसिक वेजेस 2%। ओवर टाइम इन आवर्स 10 आवर्स, ए ने 10 आवर्स का ओवर टाइम किया है, बी ने कुछ भी ओवर टाइम नहीं किया। द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200, ये नॉर्मल आवर्स कितनी है 200 आवर्स। ओवरटाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस, ओवरटाइम है वो कितना पे किया जाएगा, डबल ऑफ द बेसिक पे एंड ओवरटाइम पे, सॉरी डियरनेस अलाउंस, इन दोनों का जो आर्ली रेट होगा उसका डबल पे किया जाएगा फॉर द ओवरटाइम, जो ए ने किया है 10 आवर्स के लिए उसके लिए। Employers' contribution to state insurance and provident fund are at equal rates with employees' contribution. ये जो पीएफ और ईएसआई का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही करेंगे एट इक्वल रेट, 8% फॉर पीएफ एंड 2% फॉर ईएसआईसी, राइट। मैंने आपको नोट आगे लिखवाई थी, राइट, और समझाया भी था इन डिटेल कि जब भी हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तब हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे, बट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करेंगे। और जब भी हमें अर्निंग वेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एम्प्लॉय कैलकुलेट करना है, तो उस केस में हम एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करेंगे और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन को माइनस करेंगे। याद है ना, वही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों ही चीजें पूछी, अर्निंग ऑफ ए एंड बी एंड एक्सपेंस कॉस्ट कितना हो रहा है टुवर्ड्स द ऑल द जॉब्स, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो दोनों ही जो नोट्स मैंने आपको लिखवाई थी वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी और आपका क्लैरिटी ज्यादा हो जाएगा, राइट। चलिए, The two workers were employed on job X, Y and Z in the following proportions. कितना कितना परसेंटेज उन्होंने काम किया है इन जॉब X, Y, Z वो दिया है। X, Y, Z jobs and worker A and B 40, 30 and 30, मतलब कि वो 100 हो जाएगा। उसके उन्होंने जितना भी टोटल काम किया है उसका 40% टू X, 30% टू Y एंड 30% टू Z। तो ये जो भी कॉस्ट आएगा उसमें से 40% X को जाएगा, 30% Y को और 30% Z को जाएगा ऑफ वर्कर A। और वर्कर B का 50% टू X, 20% to Y and 30% to Z। और ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब Y, किसने किया था ओवर टाइम, सिर्फ ए ने किया था। तो एस ए के जो 10 आवर्स है ओवर टाइम के वो किसको जाएंगे, जॉब Y को, क्योंकि उसका पेमेंट अलग से किया जाएगा, वो बेसिक पे या डियरनेस अलाउंस में नहीं आएगा, तो हमें अलग से ओवर टाइम कैलकुलेट करना है और वो किसको अलॉकेट करना है, जॉब Y को। क्लियर। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक तो अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी और कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच जॉब एक्स वाई जेड। सबसे पहले हम अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। अर्निंग्स के लिए बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। अब कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआईसी, यहाँ पर एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एट द एंड वो फिर से माइनस करना पड़ेगा, तो वो हम ऐड भी नहीं करेंगे, माइनस भी नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। उसकी नोट मैंने आपको आगे लिखवा रखी है, राइट। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है वो ओवरऑल पेमेंट में से माइनस कर दिया जाएगा, क्योंकि हमें अर्निंग्स कैलकुलेट करना है। तो ये पीएफ एज वेल एज ईएसआईसी दोनों के कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वो माइनस कर दिया जाएंगे। और जो ओवर टाइम है जो ए ने किया है वो भी हमें पेमेंट में उनके अर्निंग्स में ऐड करना रहेगा। चलिए, तो इसका आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए एंड बी। बेसिक वेजेस ये मंथली दिया है तो सिर्फ उसको मंथ एज इट इज हमें मेंशन करना है। बेसिक वेजेस जो है 10,000 16,000। डियरनेस अलाउंस है 50% ऑफ बेसिक वेजेस, दैट इज 5,000 8,000। क्लियर। अब ओवर टाइम वेजेस, अब ओवर टाइम के लिए हमें क्या बोला था, ओवर टाइम इज पेड एट डबल टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस और नॉर्मल वेजेस का टोटल और उसका भी डबल पेमेंट किया जाएगा। और नॉर्मल आवर्स है 200 इन दिस मंथ। अब ए को पे किया है 10,000 प्लस 5,000, दैट इज 15,000। 15,000 डिवाइड बाय हम करेंगे 200, तो वो आ जाएगा 75 रुपीज, राइट। और उस वो डबल मतलब कि 150 रुपीज फॉर 10 आवर्स, दैट इज 1500 रुपीज हो जाएंगे। इसका वर्किंग नोट भी दिया है, आपको भी ऐसा रेफरेंस देना रहेगा। वर्किंग नोट 1 लास्ट में दिया है। वर्किंग नोट, नॉर्मल वेजेस आर कंसिडर्ड एज बेसिक वेजेस टू डबल इंटू बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस इंटू 10 आवर्स जो ओवर टाइम की है, डिवाइड बाई 200, ताकि पता चले कि 200 क्यों किया। बेसिक वेजेस प्लस डीएनएस अलाउंस डिवाइड बाय 200 करेंगे तो पर आर रेट मिलेगा। तो ये 2 बेसिक वेजेस प्लस डीए कितना है 15,000, राइट, डिवाइड बाय 200 तो मिलेगा पर आर रेट
इंटू 10 आवर्स, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 आवर्स, दैट इज 1500 रुपीज। क्लियर? ये वर्किंग नोट 1 है तो उसका रेफरेंस भी आगे दिया है, तो वो रेफरेंस हमें कभी भी आंसर लिखेंगे तो वो देना रहेगा। तो ये ग्रॉस वेजेस हो जाएंगे 16,500 एंड 24,000। अब उसमें से जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, राइट, वो माइनस किया जाएगा। ये एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है 8% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ पर 10,000 का 8% दैट इज 800 और 16,000 का 8% दैट इज 1280। और ईएसआई के लिए जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉइज का वो कितना है 2% ऑफ बेसिक पे, तो 10,000 का बेसिक पे 200 एंड 16,000 का 2% दैट इज 320 रुपीज। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट वेजेस अर्न दैट इज अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी 15,500 एंड 22,400। इजी। चलो अब यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट दिया है कि एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है जो हमें अलोकेट करना है इन जॉब एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कॉस्ट अलोकेटेड टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड ऑफ ए एंड बी, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ग्रॉस वेजेस जो है एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम जो हमने आगे कैलकुलेट किया दैट इज 10,000 प्लस 5,000 फॉर ए 15,000 एंड 16,000 प्लस 8,000 24,000, राइट। अब जब भी हम कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पीएसआईसी होगा, वो ऐड किया जाएगा जो मैंने आपको बताया था, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ऐड किया जाएगा, जो ऑब्वियसली 800 1280 और 200 320 आएगा, जो आगे कैलकुलेट किया जाएगा वही आएगा, क्योंकि परसेंटेज सेम है फॉर एम्प्लॉयर्स एज वेल एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर 800 1280 200 320 ऐड किया जाएगा, तो टोटल ग्रॉस वेजेस अर्न हो जाएगा 16,000 एंड 25,600। क्लियर? और फिर उन्होंने यहाँ पर ऑर्डिनरी वेज रेट भी कैलकुलेट किया, जिसकी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, तो ये आप इग्नोर करेंगे तो भी चलेगा। ये एक्चुअली हमारा वर्किंग नोट हो गया। अब हमें स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ वेजेस टू जॉब्स कैलकुलेट करना है कि हर जॉब में कितना कितना अलोकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर जॉब्स दे रखी है और टोटल वेजेस, और यहाँ पर पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड में अलोकेट करेंगे। वर्कर ए है, राइट, तो अगर उनका ऑर्डिनरी वेजेस हम कंसिडर करेंगे तो वो कितना है 16,000 ऑर्डिनरी वेजेस, ओवर टाइम नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वाई को अलोकेट किया जाएगा, बट ये जो 16,000 है वो एक्स वाई जेड में अलोकेट किए जाएंगे इन 40:30:30 के रेशियो, 4:3:3 के रेशियो। तो ये जो 16,000 है उसको ऑर्डिनरी वेजेस इन 4:3:3 में डिवाइड किया जाएगा, तो वो हो जाएगा 6400 4800 और 4800, राइट। तो हमारे लिए 16,000 इंपॉर्टेंट है, बट ये वेज रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी और हमें क्वेश्चन में भी नहीं पूछा, तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो चलेगा। फिर वर्कर ए ने ओवर टाइम भी किया है, और वो किस में किया है, सिर्फ जॉब वाई में, और ओवर टाइम पेमेंट कितना है 1500, राइट, वो हमने वर्किंग नोट में भी कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर ओवर टाइम, यहाँ पर वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस देना चाहिए 1500, और ये सिर्फ जॉब वाई में अलोकेट किए जाए। क्लियर? फिर वर्कर बी जो है उसका ऑर्डिनरी वेजेस कितना है 25,600, और वो किस रेशियो में अलोकेट होगा 50%, 20%, 30%, दैट इज 5:2:3 में एक्स वाई जेड में अलोकेट किया जाएगा। सो ऑर्डिनरी वेजेस 25,600 इन 5:2:3 दैट इज 12,800 5120 एंड 7680। यहाँ पर एक्स वाई जेड में कितना कितना कॉस्ट हुआ टोटल वो मिल जाएगा 19,200 11,420 एंड 12,480। इजी, राइट, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 4। ये थोड़ा सा अलग अच्छा क्वेश्चन है। इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट अ टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन एज डिटेल्ड बिलो। जो भी कस्टमर के इक्विपमेंट है उनको रिपेयर वगैरह करवाने में 154 आवर्स का काम करवाया गया है, उसकी डिटेल्स दे रखी है। वर्कर ए पेड एट ₹200 पर डे ऑफ 8 आवर्स। वर्कर ए है उसके बारे में डिटेल्स है, जिसको कितना पेमेंट किया जाता है ₹200 पर आवर, और 8 आवर्स डे का उनका नॉर्मल डे 8 आवर्स का होता है। वर्कर बी पेड एट ₹100 पर आवर ऑफ 8 आवर्स। वर्कर सी पेड एट ₹300 पर डे ऑफ 8 आवर्स। क्लियर? और इसका डे वाइज उन्होंने कितने आवर्स काम किया है वो हमें बताया हुआ है। मंडे 10.5 ए ने काम किया है 8 आवर्स, बी ने और सी ने 10.5 काम किया है। इस तरह से ट्यूसडे के लिए है 8 आवर्स काम किया है, वेडनेसडे के लिए है 10.5 8 एंड 10.5, थर्सडे के लिए 9.5 8 आवर्स 9.5,
फ्राइडे के लिए है 10.58 एंड 10.5 एंड सैटरडे के लिए है मंडे। ए ने कुछ भी काम नहीं किया है, बी ने 8 आवर्स और सी ने 8 आवर्स काम किया है एंड इट्स टोटल वुड बी 49 आवर्स, 49 आवर्स, 48 आवर्स एंड 57 आवर्स respectively. Clear? In terms of an award in employee conciliation, the worker are to be paid dearness allowance on the basis of the cost of living index figures relating to each month, which works out at rupees 968 for the relevant month. एम्प्लॉय कॉन्सिलिएशन मतलब उन दोनों के बीच एम्प्लॉयज और जो एम्प्लॉयर है उन दोनों के बीच बातचीत हुई। कई बार लेबर यूनियन वगैरह होते हैं तो उनके बीच जो भी डिस्कशन वगैरह, मीटिंग्स वगैरह और जो एक सॉल्यूशन पर आते हैं, राइट, तो वो कॉन्सिलिएशन होता है कि सभी लोग मिलकर समझकर एक बात पर आ जाए। तो उसमें ये डिसाइड हुआ है कि डियरनेस अलाउंस जो होगा फॉर रिलेवेंट मंथ वो होगा 968 रुपीज। हर एक एम्प्लॉय को 968 रुपीज एज अ डियरनेस अलाउंस दिए जाएंगे। The dearness allowance is payable to all workers irrespective of wage rate if they are present or are on leave with wages on all working days. वो सभी एम्प्लॉयज को दिए जाएंगे, उनका वेज रेट चाहे कुछ भी हो। अगर वो लीव्स पर है, राइट, पेड लीव्स पर है, तो भी उनको पेमेंट दिया जाएगा। Each worker has to work for 8 hours on weekdays. वीकडेज में हर एक एम्प्लॉय को 8 आवर्स काम करना रहता है। Saturdays and Sundays will be weekly holiday. However, worker may work on Saturdays due to exigency of work for 4 hours. सैटरडेज एंड संडेज उनके लिए हॉलीडेज है, तो उन दोनों दिन के लिए काम नहीं करना है, सिर्फ 5 days अ वीक काम करना है, राइट। बट सैटरडेज को अगर काम की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं। वर्क फॉर 4 hours, तो फुल पेमेंट ऑफ 8 hours विल बी मेड विथ नो अदर पेमेंट्स। अगर 4 hours के लिए भी अगर कोई भी एम्प्लॉई सैटरडे को काम करता है तो उनको 8 hours फुल के लिए पेमेंट दिया जाएगा। अगर सैटरडे को 4 घंटे भी काम करेंगे तो उनको फुल पेमेंट ही करना है फॉर 8 hours, राइट, क्लियर। Overtime is paid twice of ordinary wage rate if a worker works for more than 9 hours in a day. हमने जो आगे फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से जो समझा था उसमें प्रोविजन था कि अगर कोई भी वर्कर जो है वो 9 आवर्स इन अ डे या फिर 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा काम करता है तो ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी की पॉलिसी अगर 9 आवर्स इन अ डे से ज्यादा काम करता है तो ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। और पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। ऑर्डिनरी वेज रेट हमने क्या समझा था, बेसिक पे प्लस जो भी अलाउंसेस है, बट बोनस या फिर ओवर टाइम को माइनस किया जाएगा। यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना होगा, जो बेसिक पे दिया है, ए का 200 रुपीज, बी का 100 रुपीज और सी का 300 रुपीज, प्लस जो डियरनेस अलाउंस है वो भी कंसिडर करना है, क्योंकि ऑर्डिनरी वेज रेट का मतलब है बेसिक पे प्लस अलाउंसेस। क्लियर, ये हमें ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर गलती होने के पूरे पूरे चांसेस है। देन चलिए, तो ऑर्डिनरी वेज रेट जो है उसका डबल पेमेंट दिया जाएगा फॉर द ओवर टाइम, अगर वो 9 आवर्स इन अ डे से ज्यादा वर्क करते हैं तो। Excluding holidays, the total number of hours work out to 176 in the relevant month. अगर हम कंसिडर करें एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज तो कितने आवर्स के लिए काम करना है फॉर दिस मंथ, 160 आवर्स के लिए काम करना रहेगा। The company's contribution to provident fund and employees state insurance premium are absorbed into overheads. जो PF, ESI से वगैरह वो overheads में कंसिडर पार्ट में लिया जाता है, तो हमें यहाँ पर ध्यान नहीं लेना है वो। कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर, और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ईच वर्कर को कितना पेमेंट दिया जाएगा फॉर दिस वीक ओनली, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमें ओवर टाइम है या नहीं वो देखना है। अगर ओवर टाइम है तो उसको डबल रेट से पेमेंट करना होगा, उस हिसाब से वीक का पेमेंट कितना होगा ए, बी और सी को, वो हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, यहाँ पर जो आंसर दिया है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लंबा है, तो उसको हम यहाँ पर 3 अलग अलग टेबल में उन्होंने ओवर टाइम कैलकुलेट किया है, जो मेरे हिसाब से एक टेबल में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उसी तरीके से कैलकुलेट करके देखते हैं। चलिए, यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल आवर्स एंड ओवर टाइम आवर्स जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, फॉर ऑल 3 वर्कर्स। यहाँ पर एक कॉलम हो जाएगी डे की, फिर वर्कर ए के लिए हम कितनी कितनी आवर्स है वो कैलकुलेट करेंगे, उसमें टोटल आवर्स कितनी है, एज आवर्स टोटल कितनी है, नॉर्मल मतलब कि जिसके लिए नॉर्मल पे आउट किया जाएगा उसको नॉर्मल आवर्स कंसिडर करेंगे।
एक्चुअल में इन लोगों का जो वर्किंग है वो 8 आवर्स के लिए है, राइट, 8 आवर्स अ डे के लिए पेमेंट दिया जाता है। बट अगर वो 9 आवर्स तक काम करते हैं तो कोई भी ओवर टाइम नहीं होगा, 9 आवर्स से अबोव होगा तभी ओवर टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर नॉर्मल पेमेंट कब तक किया जाएगा, 9 आवर्स तक नॉर्मल किया जाएगा, उसके बाद अगर एक्स्ट्रा काम किया है तो वो ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मल आवर्स, नॉर्मल अप टू 9 आवर्स, उसके ऊपर अगर उन्होंने काम किया तो वो क्या हो जाएगा, ओवर टाइम आवर्स। समझ में आ रहा है? तो ये ए के लिए बनाया, इस तरह से बी और सी के लिए भी बनाएंगे। बी, उसमें टोटल आवर्स उन्होंने कितना काम किया है, उसमें से नॉर्मल अप टू 9 आवर्स कितना है, एंड ओवर टाइम आवर्स कितना है। और फिर सी का टोटल, मैं यहां पर सिर्फ नॉर्मल लिख रहा हूं अभी, और ओवर टाइम। सब कुछ एज आवर्स, बीज आवर्स एंड सीज आवर्स है। चलिए अब ये सोल्व करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। चलिए ए के लिए है 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5 और 0। 10.5, 8, 10.5, 9.5 एंड 10.5 और यहाँ पर 0, राइट। फिर बी के लिए है सभी दिन उन्होंने 8 आवर्स काम किया है बी ने, 8, 8, 8। उन्होंने सैटरडे को भी काम किया है 8 आवर्स। और सी का जो है वो सिमिलर टू ए है, राइट, बट सिर्फ सैटरडे को उन्होंने 8 आवर्स काम किया है। तो सी में 10.5, 8 आवर्स, 10.5, 9.5, 10.5 एंड 8 आवर्स। अब हमें इसका नॉर्मल अप टू 9 आवर्स कितना है और उसके ऊपर जितना भी जाएगा वो क्या कंसिडर किया जाएगा, ओवर टाइम। तो ए के लिए नॉर्मल कितना यहाँ पर 9 आवर्स, राइट, और ओवर टाइम कितना हो जाएगा 1.5, क्योंकि 9 और 10.5 का डिफरेंस हो जाएगा 1.5। फिर ट्यूसडे को 8 आवर्स काम किया तो नॉर्मल अप टू 9 आवर्स हो जाएगा 8 आवर्स, ओवर टाइम 0। फिर वेडनेसडे के लिए 10.5 आवर्स काम किया तो 9 आवर्स नॉर्मल, 1.5 ओवर टाइम। फिर थर्सडे को 9.5 आवर्स के लिए काम किया है तो 9 आवर्स नॉर्मल एंड 0.5 आवर्स क्या हो जाएगा, ओवर टाइम। फिर फ्राइडे के लिए है 10.5 तो नॉर्मल होगा 9 एंड 1.5 हो जाएगा ओवर टाइम। क्लियर? ओहो, मैंने यहाँ पर गलती से बी के ओवर टाइम में लिख दिया है, वो यहाँ पर आएगा 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5 एंड 8। चलिए तो बी के लिए नॉर्मल अप टू 9 आवर्स, उन्होंने 8 आवर्स इन अ डे ही काम किया है, राइट, तो उसमें नॉर्मल पेमेंट ही किया जाएगा, ओवर टाइम पेमेंट नहीं किया जाएगा, राइट, तो ओवर टाइम 0 हो जाएगा। उन्होंने सैटरडे को एक्चुअली कुछ भी काम नहीं करना था, ऐसा मैं बताया है, राइट, कि सैटरडे एंड संडे वीकली हॉलीडेज है। सैटरडे को अगर वो 4 आवर्स भी अगर जरूरत पड़े तो वो काम कर सकते हैं, अगर वो 4 आवर्स भी काम करते तो पूरे 8 आवर्स के लिए पेमेंट दिया जाएगा, पर वहां पर ओवर टाइम कुछ भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सैटरडे को भले ही उन्होंने काम किया है 8 आवर्स डे के लिए, बट वो पूरा का पूरा 8 आवर्स नॉर्मल वेज रेट है उनका 100 रुपीज पर डे, उसी हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, ये ध्यान में रखना है। एंड जो और जो सी है, राइट, उसमें कितना होगा, नॉर्मल अप टू 9 आवर्स कंसिडर करना है, तो ये सिमिलर टू ए ही हो जाएगा, 9 आवर्स, ओवर टाइम हो जाएगा 1.5। ट्यूसडे को 8 आवर्स, नो ओवर टाइम, 9 आवर्स 1.5, 9 आवर्स 0.5 आवर्स, 9 आवर्स 1.5। और सैटरडे को उन्होंने 8 आवर्स के लिए काम किया है तो 8 आवर्स नॉर्मल ही कंसिडर किया जाएगा, नो ओवर टाइम। क्लियर? अब इन सभी का टोटल हम करेंगे। उसमें भी जो वर्कर वाइज जो टोटल की कॉलम है, पहली कॉलम, उसका टोटल हम नहीं करेंगे तो चलेगा, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो नॉर्मल अप टू 9 आवर्स है, राइट, उसमें 9 4 36, 36 प्लस 8 दैट इज 44 आवर्स।
ओवर टाइम जो है 1.5 1.5 4.5 प्लस 0.5 दैट इज 5 आवर्स, राइट। तो टोटल हो जाएगा 49 आवर्स। यहाँ पर हमारा टोटल 49 है। चलिए फिर बी का देखते हैं। उन्होंने 8 आवर्स अ डे और 6 डेज के लिए काम किया, तो वो 48 आवर्स हो जाएगा दोनों ही, यहाँ पर 0। फिर सी जो है उन्होंने ए ने किया है उससे 8 आवर्स से 8 आवर्स फॉर सैटरडे ज्यादा काम किया है, तो 49 प्लस 8 कर देंगे तो 57 आवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर नॉर्मल अप टू 9 आवर्स में भी 44 प्लस 8 कर देंगे तो वो हो जाएगा 52, और ये ओवर टाइम हो जाएगा 5। सिंपल, राइट। चलिए, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि उसका वीकली जो हमें पूरा वेजेस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये जो 44 आवर्स है एक है उसके लिए नॉर्मल पेमेंट दिया जाएगा, बट ये 5 आवर्स के लिए डबल पेमेंट दिया जाएगा। बी को तो सिर्फ नॉर्मल पेमेंट ही किया जाएगा, नॉर्मल, यहाँ पर ओटी, ये नॉर्मल, राइट। सी को 52 आवर्स के लिए नॉर्मल पेमेंट किया जाएगा, बट 5 आवर्स के लिए ओवर टाइम पेमेंट किया जाएगा। सिंपल। चलिए, अब जो वेज रेट है उसमें ए का है 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स कंसिडर किया, तो हमें यहाँ पर पर आवर कितना है वो कैलकुलेट करना होगा। फिर बी का 100 रुपीज है और सी का 300 रुपीज है, तो इन सभी को 8 आवर्स से हमें डिवाइड करना होगा, तो हमें आर्ली रेट मिल जाएगा। बट उसमें हमें यहाँ क्या ऐड करना होगा, ये जो डियरनेस अलाउंस है 968 रुपीज था पर मंथ, राइट, फॉर दिस मंथ, और उसमें आवर्स कितने थे 176, तो 968 रुपीज डिवाइड बाय 176 करेंगे तो डियरनेस अलाउंस पर आवर हमें मिलेगा, जो हमारे ऑर्डिनरी वेज रेट का पार्ट हो जाएगा। और ओवर टाइम कैलकुलेट करने के लिए उसको भी हमें कंसिडर करना होगा। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब हमें वेज रेट कैलकुलेट करना होगा। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। बेसिक वेज रेट फॉर 8 आवर्स अ डे, वो हमें बी, ए का दिया है 200 रुपीज, बी का दिया है 100 रुपीज और सी का दिया है 300 रुपीज। अब हमें बेसिक वेज रेट पर आवर कैलकुलेट करना है, तो वो कैसे करेंगे, ये जो वेज रेट है उसको डिवाइड बाय 8 करेंगे। इसको अगर हम ए डिनोट करें और इसको बी डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाय 8। इससे हमारा आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम 200 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 होता है। फिर 100 को करेंगे तो 12.5, क्योंकि 25 में से अगर हमें 25 इंटू 8 करेंगे तो 200 मिल रहा है, तो उसका आधा करेंगे तो 100 मिल जाएगा, तो 12.5, और इन दोनों का टोटल करेंगे तो 300 हो जाता है, तो दैट इज 37.5। इस तरह से भी आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट। अब इसमें डियरनेस अलाउंस भी हमें ऐड करना है। डियरनेस अलाउंस जो है पर आर, डियरनेस अलाउंस पर आर, तो उसके लिए हमें बताया है कि ₹968 फॉर द मंथ है और टोटल आवर्स कितनी है 176 आवर्स, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 968 डिवाइड बाय 176, ये हो जाएगा 5.5। ये मुझे आता नहीं था, मैंने ये याद रखा था राइट। चलिए, इतना भी अच्छा मैथ्स नहीं है, थोड़ा सा हो जाता है। तो इस हिसाब से टोटल रेट पर आर, या फिर इसे एक्चुअली हमें इसे लिखना चाहिए ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर, ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर। अगर डियरनेस अलाउंस पर आर को हम सी डिनोट करें तो ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर कैसे मिलेगा, बी प्लस सी से, तो 25 प्लस 5.5 दैट इज 30.5। बी का हो जाएगा 12.5 प्लस 5.5 दैट इज 17.5, एंड सी का हो जाएगा 37.5 प्लस 5.5 दैट इज 40 38 प्लस 5 दैट इज 43 रुपीज। क्लियर? ये ऑर्डिनरी वेज रेट पर आर है। तो जो नॉर्मल आर्स है उसका पेमेंट इस रेट से होगा, दैट इज नॉर्मल आर्स इनटू दिस रेट। और ओवर टाइम है उसमें क्या किया जाएगा, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो अगर वेजेस की बात करें, वीकली वेजेस की, तो ए, बी एंड सी,
और यहां पर पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। तो नॉर्मल वेजेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो नॉर्मल आवर्स जो हमने फर्स्ट टेबल में कैलकुलेट किया इनटू ऑर्डिनरी वेज रेट जो हमने सेकंड टेबल में कैलकुलेट किया। यहाँ पर अगर आप वर्किंग नोट का रेफरेंस भी देंगे तो ज्यादा अच्छा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 44 इंटू 30.5 रुपीज। बी के लिए क्या हो जाएगा? 48 आवर्स इंटू 17.5 रुपीज। और सी के लिए क्या हो जाएगा? 52 इंटू 43 रुपीज। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से यहाँ पर हमें नॉर्मल वेजेस मिल जाएंगे, राइट। प्लस उसमें हमें क्या करना होगा? ओवर टाइम। ओवर टाइम वेजेस जो है वो किस तरह से मिलेंगे? तो ओवर टाइम आवर्स इंटू ऑर्डिनरी वेज रेट इंटू 2। तो इससे हमारा ओवर टाइम पेमेंट मिल जाएगा, राइट। चलिए, अब जो नॉर्मल आवर्स था उसमें था ए के लिए था 44 आवर्स इंटू रुपीज 30.5। बी के लिए था 48 आवर्स इंटू रुपीज 17.5। और सी के लिए था 52 आवर्स इंटू रुपीज 43। अब जो ओवर टाइम है उसमें ए का आता है 5 आवर्स और सी का भी 5 आवर्स आता है। तो वो कैसे करेंगे? 5 आवर्स इंटू रुपीज 30.5 इंटू 2, डबल पेमेंट करना है। बी में तो कुछ भी नहीं आएगा और सी में आएगा 5 आवर्स इंटू रुपीज 43 इंटू 2, डबल पेमेंट। तो ये आप मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर देंगे तो आपको ये फिगर्स मिल जाएंगे। मेरे पास अभी कैलसी नहीं है तो मैं यहाँ पर अभी नहीं कर रहा हूं, आप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों का हमें टोटल करना है और जो टोटल करेंगे, राइट, तो वो आपका आंसर इनसे मैच होना चाहिए। 1647, 864 और 2666 ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली, राइट। ये अलग तरीके से किया है बट मेरे हिसाब से जो मैंने आपको सिखाया वो इजी वे है। अगर आपको मॉड्यूल का आंसर उस मेथड से अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वो भी सोल्व कर सकते हैं, देन इट्स फाइन। क्लियर? तो अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो आपका सही है और मेरा भी सही है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में सोचेंगे, अगर डिफरेंट तरीके से पूछना है तो कैसे पूछ सकते हैं? यहां पर देखिए, ये ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे। यहाँ पर फुल स्टॉप है। आपकी अगर पुरानी मॉड्यूल है या फिर आपने ओल्ड कोर्स में भी पढ़ा है तो उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था। उसमें पर डे के बाद भी थोड़ा सा सेंटेंस दिया था। वो क्या था? जो हमें प्रोविजन समझाया है फैक्ट्रीज एक्ट का, उसकी ही लाइन वहां पर दे रखी थी। देखिए, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स इन अ डे और मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, he shall in respect of overtime work be entitled to wages of the rate of twice ordinary rate of wages। अभी जो हमें क्वेश्चन दिया है उसमें कितना दिया है? सिर्फ 9 आवर्स इन अ डे होगा तो डबल पेमेंट किया जाएगा। बट अगर उसमें ये भी ऐड किया जाता और फॉर मोर देन 48 आवर्स, अगर उस क्वेश्चन में ऐसी लाइन होती, ये जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा उसमें अगर ऐसा होता, यहां पर देखिए ये जो पार्ट है उसमें अगर ऐसा भी होता 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक, मतलब कि अगर 9 आवर्स इन अ डे से ज्यादा काम करता है या फिर 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा काम करता है तो उसके लिए ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस पे करना होता। अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया होता तो हमारा ओवर टाइम कितना होता? जो हमने अभी आंसर किया उस हिसाब से कितना ओवर टाइम आ रहा है? ए और सी में आ रहा है 5 आवर्स, राइट। 5 आवर्स आ रहा है। पहली कंडीशन जो थी 9 आवर्स इन अ डे वो हमने की, उस हिसाब से 5 आवर्स का ओवर टाइम आ रहा है। बट अगर दूसरी कंडीशन होती 48 आवर्स इन अ वीक, 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक, उसको डबल पेमेंट करना होता तो क्या होता? तो ये हमने पहली कंडीशन देख ली कि भाई 9 आवर्स इन अ डे से कितना है, तो उस हिसाब से ओवर टाइम हो रहा है 5 आवर्स और 5 आवर्स ए और सी में। दूसरी कंडीशन भी अगर हम अप्लाई करते हैं 48 आवर्स इन अ वीक, तो वो कितना है? 48 और 49, विच एवर इज
उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि जो भी हायर है उनको कंसिडर करेंगे, तो उसमें कितना 48 आवर्स होगा नॉर्मल और 1 आवर होगा ओवर टाइम। अगर हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं 48 आवर्स इन अ वीक से अगर ज्यादा है तो उसको भी ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा। तो ए ने किया है 49 आवर्स का काम, होना चाहिए 48 आवर्स, उससे ज्यादा है तो क्या हो जाएगा ओवर टाइम। तो इस हिसाब से ओवर टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर का। समझ में आ रहा है? अब 1 आवर या फिर 5 आवर्स, उसमें से जो भी ज्यादा होगा उसके लिए ओवर टाइम पेमेंट किया जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये भी है और 48 आवर्स इन अ वीक, तो हमें ओवर टाइम कितने के लिए पेमेंट करना है 5 आवर्स, जो ए में एज इट इज रहेगा, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। ये 1 आवर जो है ये ऑलरेडी 5 आवर्स में इंक्लूडेड है, इस वजह से अलग से पेमेंट नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? बी में अगर देखें तो 9 आवर्स इन अ डे तो फॉल ही नहीं होता है, तो वो कंडीशन तो नहीं होती है। दूसरी कंडीशन है 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा है, तो उन्होंने एक्चुअल में 48 आवर्स ही काम किया है, तो उसमें भी कोई भी ओवर टाइम नहीं होगा। तो बी का तो जो ओवर टाइम है वो 0 ही रहेगा, इन अगर वो लाइन होती तो भी। अब अगर सी का देखते हैं, पहली कंडीशन थी 9 आवर्स इन अ डे, तो उस हिसाब से 5 आवर्स का ओवर टाइम है। अगर दूसरी कंडीशन होती 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा है, तो यहां पर 57 और 48, तो 48 से कितना ज्यादा है, राइट, 9 आवर्स ज्यादा है, तो यहां पर ओवर टाइम होता 9 आवर्स। 9 आवर्स अगर हम कंसिडर करते हैं 48 आवर्स इन अ वीक से ज्यादा है तो कितना है 9 आवर्स, और 9 आवर्स इन अ डे से कितना ज्यादा है तो टोटल 5 आवर्स। तो ओवर टाइम है 5 आवर्स या फिर 9 आवर्स, तो उसमें से सबसे ज्यादा कितना है 9 आवर्स, तो उसको ओवर टाइम पेमेंट कितने आवर्स के लिए होता 9 आवर्स इन अ वीक के लिए पेमेंट किया जाता। तो यहां पर जो हम सी का कंसिडर करते हैं तो वो कितना आ जाता 9 आवर्स इंटू ₹43 इंटू 2। समझ में आ रहा है? अगर दोनों ही कंडीशन है तो सी का आंसर चेंज होता ए और बी का एज इट इज। आप समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं, अगर पूछेंगे तो आपको सिर्फ एक यहाँ पर लाइन अलग से ऐड करना है जिसमें हमने कंपेरिजन करेंगे, टोटल को कंपेरिजन करेंगे विथ 48 आवर्स, उसमें से जो भी आंसर आएगा, जितना भी डिफरेंस आएगा, उसको 9 आवर्स इन डी के हिसाब से जितना भी ओवर टाइम है उनके साथ कंपेयर करेंगे, और उसमें से विच एवर इज हायर जो होगा उसको हमें ओवर टाइम के लिए कैलकुलेट करना होगा। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के पहले देख कर जाना चाहिए क्योंकि गलती होने के चांसेस है। क्लियर? चलिए, अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 5। In a factory, the basic wage rate is ₹100 per hour and overtime rates are as follow. Basic wage rate कितना है 100 रुपीज पर आवर, और ओवर टाइम रेट कितना है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उससे पहले या बाद में अगर काम करते हैं तो 175% ऑफ बेसिक वेज रेट, ये जो 100 रुपीज है उसका 175%, तो कितना हो जाएगा 175 रुपीज। सिंपल। तो 100 रुपीज क्या हो जाएंगे नॉर्मल बेसिक वेज जो है वो, और ओवर टाइम प्रीमियम कितना होगा, ओटी प्रीमियम कितना होगा ₹75 पर आवर। अगर संडेज या हॉलीडेज को काम करते हैं तो 225% ऑफ बेसिक वेजेस, बेसिक वेज रेट कितना है 100, उसका 225% दैट इज 225 रुपीज। तो यहां पर ओवर टाइम प्रीमियम कितना हो जाता 125, 225 माइनस 100, 100 तो नॉर्मली पे करना ही है, 125 एक्स्ट्रा पे करते हैं दैट इज ओवर टाइम प्रीमियम। क्लियर? चलिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वर वर्कड। प्रीवियस ईयर में कितना काम किया था, नॉर्मल टाइम था 1 लाख आवर्स, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स था 20,000 आवर्स, ओवर टाइम ऑन संडेज एंड हॉलीडेज था 5,000 आवर्स, तो टोटल कितना काम किया था 1,25,000 आवर्स। द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। जॉब जेड में कितना काम किया था, नॉर्मल था 1000 आवर्स, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स था 100 आवर्स, संडेज एंड हॉलीडेज को किया था 25 आवर्स, दैट इज 1125 आवर्स। तो ऐसी जॉब जेड जैसी बहुत सारी जॉब्स होंगी और उसका टोटल यहां पर दिया है, और सिर्फ ये स्पेसिफिकली जॉब जेड का हमें दिया हुआ है। You are required to calculate the labor cost chargeable to job Z and overhead in each of the following instances. हमें यहाँ पर 3 इंस्टांसेस दिए हैं और उसमें जॉब Z को कितना चार्ज किया जाएगा ये लेबर कॉस्ट, और ओवरहेड में कितना चार्ज किया जाएगा, राइट। ओवर टाइम के हिसाब से जो हमने ट्रीटमेंट और कॉजेज जो समझा था उस हिसाब से ये क्वेश्चन है। Where overtime is worked regularly throughout the year as a policy due to the workers shortage. वर्कर की शॉर्टेज है और उस वजह से एज अ पॉलिसी बन गया और थ्रू आउट द ईयर ये काम किया ही जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये जो हमें यहाँ पर वेज रेट्स दे रखे हैं तो उसमें हमें पूरा वेटेड एवरेज वेज रेट
हमें एक पूरा अलग से इफेक्टिव आर्ली रेट कैलकुलेट करना होगा, जिसमें ये 1 लाख आवर्स इंटू ₹100 करेंगे, फिर प्लस 20,000 आवर्स इंटू 175 करेंगे, और 5,000 आवर्स इंटू 225 करेंगे, और वो जो टोटल हमें वेजेस मिलेगा उसको ये 1,25,000 आवर्स से डिवाइड करेंगे, ताकि मतलब जो आर्ली रेट है वही अब इंक्रीज कर दिया जाएगा, इफेक्टिव आर्ली रेट कैलकुलेट किया जाएगा, और उसको ये जो जॉब जेड की 1125 आवर्स है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ये पहला आंसर देखते हैं, बाद में दूसरे इंस्टेंसेस देखते हैं। वर्किंग से बेसिक वेज रेट 100 रुपीज है, तो ओवर टाइम वेज रेट फॉर बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स है वो कितना होगा, ₹100 इंटू 175%, दैट इज 175 रुपीज। संडेज एंड हॉलीडेज के लिए 100 इंटू 225%, दैट इज 225 रुपीज। इजी, राइट। अब कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट इंक्लूडिंग ओवर टाइम प्रीमियम, वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एनुअल वेजेस फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर द नॉर्मल टाइम 1 लाख आवर्स इंटू ₹100, दैट इज 1 करोड़। Wages for overtime before and after working hours 20,000 hours into ₹175, that is 35 lakhs. Wages overtime on Sundays and holidays 5,000 hours into 225 rupees, that is 11,25,000. तो टोटल हो जाएगा 1 करोड़ 46,25,000. एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट हो जाएगा 1 करोड़ 46,25,000 डिवाइड बाय 1,25,000 आवर्स, तो ₹117. बेसिक था 100 रुपीज पर आवर, बट ये ओवर टाइम वगैरह को कंसिडर करके नॉर्मल इन्फ्लेटेड रेट कितना हो जाएगा, ₹117. तो अगर थ्रू आउट द ईयर ओवर टाइम करवाते ही है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स, तो ये पॉलिसी बन जाएगा, और ये जितना भी वेज है वो जॉब जेड को चार्ज किया जाएगा एट ₹117 पर आवर, और जॉब जेड में कितना काम किया है, 1125 आवर्स. Where overtime is worked regularly as a policy due to workers shortage, the overtime premium is treated as a part of employee cost and job is charged at an inflated wage rate. जो inflated wage rate है उसी के हिसाब से जॉब को expense charge किया जाएगा. Hence employee cost chargeable to job Z is equal to total hours into inflated wage rate 1125 hours into ₹117, that is 1,31,625 job Z को charge किया जाएगा as a labor cost. चलिए दूसरा इंस्टेंस जो दिया है, where overtime is worked irregularly to meet the requirement of production की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करने के लिए कभी कभार होता है इरेगुलर, तो इसमें जो ओवरटाइम प्रीमियम है वो जो है वो ओवरहेड का पार्ट बन जाएगा. तो यहाँ पर ये जो 1000 आवर्स 100 आवर्स और 25 आवर्स, मतलब कि ये जो 1125 आवर्स उसको 100 रुपीज से जो पे किया जाएगा, राइट, वो होगा नॉर्मल लेबर कॉस्ट. बट ये जो 100 आवर्स के लिए जो 75 रुपीज का प्रीमियम प्लस 25 आवर्स के लिए 125 रुपीज का प्रीमियम जो है, मतलब कि 175 रुपीज और 225 रुपीज का जो पेमेंट है उसमें से 75 और 125 प्रीमियम है, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई जो होगा वो ओवरहेड्स का पार्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये कभी कभार होता है, तो उसमें ओवर टाइम प्रीमियम है वो ओवरहेड्स का पार्ट होगा, वो हमने आगे ट्रीटमेंट समझा था. Where overtime is worked irregularly to meet the requirements of production, basic wage rate is charged to the job and overtime premium is charged to factory overhead as under. Employee cost chargeable to job Z 1125 hours into 100 rupees, that is ₹1,20,500, ये employee cost हो जाएगा. और जो factory overheads उसमें क्या जाएगा, overtime premium. तो 100 hours जो बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स है इंटू ₹175 माइनस 100, दैट इज 75 रुपीज, और 25 आवर्स जो संडेज और हॉलीडेज को काम किया है इंटू ₹225 माइनस 100, दैट इज 125 रुपीज. तो इन दोनों का जो टोटल होगा, राइट, दैट इज ₹10,625, वो हो जाएगा ओवरहेड. क्लियर. एंड लास्ट इंस्टेंस जो दिया है, where overtime is worked at the request of the customer to expedite the job. expedite मतलब फटाफट कंप्लीट करिए ये जॉब, कस्टमर की डिमांड है भाई कि भाई ये काम फटाफट करे, तो ये पूरा का पूरा जॉब जेड को ही चार्ज कर दिया, ये पूरा का पूरा जॉब जेड को ही चार्ज किया जाएगा, कस्टमर के पास से रिकवर किया जाएगा. तो उसमें सिंपल किस तरह से करना होगा, 1000 आवर्स को 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आवर्स को 175 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 25 आवर्स को 225 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इन तीनों का जो टोटल होगा वो पूरा का पूरा जॉब सेट को चार्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है. ये भी हमने ओवरटाइम की ट्रीटमेंट और कॉजेज में पहला इंसिडेंट यही देखा, इंस्टेंस यही देखा था. Where overtime is worked at the request of the customer, overtime premium is also charged to the job as under. Job Z employee cost
ओवर टाइम प्रीमियम 1125 इंटू 100 आवर्स, मतलब कि टोटल कर दिया है 1125 इंटू 100 रुपीज, तो 1,12,500। फिर 100 आवर्स के लिए जो ओवर टाइम प्रीमियम है यहाँ पर अलग अलग दिया है, अगर आपने मैंने जो आगे बताया उस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो 100 आवर्स इंटू 75 रुपीज 7500, 25 आवर्स इंटू 125 रुपीज दैट इज 3125, तो हो जाएगा 123 125। जो सेकंड इंस्टेंस था उसमें हमने ये एम्प्लॉय कॉस्ट में चार्ज किया था और ये जो ओवर टाइम प्रीमियम को ओवरहेड में किया था, क्योंकि वो इरेगुलर है। यहाँ पर कस्टमर ने डिमांड किया है तो ये पूरा का पूरा जॉब जेड को ही एम्प्लॉय कॉस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 5। क्लियर? चलिए, अब लेबर यूटिलाइजेशन दिया हुआ है, ये इतना काम का नहीं है, आप ये इग्नोर कर कर जा सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट थियरी नहीं है कि कहाँ कहाँ पर लेबर यूज हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर में कितना था, आइडल टाइम, ओवर टाइम, और किस कॉस्ट सेंटर में कौन सी जॉब में कितना काम किया है, वो यूटिलाइजेशन के हिसाब से दिखाया जाता है, ताकि प्रोडक्ट वाइज जॉब वाइज कितना एक्सपेंस हुआ, लेबर कॉस्ट हुआ है, वो पता चल सके। क्लियर? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ वेजेस, वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स, वेज पेमेंट किस किस तरीके से हो सकता है और उनको इंसेंटिव्स किस तरह से दे सकते हैं एम्प्लॉइज या लेबर को, वो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। जनरली वेज पेमेंट है वो दो तरीके से पॉसिबल है, टाइम रेट बेसिस पर या फिर पीस रेट बेसिस पर। टाइम रेट बेसिस पर मतलब कि जितने भी टाइम तक एम्प्लॉइज ने काम किया, जितने भी आवर्स उन्होंने काम किया उस हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है, वो टाइम रेट बेसिस है। जितने आवर्स स्पेंड करते हैं, जितने आवर्स वो काम करते हैं, उस हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है। जबकि पीस रेट बेसिस में यूनिट, जितने भी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करते हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता है। तो जनरली इस दो तरीके में से कोई भी तरीके से एम्प्लॉय या लेबर को पेमेंट किया जा सकता है, राइट। और उनको इंसेंटिव्स, अगर वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करते हैं तो उनको किस तरह से इंसेंटिव दिया जा सकता है, तो उसके लिए भी दो प्लान है हमारे पास, रोवन प्लान एंड होलसेल प्लान, तो उसको हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, राइट। चलिए, time based time rate system, straight time rate system. Under this system the workers are paid on a time basis, that is hour, day, week or a month. The amount of wages due to workers are arrived at by multiplying the time worked including normal idle period by rate for the time. उन्होंने जितने भी घंटे, जितने भी दिन, जितने भी वीक्स, जितने भी मंथ काम किए उस हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो मोस्टली जो सैलराइड एम्प्लॉइज हम कहते हैं, राइट, वो सभी का मंथली सैलरी फिक्स रहती है। फिर कुछ लोगों की डेली जो भी रहता है, डेली की वेज कितना रहेगा, डेली अगर वो 8 आवर्स काम करेंगे तो कितना मिलेगा। किसी किसी लोगों का आर्ली बेसिस पर भी होता है कि वो इतने घंटे काम करेंगे तो पर आवर इस बेसिस पर उनको पेमेंट दिया जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, जनरली जो स्कूल टीचर्स वगैरह है या फिर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जो टीचर है उनको जनरली मंथली सैलरी फिक्स होती है, तो उनका मंथ बेसिस पर पेमेंट किया जाता है। सीए कोचिंग वगैरह में जो भी फैकल्टीज रहते हैं, राइट, उनकी जनरली आर्ली बेसिस पर फिक्स होता है कि भाई आर्ली बेसिस पर इतना उनको पेमेंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? जो फिर मजदूरी करते हैं, राइट, कई बार कंस्ट्रक्शन वगैरह होते हैं तो वहां पर मजदूर चाहिए होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो उनको डे बेसिस पर होता है कि एक दिन काम करेगा तो इतना पैसा दिया जाएगा। तो उस तरीके से हो सकता है, अलग अलग तरीके से जितना भी टाइम वो काम कर रहे हैं उसमें उसके लिए वो पेमेंट दिया जाएगा। उसमें नॉर्मल आइडल टाइम कवर अप होता है। नॉर्मल आइडल टाइम हमने समझा था, मतलब कि जो अनअवॉइडेबल है वो होने ही वाला है, उस टाइम पर एम्प्लॉय कुछ काम नहीं कर रहे बट उसके लिए पेमेंट दिया जाता है। जैसे कि लंच ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, वॉशरूम्स वगैरह जाते हैं, फैक्ट्री गेट से वो प्रीमाइस पर जो उनका वर्कशॉप है वहां पर पहुंचते हैं, तो वो सारी चीजें नॉर्मल आइडल टाइम है। लीव्स हो गए, हॉलीडेज हो गए, राइट, तो ये सारी चीजें नॉर्मल आइडल टाइम है और ये होने ही वाले हैं। क्लियर? टाइम बेस्ड वेजेस पेमेंट इज सूटेबल फॉर द एम्प्लॉइज। यहाँ पर हमें सिचुएशंस बताइए कि ये तीन सिचुएशन में जनरली टाइम बेसिस पर वेजेस देना एडवाइजेबल होता है, सूटेबल होता है। ये आपको एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन, whose services cannot be directly or tangibly measured, for example general helpers, supervisory and clerical staff etc. कई बार जिसका वर्क हम मेजर नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना काम किया, तो उसके लिए टाइम बेसिस पर पेमेंट करना ज्यादा एडवाइजेबल है। जैसे कि हेल्पर्स है, जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर खुद तो कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो देखते हैं कि बराबर प्रोडक्शन वगैरह चल रहा है या नहीं, तो उसका काम हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए उनको टाइम बेसिस पर पेमेंट दिया जाता है।
सेकंड, एंगेज्ड इन हाईली स्किल्ड जॉब्स। हाईली स्किल्ड जॉब्स होती है जिसमें डेली बेसिस पर वगैरह, मतलब कि उनका काम के हिसाब से नहीं दे सकते, उनको एक फिक्स सैलरी या फिर फिक्स टाइम के हिसाब से उनको पेमेंट देना रहेगा, राइट। सीए अगर है तो सीए की अगर कोई भी जॉब वगैरह लगेगी, राइट, तो वो हाईली स्किल्ड जॉब है, तो उसमें जो पेमेंट होगा वो जनरली टाइम बेसिस पर होगा। क्लियर। Third, where the pace of output is independent of the operator. For example, automatic chemical plants, जहां पर जो आउटपुट है, जो प्रोडक्शन है, वो एम्प्लॉय के वर्क उनकी स्पीड के हिसाब से, स्पीड के बेसिस पर नहीं है। मतलब कि फुल्ली ऑटोमेटेड अगर प्लांट है तो उसमें एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है वो नहीं पता चलेगा, तो वहां पर वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है उसके बेसिस पर पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तीन सिचुएशन में टाइम रेट बेसिस जो है वो सूटेबल है। फर्स्ट वन, जहां पर मेजरमेंट नहीं हो सकता, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना उन्होंने काम किया वो पता नहीं चल सकता, राइट, तो वहां पर टाइम रेट बेसिस पर देना चाहिए। हाईली स्किल्ड जॉब है, या फिर थर्ड जहां पर आउटपुट है वो पेस ऑफ द ऑपरेटर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट है वो डिपेंडेबल अपॉन सम अदर फैक्टर्स अदर देन एम्प्लॉइज वर्क एफिशिएंसी। क्लियर। वहां पर टाइम रेट बेसिस पर पेमेंट करना चाहिए। ये आपको एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। वेजेस इज इक्वल टू टाइम वर्क, आवर्स, डे, मंथ, जिस तरीके से आपको रेट दिया है, राइट, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करना है, रेट फॉर द टाइम। अगर आपको डेली बेसिस पर दिया है कि पर डे 800 रुपीज है, तो जितने दिन काम किया उनको 800 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, सिंपल। देन आउटपुट बेस्ड पीस रेट सिस्टम, यहाँ पर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उस हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा। Straight piece rate system. Under this system, each operation, job or a unit of production is termed as a piece. A rate of payment known as the piece rate or piece work rate is fixed for each piece. जितने भी यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे उतना पेमेंट दिया जाएगा, पर यूनिट जो रेट होगा वो फिक्स किया जाएगा। The wages of the worker depend upon his output and rate of each unit of output. It is in fact independent of the time taken by him. कितना टाइम ले रहा है that doesn't matter, वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं that matters, और उसी के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। The wages paid to worker are calculated as wages is equal to number of units produced into rate per unit. Simple, easy, चल। अब प्रीमियम बोनस मेथड्स, जो इंसेंटिव्स बोनस दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अंडर दिस मेथड्स स्टैंडर्ड टाइम इज एस्टैब्लिश्ड फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब। स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है कि भाई ये जॉब करने के लिए, ये काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। दैट इज जनरली कंसिडर्ड एज टाइम अलाउड, टीए, या फिर उसको स्टैंडर्ड आवर्स भी कहा जा सकता है, एसएच। आपको आगे ये शॉर्ट फॉर्म भी मिल सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। स्टैंडर्ड आवर्स, एसएच, या फिर टाइम अलाउड, टीए। कितना टाइम के अंदर ये काम हो जाना चाहिए वो सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। द वर्कर इज गारंटीड हिज डेली वेजेस एक्सेप्ट इन बाथ सिस्टम। ये बाथ सिस्टम वैसे भी हमें समझाया नहीं है, तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। जनरली उनको डेली वेजेस जो भी डिसाइड किया हुआ है वो पे किया जाता है। इफ हिज आउटपुट इज बिलो एंड अप टू स्टैंडर्ड, अगर उनको जितना टाइम दिया है उनसे उतने टाइम में उन्होंने काम कंप्लीट किया, या फिर वो उतने टाइम में भी अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाए, फिर भी उनको जो डेली उनका जो भी वेज फिक्स किया है उतना तो उनको मिनिमम मिलेगा। समझ में आ रहा है। उन्होंने अगर काम जो 8 आवर्स में कंप्लीट करना था वो अगर 9 आवर्स में कंप्लीट हुआ, फिर भी उनको डेली रेट जो 8 आवर्स के लिए फिक्स किया गया है वो तो उनको मिनिमम मिलेगा, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे टू कंप्लीट द वर्क। In case the task is completed in less than the standard time, the saved time is shared between the employee and the employer. अगर जो employee है, लेबर है, वो कम टाइम के अंदर ये काम कंप्लीट कर देता है, तो उनका जो बेनिफिट मिला, उन्होंने जितना कम टाइम में काम कंप्लीट कर दिया, तो वो जितना भी टाइम सेव किया उसके लिए जो भी पेमेंट था वो थोड़ा सा एम्प्लॉय को दिया जाएगा और थोड़ा सा एम्प्लॉयर को मिलेगा। मतलब कि दोनों ही शेयर करेंगे। किस तरह से, वो हम यहाँ पर आगे जो प्लान्स है उसमें समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं होलसेल प्रीमियम प्लान। होलसेल प्रीमियम प्लान में ऐसा है कि जितना भी टाइम सेव करते हैं एम्प्लॉय जो भी है, राइट, उनको जितना भी टाइम अलाउड किया है उसमें से वो कम टाइम में अगर काम करते हैं तो जो बाकी का जो टाइम रहेगा वो टाइम सेव्ड माना जाएगा। वो जितना भी टाइम सेव्ड करते हैं उसके लिए जितना वो पेमेंट करने वाले थे ऑर्गेनाइजेशन, उसका आधा एम्प्लॉय को दिया जाता है और आधा एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट बनता है। मतलब कि दोनों ही लोग जो भी टाइम सेव्ड है उसका 50-50 परसेंटेज करते हैं। मतलब कि एम्प्लॉय ने काम वो कम
टाइम में काम कर दिया तो वो जितना भी टाइम सेव किया उसके भी 50% एम्प्लॉय को दिया जाएगा, और बाकी का उनको नहीं देना पड़ा क्योंकि वो टाइम अलाउड तो पूरा का पूरा था, बट उन्होंने कम टाइम में काम कर दिया तो उनका थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर को भी मिलेगा, और एम्प्लॉय को भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसके फॉर्मूला देखते हैं। ये जो पैराग्राफ्स दिए वो भी देखेंगे, पहले इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में हम थियरी पढ़ेंगे। वेजेस किस तरह से देंगे? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये नॉर्मल है, राइट, कि उन्होंने जितना भी टाइम लिया उन मल्टीप्लाई करेंगे टाइम रेट से। टाइम टेकन को टीटी और टाइम रेट को टाइम रेट या फिर रेट कह सकते हैं। ये हम आगे के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब ये शॉर्ट फॉर्म भी यूज करेंगे इसीलिए। तो जितने भी टाइम में काम किया, राइट, उसके हिसाब से पेमेंट दिया जाएगा, ये नॉर्मल वेजेस आ गया। और ये है बोनस या प्रीमियम। होलसेल प्लान के हिसाब से जो प्रीमियम या बोनस दिया जाएगा ये फॉर्मूला से 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। समझ में आ रहा है? मतलब कि टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, ये तो नॉर्मल वेजेस है, ये होलसेल प्लान होगा या जो आगे हम रोवन प्लान देखने वाले हैं दोनों में सेम रहेगा, ये नॉर्मल वेजेस। तो पर जो बोनस है होलसेल प्लान के हिसाब से 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट करेंगे तो जो मिलेगा वो बोनस होगा एज पर होलसेल प्लान। और टोटल वेजेस, ये बेसिक वेजेस प्लस बोनस करेंगे तो टोटल वेजेस मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन दिया है वो समझते हैं। इलस्ट्रेशन 6, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ अ वर्कर अंडर होलसेल सिस्टम, द रिलेवेंट डेटा इज एज बिलो। टाइम रेट पर आवर ₹60, ये है टाइम रेट। टाइम अलाउड 8 आवर्स, टाइम अलाउड स्टैंडर्ड आवर्स से टाइम अलाउड जो है वो है 8 आवर्स। टाइम टेकन 6 आवर्स, टाइम टेकन, एंड टाइम सेव्ड 2 आवर्स, टाइम सेव्ड। 8 आवर्स उनको अलाउ किया था, उन्होंने 6 आवर्स में काम कंप्लीट कर लिया, दैट मींस कि 2 आवर्स टाइम सेविंग हो गया, राइट। तो इस जो डेटा है उसमें हम अगर होलसेल प्लान के हिसाब से अगर वेजेस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, दैट इज 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। यहां पर फॉर्मूला लिखिए, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, बेसिक वेजेस मिलेगा प्लस 50% ऑफ टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, दैट मींस टाइम सेव्ड। और यहां पर तो हमें डायरेक्टली दे दिया है तो वो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी अगर आप टाइम सेव्ड लिखते तो चलता। इनटू टाइम रेट, सिंपल, 6 आवर्स में उन्होंने काम कर लिया इंटू ₹60 जो रेट है, प्लस हाफ या फिर 50% इंटू 2 आवर्स टाइम सेव्ड इंटू ₹60। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हो जाएगा ₹420, 360 बेसिक वेजेस प्लस ₹60 क्या हो जाएगा? बोनस, इंसेंटिव। समझ में आ रहा है? ₹420 टोटल वेजेस मिलेंगे। यहां पर उन्होंने 2 आवर्स सेव किए, इसीलिए 2 आवर्स में से 2 आवर्स का वेजेस कितना होता है? ₹60 इंटू 2, दैट इज ₹120। 120 में से ₹60, 50% किसको दिए? एम्प्लॉयज को, और 50% किसके लिए सेविंग है? एम्प्लॉयर के लिए। कैसे सेविंग है? क्योंकि अगर ये एम्प्लॉय अगर 8 आवर्स पूरा का पूरा जितना टाइम अलाउड था उतने में ही अगर काम करता तो उसका वेजेस कितना हो जाता? टाइम टेकन हो जाता 8 आवर्स इंटू ₹60, तो वो हो जाता ₹480। समझ में आ रहा है? बट यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने 6 आवर्स में काम कर लिया, तो 2 आवर्स का जो टाइम सेविंग हुआ, 2 आवर्स का टाइम सेविंग हुआ तो उसमें से बोनस देंगे कि भाई चलो आपने फटाफट काम कर लिया, तो 6 आवर्स के वेजेस तो आपके बनते हैं, हक से बनते हैं, वो तो आप ले जाइए। प्लस आपने जो 2 आवर्स का सेविंग किया उसमें से हम 50% आपको देंगे और 50% हम रखेंगे, एम्प्लॉयर ऐसा बोलता है। 50% दे देंगे, मतलब कि ये जो ₹60 फॉर एन आवर है वो एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, दैट इज ₹420 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट ₹60 खुद भी रख रहे हैं, खुद के लिए भी सेविंग है, एम्प्लॉयर के लिए भी, अदरवाइज ₹480 होता, अभी ₹420 का वेजेस हुआ तो ₹60 का बेनिफिट एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर जो ₹120 का काम बच गया, मतलब ₹120 ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच गए, उसमें से 50% एम्प्लॉय को दिए जाएंगे और 50% एम्प्लॉयर को दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये होलसेल प्रीमियम प्लान है, 50% शेयरिंग प्लान है। समझ में आ रहा है? इजी सी फॉर्मूला है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। टाइम सेव्ड कैसे मिलता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। अगर ये नहीं दिया होता तो भी हमें ऑब्वियसली मिल जाता। क्लियर? कुछ डाउट? चल अब इसकी थियरी पढ़ते हैं। अंडर होलसेल प्रीमियम प्लान अ स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच जॉब और अ प्रोसेस, टाइम अलाउड या फिर स्टैंडर्ड आवर्स। If there is no saving on this standard time allowance, the worker is paid only his day rate.
अगर वो स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम नहीं कर पाते हैं तो उनको डे रेट दिया जाता है। मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें 480 रुपीज मिलता है, बट he gets his time rate even if he exceeds the standard time limit since his day rate is guaranteed। अगर वो 8 आवर्स का काम अगर 9 आवर्स 10 आवर्स में करता फिर भी उनको 480 रुपीज तो मिलता है, क्योंकि वो डे रेट जो है डे का उनको जो वेजेस देने वाले थे वो फिक्स और वो मिलेगा ही, उतना मिनिमम मिलेगा। If, however, he does the job in less than the standard time, he gets a bonus equal to 50% of the wages of time saved। अगर वो टाइम जो अलाउड है उनके पहले काम कंप्लीट करता है तो उसने जितना टाइम सेव किया उसके जितने वेजेस है उसका 50% एम्प्लॉय को मिलेगा। जो हमने देखा था कि भाई 120 रुपीज 2 आवर्स उन्होंने बचाए तो 2 आवर्स का वेजेस कितना होता है ₹120, उसका 50% किसको मिला? एम्प्लॉय को। समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉयर बेनिफिट्स बाय द अदर 50%, और बाकी के जो 60 रुपीज है वो किसके लिए बेनिफिशियल है? एम्प्लॉयर के लिए, क्योंकि उसको उतना पेमेंट नहीं करना पड़ा। The scheme also is sometimes referred to as the wholesale 50% प्लान। ये भी आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं, होलसेल 50% प्लान, होलसेल प्रीमियम प्लान या फिर होलसेल 50% प्लान। तो उसमें हमें ये फॉर्मूला यूज करनी रहेगी और उसकी फॉर्मूला दे रखी है। समझ में आ रहा है? बट अगर हम रेशनली लॉजिकली देखना चाहे तो ये एम्प्लॉय के लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर वो 8 आवर्स का काम अगर 6 आवर्स में कर रहा है तो एक्चुअल में तो उसको लॉस हो रहा है, उसके तो 60 रुपीज का नुकसान हो गया ना। समझ में आ रहा है? अगर वो 8 आवर्स काम करता, इवन 8 आवर्स से ज्यादा काम करता, फिर भी उसको 480 रुपीज मिलता है, बट उन्होंने 6 आवर्स में काम कर लिया तो उसको सिर्फ 420 रुपीज मिले, 60 रुपीज का तो लॉस हो रहा है। तो वैसे देखने चाहिए तो कई बार एम्प्लॉय इतना मोटिवेट नहीं हो सकता है इस प्लान की वजह से, बट ये थ्योरेटिकली ये प्लान दिए हुए हैं और इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें ये कैलकुलेट करने होंगे। चलिए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस: टाइम रेट इज गारंटीड व्हाइल देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। टाइम रेट तो आपको मिलने ही वाला है, बट अगर आप एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, फटाफट काम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा बोनस मिलेगा। एक्चुअल में ये मिथ है, क्योंकि एक्चुअल में ज्यादा नहीं मिल रहा है, एक्चुअल में कम मिल रहा है, बट ठीक है अब दिया है तो हमें यही एडवांटेज याद रखना होगा। The system is equitable in as much as the employer gets a direct return for his effort in improving production methods and providing better equipment। कई बार जो वर्कर फटाफट काम कर रहे हैं, एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसके पीछे ऐसा भी रीजन हो सकता है कि जो इक्विपमेंट्स है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ऑटोमेशन हो गया, राइट, मशीन्स अच्छे है, उस वजह से भी एम्प्लॉय का काम फटाफट हो रहा है। तो जो एम्प्लॉयर ने एफर्ट्स दिए हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी और इम्प्रूव द स्पीड और एफिशिएंसी ऑफ द मशीन्स वगैरह, तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय ले जाए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने भी वर्क किया है, शायद उन्होंने भी ऑटोमेशन वगैरह किया, उस वजह से एम्प्लॉय फटाफट काम कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को भी मिलेगा। डिसएडवांटेजेस: इंसेंटिव इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज विद पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम जितना ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि अगर पीस रेट सिस्टम देखेंगे तो उसमें तो जितना यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा उतना मिलेगा, यहाँ पर तो फटाफट काम कर रहा है तो एक्चुअल में तो उसको लॉस हो रहा है। इनफैक्ट द हार्डर द वर्कर वर्क्स द लेसर ही गेट्स पर पीस। जितना वो ज्यादा काम करेगा, फटाफट काम करेगा, उसका पीस रेट बेसिस पर देखने जाएंगे तो उसको एक्चुअल में कम प्राइस मिलेगा। अगर वो 8 आवर्स में 100 यूनिट्स बनाता है तो 480 रुपीज 4.8 रुपीज पर यूनिट मिलेगा, बट अगर वो 6 आवर्स में बनाता है तो 420 रुपीज टोटल वेजेस हो जाएंगे, और पर पीस अगर वो 100 यूनिट्स उन्होंने 6 आवर्स में बना दिए तो पर यूनिट तो उसको सिर्फ 4.2 रुपीज मिला। तो एक्चुअली में उन्होंने हार्डर काम किया, ज्यादा काम किया, फिर भी उसको कंपेरेटिवली लेस वेजेस मिल रहे हैं, इसीलिए ये ज्यादा मोटिवेशनल नहीं है, ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है फॉर द एम्प्लॉय। द शेयरिंग प्रिंसिपल मे नॉट बी लाइक्ड बाय एम्प्लॉयज। उन्होंने जल्दी काम कर लिया, फिर भी उसको जो टाइम सेव किया उसमें से तो बेनिफिट किसको देना पड़ रहा है? एम्प्लॉयर को, तो शायद वो इतना हैप्पी ना हो। समझ में आ रहा है? तो ये डिसएडवांटेजेस है, ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। क्लियर? ये था होलसेल प्रीमियम प्लान। अब हम देखते हैं रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान जो है वो टाइम सेव किया है, उस वो टाइम अलाउड का जितना प्रोपोर्शन है उसके बेसिस पर पेमेंट दिया जाता है, उसके बेसिस पर बोनस दिया जाता है। रोवन सिस्टम से ये थोड़ा सा अलग है। According to this system, a standard time allowance is fixed for the performance of a job and bonus is paid if time is saved। ये हमने आगे भी देखा था, टाइम अलाउड जो है स्टैंडर्ड आवर्स है वो फिक्स की जाती है और उसमें से जितना भी टाइम सेव करता है उसके बेसिस पर बोनस दिया जाता है। Under Rowan system, the bonus is
दैट proportion ऑफ द टाइम wages as टाइम saved based to the standard time. स्टैंडर्ड टाइम का जितना भी टाइम सेव किया उसके प्रोपोर्शन के बेसिस पर यहाँ पर बोनस दिया जाता है। कैसे? इसकी फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, दिस इज नॉर्मल वेजेस, राइट? टीटी टाइम टेकन इनटू टीआर टाइम रेट, प्लस बोनस किस तरह से दिया जाता है? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, टीएस अपॉन टीए इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये जो बोनस का पार्ट है ये रहेगा एज पर रोवन प्लान। समझ में आ रहा है? ये तो बेसिक वेजेस है। तो बेसिक वेजेस तो होलसेल प्लान हो या रोवन प्लान दोनों में सेम रहेंगे, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। पर जो बोनस है वो रोवन में किस तरह से दिया जाएगा? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। ये टाइम सेव्ड और टाइम टेकन अदल बदल भी कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। क्लियर? तो रोवन प्लान के फॉर्मूला फटाफट एक बार, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट हो रहा है जितना भी टाइम सेव किया कंपेयर टू टाइम अलाउड। चलिए इसके भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे, बट ये जो इलस्ट्रेशन है वो देख लेते हैं। जो इलस्ट्रेशन 6 में जो डेटा दिया था वही इलस्ट्रेशन 7 में दिया हुआ है। टाइम रेट पर आवर है ₹60, टाइम अलाउड है 8 आवर्स, टाइम टेकन है 6 आवर्स, टाइम सेव्ड है 2 आवर्स। टाइम रेट टीआर, टाइम अलाउड टीए, टाइम टेकन टीटी एंड टाइम सेव्ड टीएस। और यहाँ पर हमें रोवन सिस्टम के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट करने रहेंगे। तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट मतलब कि 6 आवर्स इंटू 60 रुपीज 360, वो तो होल से हो या रोवन, ये तो एज इट इज रहेगा। अब बोनस जो है टाइम सेव्ड मतलब कि 2 आवर्स अपॉन टाइम अलाउड दैट इज 8 आवर्स इनटू टाइम टेकन दैट इज 6 आवर्स इनटू ₹60। So 2 hours upon 8 hours into 6 hours into ₹60, that is ₹360 plus ₹90, that is ₹450। तो रोवन प्लान के हिसाब से यहाँ पर उनका टोटल वेजेस जो है वो ₹450 हो जाएगा, जबकि होलसेल प्लान के हिसाब से हो रहा था 420। तो वैसे देखना चाहे तो अगर सेम सिचुएशन है तो उसमें रोवन प्लान जो है वो ज्यादा बेटर हो सकता है। नॉट इन एवरी सिचुएशन, बट इस सिचुएशन में ये रोवन प्लान ज्यादा बेटर हो सकता है। समझ में आ रहा है? पर यहाँ पर भी एक कैच है कि ये जो रोवन प्लान है वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर एम्प्लॉय जो है वो बहुत ही ज्यादा फटाफट काम कर लेगा तो एक्चुअल में उसका जो ओवरऑल जो वेजेस है, ओवरऑल जो बोनस है वो कम हो जाएगा। कैसे? तो वो देखते हैं। चलिए अब हम ऐसा मानते हैं कि अगर 60 रुपीज, ये टाइम रेट वही है, 8 आवर्स टाइम अलाउड है। अब टाइम टेकन जो है राइट वो 4 आवर्स में उन्होंने काम कर लिया और उन्होंने 4 आवर्स का टाइम सेव किया, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? उस केस में जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट मतलब कि 4 आवर्स इंटू ₹60, तो वो हो जाएगा 240। फिर जो बोनस है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड मतलब कि 4 आवर्स अपॉन 8 आवर्स इंटू टाइम टेकन 4 आवर्स इंटू ₹60, तो यहां पर बच जाएगा 2 और यहां पर भी 2, तो यहां पर हो जाएगा ₹240 प्लस ₹120, तो ये हो जाएगा ₹360। समझ में आ रहा है? अगर हम ऐसा मानते हैं कि अगर मतलब कि ये जो 50% टाइम सेव किया फिर भी उसका जो बोनस है राइट वो बहुत ही ज्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिला। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा मानते हैं कि जो काम है उन्होंने 3 आवर्स में कंप्लीट कर लिया मतलब कि जो टाइम टेकन है वो है 3 आवर्स मतलब कि टाइम सेव्ड हो जाएगा 5 आवर्स, तो क्या हो जाएगा? जो टाइम टेकन है 3 आवर्स इंटू ₹60 दैट इज ₹180 प्लस टाइम सेव्ड हो जाएगा 5 आवर्स अपॉन 8 आवर्स इंटू 3 आवर्स जो टाइम टेकन है इंटू ₹60। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 15 5 75 75 231 225 225 अपॉन 2 मतलब कि 22110 112.5 ₹180 प्लस ₹112.5,
तो ये हो जाएगा 292.5। मतलब कि अगर आपने ज्यादा टाइम सेव किया फिर भी आपका जो बोनस है वो कम हो रहा है, मतलब कि ओवरऑल वेजेस कम हो रहे हैं। यहाँ पर 112.5 मिला, यहाँ पर आपको 120 मिल रहे थे। मतलब कि अगर आप 4 आवर्स अगर बचाते हैं तो ये आपका सबसे ज्यादा बोनस होगा, बाद में आपका बोनस फिर से कम होता जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर 2 आवर्स बचाए थे तो बोनस था 90 रुपीज, 4 आवर्स बचाए तब बोनस हो गया 120 रुपीज, और अगर उन्होंने 5 आवर्स बचाए तो हो गया 112.5। इवन अगर सेम एम्प्लॉय अगर 5 आवर्स में काम करता है और 3 आवर्स का टाइम सेविंग करता है, टाइम टेकन अगर है 5 आवर्स एंड टाइम सेव्ड है 3 आवर्स, तो भी यही आंसर आएगा, क्योंकि क्या है मल्टीप्लीकेशन में ना, टाइम सेव्ड इनटू टाइम टेकन। तो टाइम सेव्ड 5 आवर्स हो या फिर टाइम टेकन 5 आवर्स हो, दोनों का आंसर सेम आएगा ना। यहाँ पर टाइम सेव्ड है 3 आवर्स अपॉन 8 आवर्स इंटू 5 इंटू 60 रुपीज, तो ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा ₹112.5। मतलब कि जो हाईली एफिशिएंट है और हाईली इनएफिशिएंट है, दोनों का बोनस सेम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर किस तरह से हो रहा है, ये जो रोवन प्लान है वो इस तरह से चल रहा है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वो कब है, 50% टाइम सेविंग होगा ना तब तक। अगर मतलब कि अगर 10% है, 20% है, तो बढ़ता जाएगा, बोनस बढ़ता जाएगा, 50% पर मैक्सिमम बोनस मिलेगा। अगर उनसे ज्यादा भी अगर ये टाइम सेव कर रहा है 60%, 80%, तो उसका एक्चुअल में बोनस कम होता जाएगा। मतलब कि ये रोवन प्लान इस तरह से बनाया गया है कि अगर एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा काम करने जाएगा, बहुत ही फटाफट काम करने जाएगा, मे बी कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी ऑफ द वर्क, तो उसका बोनस बहुत ही ज्यादा नहीं मिलेगा, वो एवरेज आउट हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्चुअली। इसलिए शायद हो सकता है कि एम्प्लॉयज को पता चले और वो बहुत ही ज्यादा टाइम बचाने के बारे में ना सोचें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा टाइम बचाने जाएगा तो हो सकता है कि वो क्वालिटी पर ध्यान ना दे। इसीलिए ये फुल प्रूफ प्लान है कि इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ही कम है। एक पॉइंट से ज्यादा वो बोनस नहीं कमा पाएगा। बोनस की बात करें, ओवरऑल वेजेस के बारे में नहीं सोच रहे, ओवरऑल वेजेस तो कम ही हो रही जितना टाइम सेव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, राइट? तो ये रोवन प्लान का बेनिफिट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉयर, बट यही एम्प्लॉय के लिए ज्यादा मोटिवेशनल नहीं है, उसको ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा अगर रोवन प्लान है तो। समझ में आ रहा है, राइट? 50% तक ठीक है, उसके बाद ये खराब बन जाएगा ये प्लान। चलिए इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते हैं। Advantages: it is claimed to be the foolproof system in as much as a worker can never double his earnings even if there is a bad rate setting. ये इस तरह से बनाया गया है कि अगर बेड रेट सेटिंग होगा, खराब मतलब कि कुछ गलती हो गई है रेट सेटिंग सिस्टम में, फिर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट एम्प्लॉई को नहीं मिलेगा। कैसे, वो हम आगे के एक एग्जांपल में भी देखेंगे, ये पॉइंट हमारा कवर अप हो जाएगा। It is admirably suitable for encouraging moderately efficient worker as it provides a better return for moderate efficiency than under the wholesale plan. मॉडरेट एफिशिएंसी है तो ये होलसेल प्लान से बेटर है, वो तो हमने ये एग्जांपल में ही देखा। मॉडरेट एफिशिएंसी मतलब कि 2 आवर्स अगर बचा रहा है तो होलसेल प्लान के अंदर 420 था, बट रोवन प्लान में 450 था, तो रोवन प्लान से होलसेल प्लान से बेटर अर्निंग मिल सकता है एम्प्लॉय को। समझ में आ रहा है? The sharing principle appeals to the employer as being equitable. एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलेगा, राइट? एम्प्लॉयर के लिए एडवांटेज है। Disadvantages: the system is a bit complicated. इसमें कैलकुलेशन करना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। The incentive is weak at high production level where the time saved is more than 50% of time allowed. अगर टाइम अलाउड का 50% से ज्यादा अगर टाइम सेविंग है तो इस केस में ये जो इंसेंटिव सिस्टम है ये मोटिवेशनल नहीं है, ये वीक सिस्टम है, क्योंकि 50% से ज्यादा टाइम सेव करेगा तो एक्चुअली उसका बोनस कम हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी ये फिगर्स लेकर समझा। समझ में आ रहा है, राइट? 50% पे सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद उसका फिर से जो बोनस है वो कम हो जाएगा अगर वो 50% से ज्यादा टाइम सेविंग करेगा, तो इसलिए ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसएडवांटेज बन जाएगा। The sharing principle is not generally welcomed by employees. शेयरिंग प्रिंसिपल एम्प्लॉइज वेलकम नहीं करेंगे। हाँ, एम्प्लॉयर के लिए एडवांटेज है और एम्प्लॉय के लिए ये डिसएडवांटेज। क्लियर? ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्लियर? चलो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 8। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। टू वर्कमैन A and B प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल।
ए और बी दो एम्प्लॉयज और सेम प्रोडक्ट बनाते हैं सेम मटेरियल का यूज करके, सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज आल्सो द सेम, उन दोनों के वेज रेट जो है वो भी सेम है। A is paid bonus according to the Rowan system, while B is paid bonus according to the wholesale system. A को रोवन के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है, बोनस जो भी है, और जबकि B को जो है वो होलसेल के हिसाब से। रोवन प्लान का बोनस का फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, जबकि होलसेल प्लान के हिसाब से 50% इनटू टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। बाकी जो बेसिक वेजेस है वो तो दोनों में सेम है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। The time allowed to make the product is 50 hours. ये 50 hours क्या हो जाएगा? टाइम अलाउड। समझ में आ रहा है? टाइम अलाउड कितना है? 50 hours है। A takes 30 hours. ये 30 hours A के लिए क्या है? टाइम टेकन। While B takes 40 hours to complete the product. B का टाइम टेकन कितना है? 40 hours. तो टाइम अलाउड और टाइम टेकन का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टाइम सेव्ड। The factory overhead rate is ₹5 per man hour actually worked. ये समझने से पहले जितना हमें इंफॉर्मेशन पता चला वो हम एक बार समराइज कर लेते हैं। ए और बी दो एम्प्लॉयज हैं, राइट, जो उनको मटेरियल दोनों में सेम है, सेम मटेरियल सेम वेज रेट, जो टाइम रेट जो है वो दोनों में सेम है। टाइम अलाउड जो है दोनों ही केस में है 50 आवर्स। फिर जो टाइम टेकन है वो ए ने कितना लिया? 30 आवर्स, जबकि बी ने 40 आवर्स। टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। तो ए के केस में कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30 दैट इज 20 आवर्स, और बी के केस में कितना हो जाएगा? 50 माइनस 40 दैट इज 10 आवर्स। समझ में आ रहा है? इतना हमें बताया गया। फिर ए ये भी बताया गया कि बोनस प्लान किस तरह से है। ए के केस में है रोवन और बी के केस में है होलसेल, राइट। चलिए, अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्कड। जो भी ओवरहेड्स है वो किसी बेसिस पर जो भी जॉब है, जो भी प्रोडक्ट है उसमें एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ओवरहेड्स जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्टली नहीं पता है कि ये प्रोडक्ट बनाने में या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में कितना गया। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो बहुत सारे मटेरियल बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने में यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी एक्सपेंस है, राइट, वो कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक स्पेसिफिक जॉब प्रोसेस को हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, क्योंकि उसका बिल जो आता है वो मंथली आता है, टू बाय मंथली आता है, तो वो डायरेक्टली पता करना काफी डिफिकल्ट होता है, और उसी वजह से उसे ओवरहेड्स माना जाता है। और वो जो ओवरहेड्स है वो सभी में किसी ना किसी बेसिस पर अपोर्शन किए जाते हैं, मतलब कि डिवाइड किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे जितने भी ओवरहेड्स है वो एक साथ इकट्ठा किए जाते हैं और फिर कोई बेसिस के ऊपर वो जितने भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, जॉब, डिपार्टमेंट, प्रोसेसेस वगैरह उसमें डिवाइड किए जाते हैं। और वो जो डिवाइड करके हमें यहाँ पर एक रेट दिया गया है ₹5 पर मैन आवर, मतलब कि जितने भी मैन आवर्स से लेबर आवर्स काम किया गया उसमें पर आवर फैक्ट्री ओवरहेड्स है ₹5। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिसिटी ही हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका यूसेज किस बेसिस पर होता है कि भाई जितने एम्प्लॉयज जितने आवर्स के लिए काम करते हैं, कई बार वो मशीन आवर के बेसिस पर भी होता है कि भाई कितने आवर्स मशीन चला, तो ऐसा कोई भी बेस हो सकता है। तो यहाँ पर मैन आवर्स जो है, लेबर आवर्स है, वो बेस है, और ये लेबर आवर्स के बेसिस पर ये डिवाइड किया जाएगा सारे प्रोडक्ट, सारे डिपार्टमेंट वगैरह को। ये इन डिटेल हम चैप्टर 4 ओवरहेड्स में कवर अप करेंगे, बट यहाँ पर जो अभी आपको समझना है वो क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड जो एक्सपेंस है वो किस तरह से यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे। ₹5 पर मैन आवर, जितने भी आवर्स काम किया है, लेबर ने काम किया है, उस हिसाब से ये ₹5 एक्सपेंस ऐड किया जाएगा। And the factory cost for the product for A is ₹3490 and for B it's ₹3600। जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो कितना है? ए के केस में है ₹3490 और बी के केस में 3600। अब ये फैक्ट्री कॉस्ट किस तरह से मिल सकता है? जितना भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई भी है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, इन चारों का अगर हम टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट।
इसमें और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट वो इन डिटेल हम चैप्टर 6 कॉस्ट शीट है उसके अंदर अब कवर अप करेंगे। तो अभी जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फैक्ट्री कॉस्ट क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। हमें यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हैं, तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर हमें ऑलरेडी फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है, समझ में आ रहा है। तो और दो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी गई है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट जो है वो क्या है, ₹5 पर मैन आवर। ए के केस में कितनी मैन आवर्स है, 30, और बी के केस में 40 आवर्स। तो उसको 30 और 40 से ₹5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी के केस में फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें मिल जाएगा। और हमें दिया है फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है। जो फैक्ट्री कॉस्ट है वो ए के केस में कितना है, ₹3490 और बी के केस में 3600। तो फैक्ट्री कॉस्ट है ₹3490 और बी के केस में ₹3600। राइट, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है। नाउ रिक्वायर्ड, कंप्यूट द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस हमें कैलकुलेट करने हैं क्योंकि वो हमें नहीं दिया है। इतना बताया है कि दोनों ही केस में सेम है, ए और बी दोनों को ही सेम वेज रेट पे किया जाता है। राइट, ये सेकंड लाइन में दिया था। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल कॉस्ट हमें नहीं दिया है, ये बताया था कि भाई सेम मटेरियल यूज करते हैं, बट वो कौन सा क्या कितने रुपए का वो नहीं दिया है। तो मटेरियल कॉस्ट हमें फाइंड करना है और नॉर्मल वेज रेट फाइंड करना है। प्रिपेयर स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन, और फिर उन दोनों फैक्ट्री कॉस्ट को हमें कंपेयर करना है, ए और बी के। राइट, वो हम बाद में करेंगे, पहले ए और बी को हमें कैलकुलेट करना रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट भी नहीं दिया है और वेज रेट भी नहीं दिया है, तो उसको हमें अज्यूम करना होगा। सो लेट्स अज्यूम कि जो मटेरियल है, राइट, वो ₹X का है, दोनों में ही सेम है, और जो वेज रेट है वो ₹Y है, ₹Y पर आर। समझ में आ रहा है, ₹Y पर आर, और ये जो मटेरियल है वो टोटल है ₹X। क्लियर। अब हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, इसमें से हमें X और Y को फाइंड करना है, मतलब कि मटेरियल कॉस्ट और वेज रेट को फाइंड करना है। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई फैक्ट्री कॉस्ट कैसे मिलेगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यही हमें टोटल करना है और उससे हमारे दो इक्वेशन मिलेंगे और फिर इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हमारा आंसर एक्स और वाई हमें मिल जाएंगे, जो आप मैथमेटिक्स वगैरह में करते थे। चलिए, यहां पर पर्टिकुलर्स ए और बी। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट दोनों में एक्स आएगा, समझ में आ रहा है। फिर वेजेस। अब वेजेस में दो कंपोनेंट है, बेसिक वेजेस। तो बेसिक वेजेस कैसे मिलेगा, टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन 30 एंड 40 आवर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, और जो रेट है वो है वाई। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 30y और यहां पर 40y। क्लियर। फिर बोनस। अब दोनों का अलग अलग है, ए के केस में है रोवन के हिसाब से, बी के केस में है होलसे के हिसाब से। तो उसकी फॉर्मूला क्या है, रोवन की टाइम टेकन टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट। तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, राइट, वो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है 20 आवर्स एंड 10 आवर्स। टाइम अलाउड है 50 आवर्स, टाइम टेकन है 30 एंड 40 आवर्स, और टाइम रेट जो है वो हमने y अज्यूम किया हुआ है। तो यहां पर टाइम सेव्ड 20 आवर्स अपॉन 50 आवर्स इंटू 30 इंटू y। समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहां पर ये 0 0 गया, 30 और 5 यहां पर 6 इंटू 2 12y हो जाएगा। और यहां पर अगर हम करेंगे तो यहां पर 50% ऑफ टाइम सेव्ड होगा, तो 50% इंटू टाइम सेव्ड है 10 आवर्स इंटू ₹y। तो 50% है, तो 10 का 50% मतलब कि 5y, ये बोनस हो जाएगा। क्लियर। फिर इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो ₹5 पर मैन आवर। तो यहां पर x में कितनी मैन आवर्स है, 30 इंटू 5 दैट इज 150 रुपीज, और बी के केस में कितनी आवर्स है, 40 इंटू ₹5 दैट इज 200 रुपीज। तो इन तीनों का अगर हम टोटल करेंगे, राइट, तो क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज ₹3490 एंड 3600, 3490 एंड 3600। क्लियर। चलिए, अब हमें यहां से दो इक्वेशन मिल जाएंगे,
एक का अगर इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 30y प्लस 12y प्लस 150 इज इक्वल टू 3490। तो ये 30y प्लस 12y तो टोटल हो जाएगा, दैट इज 42y। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस 42y प्लस 150 इज इक्वल टू 3490। अब ये 150 इज इक्वल टू की दूसरी ओर चला जाएगा तो वो माइनस में चला जाएगा, तो x प्लस 42y इज इक्वल टू 3490 माइनस 150, तो 3390 3340, तो ये हो जाएगा 3340। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में b, x प्लस 40y प्लस 5y प्लस 200 इज इक्वल टू 3600। 40y प्लस 5y दैट इज 45y, तो ये हो जाएगा x प्लस 45y प्लस 200 इज इक्वल टू 3600, राइट। तो ये 200 भी इज इक्वल टू की दूसरी ओर चला जाएगा तो माइनस, सो x प्लस 45y इज इक्वल टू 3600 माइनस 200 दैट इज 3400। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस 42y इज इक्वल टू 3340 और x प्लस 45y इज इक्वल टू 3400। अब यहाँ पर माइनस की साइन लगाते हैं, इसको माइनस करते हैं तो x यहाँ पर वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे। 425y में से 45y माइनस करते हैं तो माइनस 3y इज इक्वल टू 3340 में से 3400 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 60। सो y इज इक्वल टू 60 अपॉन 3, सो कितना हो जाएगा, ₹20। तो जो वेज रेट जो है वो कितना मिल गया हमें, ₹20, जो हमारा फर्स्ट आंसर जो था, राइट। तो जो हमारा वेज रेट है वो कितना हो गया, ₹20 पर आवर। क्लियर। अब जो हम y की वैल्यू हमें मिल गए, राइट। अब हम कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो x है मतलब कि मटेरियल कॉस्ट है वो हमें मिल जाएगा। चलिए, सो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें, x प्लस 42y इज इक्वल टू 3340, सो x प्लस 42 इंटू 20 इज इक्वल टू 3340, so x is equal to 3340 minus 42 into 20 that is 840, so x is equal to, अगर 40 निकल जाएंगे तो 3300 उसमें से 800 that is ₹2500। so मटेरियल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ₹2500। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हमें x की वैल्यू मिल गई 2500 और y की वैल्यू मिल गई ₹20। तो अब ये जो हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट हमने बनाया जिसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट जो हमने ऐड किया था, उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये पूरा ही जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से बन जाएगा और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो हमारा सोल्व हो जाएगा, जिसमें बताया है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द टू वर्कमैन, राइट। चलिए, तो इसका आंसर इसी में देख लेते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ए और बी, मटेरियल कॉस्ट दोनों में ही x सेम था, दैट इज 2500। फिर था डायरेक्ट वेजेस, वो था ₹20 पर आवर। ए ने 30 आवर्स में काम किया था तो 30 आवर्स इंटू ₹20 दैट इज 600 एंड y ने 40 आवर्स में काम किया था इंटू ₹20 दैट इज 800। फिर बोनस 12y था फॉर ए, तो 12 इंटू ₹20 दैट इज 240 एंड बी के लिए था 5y दैट इज 5 इंटू ₹20 दैट इज ₹100 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 150 एंड 200 रिस्पेक्टिवली, और इन सभी का टोटल कितना हो जाएगा 3490 एंड 3600। क्लियर, इजी। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 9। Bonus paid under the wholesale plan with bonus at 50% for the time saved equals the bonus paid under the row 1 system। जो होलसेल प्लान के हिसाब से जिसमें हम 50% ऑफ टाइम सेव्ड पे ही करते हैं एम्प्लॉय को, और जो रो 1 सिस्टम के हिसाब से जो बोनस दिया जाता है वो इक्वल हो जाएगा। होलसेल सिस्टम के हिसाब से बोनस और रो 1 सिस्टम के हिसाब से बोनस इक्वल हो जाएगा। When will this statement hold good? ये स्टेटमेंट कब सही हो सकता है? फॉर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ, आपको उसके लिए प्रूफ देना है। समझ में आ रहा है? मतलब कि होलसेल प्लान और रो 1 प्लान दोनों के हिसाब से बोनस इक्वल आएगा, ऐसा कब होगा? तो चलिए उसकी फॉर्मूला हम पुट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। हमें क्या करना है, होलसेल प्लान बोनस इज इक्वल टू रो 1 प्लान बोनस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, हमें ऐसा प्रूव करना है।
राइट, होलसेल प्लान इज इक्वल टू रो वन प्लान। अब होलसेल प्लान की फॉर्मूला, यहाँ पर सिर्फ हमें बोनस एलिमेंट जो प्रीमियम एलिमेंट है वही कंसिडर करना है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट जो बेसिक वेजेस है उसको कंसिडर नहीं करना है। तो होलसेल प्लान के हिसाब से फॉर्मूला क्या है, 50% इंटू टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट, क्लियर। और रो वन प्लान के हिसाब से क्या फॉर्मूला है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर टाइम सेव्ड तो एलिमिनेट हो जाएगा, टाइम रेट भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 50% इज इक्वल टू टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। मतलब कि जब भी जितना भी टाइम अलाउ किया है उसका 50% टाइम टेकन होगा, मतलब कि 50% टाइम सेव किया जाएगा, उस केस में दोनों ही केस में बोनस इक्वल रहेगा। सिंपल। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो हमने इलस्ट्रेशन 6 और 7 किया था उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन थी। टाइम रेट था ₹60 और टाइम अलाउड था 8 आवर्स। अब हम यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है कि भाई टाइम टेकन है वो 50% ऑफ टाइम अलाउड है, मतलब कि अगर टाइम टेकन 4 आवर्स है, मतलब कि टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा 4 आवर्स। तो इस केस में हम होलसेल और रोवन प्लान के हिसाब से देखते हैं कि भाई बोनस क्या इक्वल आता है या नहीं। होलसेल प्लान के हिसाब से अगर हम देखने चाहे तो टाइम सेव्ड के 50% इंटू टाइम रेट, तो टाइम सेव्ड कितना है 4 आवर्स इंटू 50% इंटू ₹60। तो 4 आवर्स के 50% दैट इज 2 आवर्स इंटू ₹60 दैट इज ₹120। अब रो वन प्लान के हिसाब से देखते हैं, उसमें क्या है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। सो टाइम सेव्ड कितना है यहाँ पर 4 आवर्स अपॉन 8 आवर्स इंटू 4 आवर्स टाइम टेकन इंटू ₹60, क्लियर। यहाँ पर 4 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 आवर्स इंटू ₹60 दैट इज ₹120। तो यहाँ पर देखिए होलसेल के हिसाब से भी 120 आया और रोवन के हिसाब से भी 120 आया। तो ये जो स्टेटमेंट है वो कब होल्ड गुड कि रोवन प्लान और होलसेल प्लान के हिसाब से बोनस इक्वल आ सकता है, कब, जब टाइम टेकन 50% ऑफ टाइम अलाउड होगा तब, क्लियर। ये हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। अगर आपको क्वेश्चन में पूछते तो आप सिर्फ इतना बताएंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पर जो भी आप एलिमेंट लेते हैं उसका फुल फॉर्म लिख के अच्छे से फॉर्मूला लिखकर आपको समझाना होगा। चलिए, इसका आंसर जो है ये इसी तरीके से दिया है, तो आप एक बार देख सकते हैं। चलिए, फिर सेकंड क्वेश्चन है इस इलस्ट्रेशन में, द टाइम अलाउड फॉर ए जॉब इज 8 आवर्स, टाइम अलाउड है 8 आवर्स, द आर्ली रेट इज ₹8, टाइम रेट है वो ₹8 है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द बोनस अर्नड, द टोटल अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय एंड आर्ली अर्निंग्स, कितना बोनस अर्न किया, टोटल अर्निंग्स कितना और आर्ली अर्निंग्स। आर्ली अर्निंग्स कैसे मिलेंगे, टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, clear. Under the wholesale system with 50% of bonus for time saved and Roman system for each hour saved progressively. यहां पर मतलब कि आपको क्या करना है, रोवन सिस्टम से भी कैलकुलेट करना है और होलसेल सिस्टम से भी कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पर टाइम टेकन और टाइम सेव्ड कैसे होगा कि आपका जो टाइम सेव्ड है वो प्रोग्रेसिवली, ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली, मतलब कि पहले आपके पास टाइम अलाउड है 8 आवर्स, तो उसमें से आप टाइम टेकन कितना होगा 8 आवर्स, मतलब कि 0 टाइम सेविंग। फिर आप 8 आवर्स का काम 7 आवर्स में कर रहे हैं, दैट इज 1 आवर का टाइम सेविंग। फिर आप 8 आवर्स का काम 6 आवर्स में कर रहे हैं, दैट इज 2 आवर्स का टाइम सेविंग। फिर 8 आवर्स का काम आप 5 आवर्स में कर रहे हैं, दैट इज 3 आवर्स का टाइम सेविंग। मतलब कि आपका जो टाइम सेविंग है वो 0 आवर्स, 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, इस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। तो उस केस में बोनस कितना अर्न किया एज पर होलसेल एंड रोवन सिस्टम, अर्निंग्स कितना अर्न किया एज पर होलसेल एंड रोवन सिस्टम, एंड उस हिसाब से आर्ली अर्निंग्स कितना है, मतलब कि टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टाइम टेकन, जो प्रोग्रेसिवली किस तरह से होगा 8 आवर्स, 7 आवर्स, 6 आवर्स, उससे डिवाइड करना है। तो क्या आंसर आएगा, समझ में आ रहा है। इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, वो देखते हैं। ऐसा पूरा क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन स्पीड देख सकते हैं, बाकी कुछ भी टेक्निकल नॉलेज हम यहाँ पर चेक नहीं कर सकते। चलिए, फिर भी दिया है तो इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। एसएच मतलब कि स्टैंडर्ड आवर्स, एएच मतलब कि एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स को हम जनरली टाइम अलाउड के हिसाब से देखते हैं, एक्चुअल आवर्स मतलब कि टाइम टेकन। फिर टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड में से टाइम टेकन को माइनस करेंगे तो टाइम सेव्ड मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ए बी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फिर बेसिक वेजेस दिया है, एक्चुअल आवर्स मतलब कि टाइम टेकन इंटू ₹8 डी। फिर बोनस अंडर होलसेल सिस्टम 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट,
तो 50% इंटू सी मतलब कि टाइम सेव्ड इंटू 8 रुपीज 8, दैट इज ई बोनस अंडर रो वन सिस्टम, जिसमें टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। सो टाइम सेव्ड यहाँ पर बी लिया, मतलब कि टाइम टेकन या टाइम सेव्ड का आप एक मल्टीप्लीकेशन है तो कहीं भी लिख सकते हैं, अपॉन टाइम अलाउड इंटू रुपीज 8। टोटल अर्निंग्स अंडर होलसेल सिस्टम, तो उसमें बेसिक वेजेस प्लस होलसेल का जो बोनस है। टोटल अर्निंग्स अंडर रो वन सिस्टम, तो ये बेसिक वेजेस प्लस बोनस एज पर रो वन सिस्टम। आर्ली अर्निंग्स अंडर होलसेल सिस्टम, जी मतलब कि ये जो टोटल अर्निंग्स मिले डिवाइड बाय बी मतलब कि टाइम टेकन, और आर्ली अर्निंग अंडर रो वन सिस्टम एच अपॉन बी, एच मतलब कि टोटल अर्निंग एज पर रो वन सिस्टम डिवाइड बाय टाइम टेकन। समझ में आ रहा है, राइट? तो ये पूरा टेबल बना दिया। उसमें टाइम अलाउड तो सभी में 8 आवर्स रहेगा, बट जो टाइम टेकन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब कि 8 आवर्स 7 6 5 4 3 2 1, 1 से कम नहीं हो सकता, 0 आवर्स में कोई भी काम नहीं हो सकता, राइट? ये जादू थोड़ी है, रिपोर्टर तो नहीं चल रहा है। क्लियर? चलिए, टाइम सेव्ड जो होगा, राइट, पहले केस में 8 आवर्स का टाइम अलाउड था और टाइम टेकन कितना है 8 आवर्स, तो 0 टाइम सेविंग। उस केस में बेसिक वेजेस कितना होगा 8 आवर्स इंटू रुपीज 8, दैट इज 64 रुपीज। सो यहाँ पर बोनस कुछ भी नहीं होगा एज देयर इज नो टाइम सेविंग। तो होलसेल और रोवन दोनों में ही 64 रुपीज का आपका टोटल अर्निंग्स होगा, और आर्ली अर्निंग्स भी कितना होगा 64 डिवाइड बाय 8, दैट इज 8 रुपीज पर आवर। इजी। अब अगर टाइम टेकन है 7, सो टाइम सेविंग वुड बी 1 आवर। तो इस केस में बेसिक वेजेस होगा 7 रुपीज इंटू 8, 7 आवर्स इंटू रुपीज 8, दैट इज 56 रुपीज। अब अगर हम होलसेल के हिसाब से देखेंगे तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, 1 आवर का 50% दैट इज हाफ एन आवर, उसको रुपीज 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रुपीज। अगर वो रोवन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन, सो 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 7 इंटू रुपीज 8, तो वो हो जाएगा 7 रुपीज। अब होलसेल के हिसाब से टोटल वेजेस कितना होगा, तो 56 प्लस 4 दैट इज 60 रुपीज, और रोवन के हिसाब से 56 प्लस 7 दैट इज 63 रुपीज। अब 60 रुपीज को डिवाइड किया है 8 से, तो आर्ली अर्निंग में जाएगा दैट इज 8.57, और रोवन के हिसाब से देखेंगे तो 63 डिवाइड बाय 8 दैट इज 9 रुपीज। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये पूरा टेबल कंप्लीट किया है, आप एक बार देख सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, राइट? चलिए, फिर है इलस्ट्रेशन 10। A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wage rate of rupees 30 per hour. इसका वेज रेट है रुपीज 30, टाइम रेट। द स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज 4 आवर्स। टाइम अलाउड जो है या फिर स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है 4 आवर्स। मिस्टर पी, अ मशीन मैन, हैज बीन पेड वेजेस अंडर द रोवन इंसेंटिव प्लान। उसको रोवन इंसेंटिव प्लान के हिसाब से पेमेंट दिया जाता है। एंड ही हैड अर्नड एन इफेक्टिव he had earned an effective hourly rate of rupees 37.5 on the manufacture of that particular product. उसको पर आवर कितना इफेक्टिव आर्ली अर्निंग मिला रुपीज 37.5, मतलब कि जो भी बेसिक वेजेस प्लस जो उनका बोनस है डिवाइड बाय टाइम टेकन किया, तो पर आवर उसको कितना मिला रुपीज 37.5। बाकी तो टाइम रेट कितना है रुपीज 30, बट उन्होंने जितना भी टाइम सेव किया और जो रोवन प्लान के हिसाब से जितना भी बोनस मिला, राइट, उस हिसाब से उसका इफेक्टिव आर्ली रेट कितना हो गया रुपीज 37.5, राइट? मतलब कि हमें यहाँ पर इफेक्टिव आर्ली रेट दे दिया है, जो हमारा जनरली आंसर होता है वो हमें दे दिया है, बट यहाँ पर हमें टाइम टेकन या टाइम सेव्ड नहीं दिया है। हमें टाइम टेकन या टाइम सेव्ड में से कोई एक भी दे दिया होता तो ये काफी इजी आंसर होता, बट यहाँ पर हमें टाइम टेकन या टाइम सेव्ड को ही कैलकुलेट करना होगा। और हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, स्टेट व्हाट कुड हैव बीन हिज टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आर्ली रेट हैड ही बीन पुट ऑन होलसेल इंसेंटिव स्कीम। हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि अगर वो होलसेल प्रीमियम प्लान में होलसेल इंसेंटिव स्कीम 50% वाली है, अगर उसमें उस हिसाब से उनको पेमेंट किया जाता तो उसका टोटल अर्निंग और इफेक्टिव आर्ली रेट कितना होता वो हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि पहले हमें टाइम सेव या टाइम टेकन कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके, और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें होलसेल सिस्टम के हिसाब से टोटल अर्निंग्स और इफेक्टिव आर्ली रेट कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। सिंपल। चलिए, यहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है दैट इज टाइम रेट है रुपीज 30, टाइम अलाउड है 4 आवर्स,
रोमन प्लान के हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता है, और इफेक्टिव आर्ली रेट कितना हो रहा है अभी, ₹37.5। समझ में आ रहा है? चलिए, ये इफेक्टिव आर्ली रेट है, मतलब कि ये टोटल अर्निंग्स नहीं है। टोटल अर्निंग्स कैसे मिलेंगे, ये ₹37.5 को हम टाइम टेकन से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो यहाँ पर नॉर्मल वेजेस हम किस तरह से कैलकुलेट करने एज पर रोवन स्कीम, तो टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। क्लियर? अब जो वेजेस है वो हमें दिए है ₹37.5 इंटू टाइम टेकन, जितना भी टाइम टेकन, क्योंकि इफेक्टिव अर्ली अर्निंग्स कैसे मिलते हैं, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। समझ में आ रहा है? तो हमें टोटल वेजेस चाहिए तो कैसे मिलेंगे, जो भी इफेक्टिव अर्ली रेट है, इफेक्टिव अर्ली वेजेस है पर आर, इनटू क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। टाइम टेकन हमें पता नहीं है, टाइम रेट है ₹30, टाइम सेव्ड भी हमें नहीं पता है, पर हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। टाइम अलाउड हमें दे दिया है क्वेश्चन में 4 आवर्स, तो यहां पर हम सीधा ऐसा लिख सकते हैं 4 आवर्स माइनस टाइम टेकन अपॉन 4 आवर्स इनटू टाइम टेकन पता नहीं है, इनटू टाइम रेट कितना है, ₹30। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हो जाएगा 37.5 TT इज इक्वल टू 30 TT प्लस 4 माइनस TT जो है, राइट। यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 30 को 4 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर बच जाएगा 7.5, क्योंकि 15 2s are 30, तो उसको अभी और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5, तो यहां पर 4 निकल जाएगा। तो अब कितना बचेगा, 4 माइनस TT इंटू 7.5 TT। समझ में आ रहा है? अब अगर आपको कुछ भी कहीं भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, अब जो 37.5 TT है इज इक्वल टू 30 TT, यहां पर ये प्लस में है तो ये 30 TT को हम इस तरफ मूव कर सकते हैं, बट वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 37.5 TT माइनस 30 TT करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5 TT इज इक्वल टू, यहां पर अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 इंटू 7.5 TT, दैट इज 4 इंटू 7.5 अगेन 30 TT हो जाएगा, माइनस 7.5 TT स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये जो 7.5 TT स्क्वायर है उसको हम इज इक्वल टू की दूसरी ओर अगर भेज देंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, और ये 7.5 TT को इस तरफ भेज देंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। सो क्या हो जाएगा 7.5 TT स्क्वायर इज इक्वल टू 30 TT माइनस 7.5 TT। सो 7.5 TT square is equal to 30 minus 7.5, that is 22.5 TT। अब हम यहाँ पर TT जो है, यहाँ पर TT स्क्वायर है तो वो उसमें से एक निकल जाएगा, और यहाँ पर TT को हम एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा 7.5 TT इज इक्वल टू 22.5। क्लियर? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, TT। सो TT इज इक्वल टू 22.5 डिवाइड बाय 7.5। 22.5 को अगर आप 7.5 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक आएगा 3 आवर्स। तो टाइम टेकन है 3 आवर्स और टाइम सेव्ड हो जाएगा 1 आवर। क्लियर? ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, होलसेल प्लान के हिसाब से टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव आर्ली रेट। तो हम होलसेल प्लान के हिसाब से टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल अर्निंग्स मतलब कि वेजेस, तो वो कैसे मिलेगा, टाइम टेकन इंटू रेट, टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। क्लियर? चलिए, तो टाइम टेकन कितना है 3 आवर्स इंटू ₹30 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड दैट इज 1 आवर इंटू ₹30। सो 3 इंटू 30 दैट इज ₹90 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 1 आवर मतलब कि 0.5 आवर्स इंटू ₹30 दैट इज ₹15। तो यहां पर हो जाएगा ₹105 टोटल अर्निंग्स। अब हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। इफेक्टिव आर्ली वेज रेट तो वो कैसे मिलेगा, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो ₹105 डिवाइड बाय 3 आवर्स।
समझ में आ रहा है? यहाँ पर 105 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 90 डिवाइड बाई 3 30 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 5, तो 35 रुपीज आ जाएगा पर आवर। 35 रुपीज आ जाएगा इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। क्लियर, इजी। चलिए, ये था हमारा इलस्ट्रेशन 10। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 11। A factory having the latest sophisticated machine wants to introduce an incentive scheme for its workers, keeping in view of the following. जो एक फैक्ट्री है वो इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहती है, बट हमें जो 3 पॉइंट्स दे रखे उसको ध्यान में रखना है। The entire gains of improved production should not go to the workers. सारा का सारा जो गेन है वो वर्कर्स को नहीं जाना चाहिए। In the name of speed, quality should not suffer. बहुत ही ज्यादा फटाफट काम करने के चक्कर में क्वालिटी सफर नहीं होनी चाहिए। द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश्ड आर लायबल टू कमिट मिस्टेक्स। जो रेट सेटिंग डिपार्टमेंट है वो नया नया एस्टेब्लिश हुआ है तो वो गलती कर सकते हैं। You are required to prepare a suitable incentive scheme and demonstrate by an illustrative numerical example how your scheme answers to all requirements of the management. आपको एक सूटेबल इंसेंटिव स्कीम आपको सजेस्ट करनी है, बट वो डेमो भी दिखाना है कि किस तरह से वो स्कीम बेस्ट है, ये तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, वो किस तरह से, वो आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लेकर समझाना होगा। तो ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में या एग्जांपल के दौर पर ये आपको पूछ सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज और खुद अप्लाई करना भी आना चाहिए, तभी ये आंसर आप कर पाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो हमें यहाँ पर 3 रिक्वायरमेंट्स दे रखी है और जो हमारे पास इंसेंटिव स्कीम है वो क्या है, रोवन प्लान या फिर होलसेल प्लान। तो उसमें से कौन सा बेटर है, कौन सा ये तीनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, वो हमें सोचना होगा और उसको एग्जाम्पल से समझाना भी होगा। चलिए, तो पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो क्या है। सबसे पहले हमें बोला था एंटायर गेन्स ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू द वर्कर्स। सब कुछ जो इंप्रूव्ड प्रोडक्शन है वो पूरा का पूरा एम्प्लॉय को नहीं जाना चाहिए। तो एक्चुअली में वो देखेंगे तो वो रोवन स्कीम हो या फिर होलसेल स्कीम, दोनों में ही ये अप्लाई होता है, क्योंकि होलसेल स्कीम में 50% ऑफ टाइम सेव्ड ही एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी का एम्प्लॉयर को मिलता है। और जो रोवन स्कीम है उसमें क्या है कि जितना भी वो टाइम सेव करता है वो टाइम अलाउड का जितना प्रोपोर्शन होता है उतना ही एम्प्लॉय को मिलता है, बाकी का एम्प्लॉयर को मिलता है। तो दोनों ही स्कीम में ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो जाएगी, राइट। चलिए, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट, वो आप एक बार पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैं आपको समझाता हूं, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं वही उसमें लिखा हुआ है, राइट, और जो आगे हमने समझा है उसी के बेसिस पर है, बट इसका जो इलस्ट्रेशन दिया है वो मैं आपको समझा दूंगा। टाइम अलाउड, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने आंसर में। 4 आवर्स का अगर टाइम अलाउड है, टाइम टेकन है 3 आवर्स, तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा 1 आवर, और रेट है 5 रुपीज। तो उस हिसाब से रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस क्या आएगा, देखिए उन्होंने 1 आवर बचाया, राइट, मतलब कि अगर वो 1 आवर भी काम करता तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ता, 1 आवर इंटू ₹5, दैट इज ₹5 का पेमेंट करना पड़ता। बट अगर हम रोवन स्कीम के हिसाब से देखते हैं बोनस तो कितना होगा, बोनस ही सिर्फ कैलकुलेट किया है टाइम टेकन या फिर टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन या फिर टाइम सेव्ड इंटू रेट। तो टाइम टेकन है 3 आवर्स, 4 आवर्स टाइम अलाउड, 1 आवर टाइम सेव्ड इंटू ₹5, तो वो हो गया ₹3.5। मतलब कि 5 रुपीज का जो भी उन्होंने 1 घंटे में फटाफट काम कर लिया, 1 घंटा बचाया उन्होंने, तो 5 रुपीज पूरा का पूरा एम्प्लॉय का नहीं दिया है, उसमें से 3.75 दिया है, मतलब कि 1.25 रुपीज एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिट हो जाएगा। अगर हम होलसेल स्कीम सोचेंगे तो उसमें क्या है 50% ऑफ टाइम सेव्ड, मतलब कि 50% इंटू टाइम सेव्ड 1 आवर इंटू ₹5, तो उसमें भी क्या होगा 0.5 इंटू ₹5, दैट इज ₹2.5। उसमें 2.5 एम्प्लॉय को मिलेगा और 2.5 बाकी का एम्प्लॉयर के लिए रहेगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट दोनों ही केस में हम सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई भी स्कीम आप अप्लाई कर सकते। चलिए, फिर सेकंड रिक्वायरमेंट है इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर। वो फटाफट काम करने के चक्कर में क्वालिटी सफर ना हो, वो हमें ध्यान में रखना है। ये हमने रोवन स्कीम में समझा था कि रोवन स्कीम में क्या होता है कि आपका बोनस बढ़ेगा, बट अगर आपका 50% से ज्यादा टाइम सेविंग है तो आपका बोनस कम हो जाएगा। इसी वजह से रोवन स्कीम अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर वो 50% से ज्यादा टाइम सेव करेगा तो उसका बोनस कम हो जाएगा, और उसी वजह से
वो उतना तो ज्यादा टाइम नहीं बचाएगा कि उसका जो टाइम सेविंग है वो मोर देन 50% हो जाएगा, मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ाने के बारे में नहीं सोचेगा, और उस वजह से हम क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो रोवन स्कीम वहां पर उस केस में जो सेकंड रिक्वायरमेंट है उसमें बेनिफिशियल हो सकता है। समझ में आ रहा है? बट होलसेल स्कीम में अगर वो 50% से भी ज्यादा अगर टाइम बचा रहा है तो भी उसका बोनस बढ़ता जाएगा, बोनस बढ़ेगा भले ही टोटल वेजेस कम होंगे। तो होलसेल स्कीम में ये सेकंड रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, रोवन स्कीम में हो पाएगी। चलिए अगर हम इलस्ट्रेशन जो आगे दिया था उसी को कंसिडर करते हैं, उसमें टाइम टेकन इज 2 hours एंड 1 hour रिस्पेक्टिवली। अगर टाइम टेकन जो है वो 2 hours और 1 hour है, हमने टाइम अलाउड कितना देखा था 4 hours, बट अगर वो 2 hours या फिर 1 hour में कंप्लीट कर रहा है, 2 hours मतलब कि 50% और 1 hours मतलब कि वो 75% टाइम सेव कर रहा है और 25% में ही काम कर रहा है, तो उसका एक्चुअल में बोनस कम हो जाएगा कंपेयर टू 50% टाइम सेविंग। चलिए, तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, पहले 2 hours के हिसाब से किया है कि अगर 2 hours टाइम टेकन और 2 hours टाइम सेविंग होता तो 2 hours अपॉन 4 hours इंटू 2 hours इंटू ₹5 तो ₹5 का बोनस मिलता है, ये मैक्सिमम बोनस है। अगर 1 hour सेव करता है तो ₹3.75 मिलता है, 50% टाइम सेविंग है तो ₹5 का बोनस मिलता है, ये मैक्सिमम है। अगर उसका टाइम जो सेव्ड है वो अगर 3 hours है और टाइम टेकन 1 hour है तो 1 hour अपॉन 4 hour इंटू 3 hour इंटू ₹5 तो क्या हो जाएगा 3.75, मतलब कि 50% 25% टाइम सेविंग पे 3.75, 50% पे ₹5, 75% टाइम सेविंग पर 3.75, मतलब कि अगर वो बहुत ही ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो भी उसका बोनस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वालिटी सफर नहीं होगी अगर बहुत ही ज्यादा स्पीड में भी काम करेगा तो, क्योंकि वो मोटिवेट ही नहीं होगा बहुत ही ज्यादा जल्दी काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो रोवन स्कीम बेनिफिशियल है। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, the rate setting department being newly established are liable to commit mistake। rate setting department है वो नया नया है तो गलती कर सकता है। ये हमने रोवन स्कीम के एडवांटेजेस में देखा था, जो फर्स्ट एडवांटेज दिया था इन केस ऑफ रोवन सिस्टम, तो मैंने आपको बोला था कि वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि वो एक इलेस्ट्रेशन में आएगा। राइट, देखिए यहां पर दिया हुआ है, पेज नंबर 3.30 पर है। It is claimed to be a foolproof system in as much as a worker can never double his earnings even if there is a bad rate setting। bad rate setting हो गए फिर भी वो डबल से ज्यादा अपना बेनिफिट नहीं ले पाएगा। राइट, कैसे वो देखते हैं, इसका इलस्ट्रेशन भी जो हमारा आंसर उसमें दिया है। चलिए, if rate setting department erroneously sets the time allowed as 10 hours, हमारे जो क्वेश्चन हमने जो पहले एग्जांपल बनाया था उसमें कितना होना चाहिए टाइम अलाउड 4 hours, क्योंकि 4 hours में काम हो जाता है, बट अगर गलती से 10 hours टाइम अलाउड दे दिया रेट सेटिंग डिपार्टमेंट ने इंस्टेड ऑफ 4 hours इन द अबव इलस्ट्रेशन, देन द बोनस पेड विल बी एज फॉलो। तो उस केस में बोनस पेड क्या होगा? देखिए, अब टाइम अलाउड है 10 hours, बट एक्चुअल में टाइम टेकन कितना हो जाएगा 3 hours जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें, और टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा 7 hours, मतलब कि एक्चुअल में वो होना चाहिए टाइम अलाउड 4 और टाइम सेविंग होना चाहिए 1 hour, बट गलती से टाइम अलाउड कर दिया है 10 hours, तो टाइम अब भले ही ज्यादा टाइम दे दिया बट एक्चुअल में काम तो फटाफट जितना चाहिए उतने ही टाइम में वो एम्प्लॉय काम कर लेगा, तो टाइम सेविंग हो जाएगा 7 hours, बट यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोनस नहीं मिलेगा। कैसे? 3 hours डिवाइड बाई 10 hours जो टाइम अलाउड है, राइट, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू रुपीज इंटू टाइम रेट इंटू 7 hours इंटू ₹5, तो यहाँ पर हो गया 10.5, मतलब कि the bonus paid for saving 7 hours thus is ₹10.5 which is approximately equal to the wages of 2 hours। जो 2 hours के वेजेस है उतना ही उसका डबल ही उसको सिर्फ मिला है, बहुत ही ज्यादा वेजेस बहुत ही ज्यादा बोनस नहीं दे दिया है। समझ में आ रहा है? तो रोवन स्कीम अगर होगी तो उसमें बहुत ही ज्यादा पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं चला जाएगा चाहे बेड रेट सेटिंग हो फिर भी। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर वो 7 hours के लिए 10 hours के लिए काम करता है तो अलग बात है, वहां पर रोवन स्कीम की गलती नहीं है, वहां पर बेड रेट सेटिंग की गलती है। बट अगर रोवन स्कीम के हिसाब से अगर हम इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करते हैं और उस केस में बेड रेट सेटिंग है, फिर भी एम्प्लॉइज अगर वो नॉर्मल आवर्स में या फिर उसको जितना चाहिए उसी के हिसाब से अगर काम करेगा तो उसको बहुत ही ज्यादा बोनस नहीं मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है। In other words, the bonus paid to the worker is low. Hence, workers cannot take undue advantage of any mistake committed by the time setting department of the concern. Clear?
समझ में आ रहा है? तो ये तीनों ही रिक्वायरमेंट किसमें फुलफिल हो पाएगी? रोवन सिस्टम में। इसीलिए हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आपको रोवन सिस्टम के हिसाब से काम करना चाहिए ताकि आपका जो तीनों रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाएगी। क्लियर? इजी, अच्छा क्वेश्चन। चलिए, ये जो चार्ट्स दे रखे ग्राफ वो आप इग्नोर कर सकते हैं। अब है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस। वेजेस को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, किस तरह से जॉब प्रोसेस डिपार्टमेंट वगैरह को हम ये वेजेस है वो चार्ज करेंगे, वो हम यहाँ पर समझते हैं। बहुत ही थोड़ा सा ही पार्ट हमें समझना है। एलिमेंट्स ऑफ वेजेस, ये हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में ही समझा था कि अलग अलग तरीके से एलिमेंट्स, अलग अलग तरीके से एम्प्लॉइज को पेमेंट किया जा सकता है। उनको बेसिक सैलरी होगी, अलाउंसेस हो गए जैसे कि डियरनेस अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट कन्वेंस अलाउंस हो गया, परक्विजिट्स हो सकता है मतलब कि फैसिलिटीज दे सकते हैं, क्वार्टर की फैसिलिटी हो गई, फूड फैसिलिटी हो गई, राइट। और भी प्रोविडेंट फंड होता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज होती है। तो ये सारी चीजें एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस है, वेजेस है, सैलरी एक्सपेंस है। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ किस किस को किस तरह से हमें चार्ज करना है वो हमें समझना होगा, वो देखना होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी वगैरह हो सकता है। चले, तो ये सब कुछ यही समझा है कि क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट। बेसिक वेजेस, बोनस, डियरनेस अलाउंस, बहुत सारी चीजें हैं, ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है। ओवर टाइम अलाउंस भी समझा था कि वो ओवर टाइम के लिए हो सकता है कि अगर वो नॉर्मल आवर्स से ज्यादा देर तक काम करता है, बोनस वगैरह है। समझ में आ रहा है? ये अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्कर्स के लिए हो सकता है। इनडायरेक्ट वर्कर्स के जो भी पेमेंट किया जाता है, वेजेस हो गया, अलाउंस हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गए, बोनस हो गया, सब कुछ क्या है? ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितना भी है वो क्या है? ओवरहेड्स। तो इनडायरेक्ट लेबर को जितना भी पेमेंट किया जाता है वो क्या है? ओवरहेड्स। तो डायरेक्ट वर्कर्स का जो पेमेंट है उसके केस में हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। एक तो जो जितना भी डायरेक्ट वर्कर्स को पेमेंट किया, वेजेस हो गया, पीएफ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, बोनस अलाउंसेस, जो भी है वो सब कुछ डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट है, राइट। वो हमारा मेन एक्सपेंस रहेगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स को हम एज ओवरहेड्स ट्रीट कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को हम एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इलस्ट्रेशन जो समझा था, कौन सा था, 8 या 7 कुछ, सॉरी 7 8 नहीं, फोर्थ इलस्ट्रेशन था, फोर्थ इलस्ट्रेशन जिसमें हमें ए, बी और सी तीन एम्प्लॉइज के बारे में ओवर टाइम वगैरह का दिया हुआ था, उसमें ये चीज लिखी हुई थी। ये रहा इलस्ट्रेशन 4। इसमें हमें यहाँ पर एक चीज मेंशन की गई थी, देखिए, The company's contribution to Provident Fund and Employees State Insurance Premium are absorbed into overheads। मतलब कि यहाँ पर जो ये ए, बी और सी तीनों ही डायरेक्ट वर्कर्स ही है, राइट। फिर भी इसका जो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ और ईएसआईसी है वो किस तरह से चार्ज किया? ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से चार्ज किया। तो दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट वर्कर्स के केसेस में ऑर्गेनाइजेशन के पास ये है कि मेन जो एलिमेंट्स है, बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस वगैरह, वो उसका डायरेक्ट वेजेस का पार्ट होगा, जबकि ये सारे जो कंपोनेंट्स है ऑफ वेजेस, राइट, पीएफ वगैरह का कंट्रीब्यूशन, ये एज ओवरहेड्स भी चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये जस्ट थ्योरेटिकली आपके लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बाकी आपको दे दिया जाएगा कि भाई इसको किस तरह से ट्रीट करना है, तो हम उस तरह से ट्रीट करेंगे। क्लियर? चलिए, बाकी ओवरहेड्स के बारे में हम इन डिटेल चैप्टर 4 में समझेंगे। तो धीरे धीरे ये जो कॉस्टिंग आगे बढ़ेगा आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो ये जो मैंने आपको समझाया कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस कॉस्ट और वेजेस फॉर कॉस्टिंग पर्पस, ये वही चीज दी गई है कि डायरेक्ट वर्कर्स के केस में आप ये दोनों तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए, नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं, काफी इजी सा क्वेश्चन है। A worker is paid rupees 10,000 per month and a dearness allowance of rupees 2,000 per month। वर्कर को बेसिक वेजेस 10,000 पर मंथ और डियरनेस अलाउंस रुपीज 2,000 पर मंथ है। वर्कर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एट 10% एंड एम्प्लॉयर आल्सो कंट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट एज द एम्प्लॉय। प्रोविडेंट फंड के लिए वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों ही 10% के हिसाब से पेमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। The Employee State Insurance Corporation premium is 6.5% of wages, of which 1.75% is paid by the employee। जो Employee State Insurance Corporation है उसमें टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 6.5% ऑफ वेजेस। वेजेस में बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस आ जाएगा।
उसमें से 1.75% पेड बाय एम्प्लॉइज है, तो बाकी का जितना होगा वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एम्प्लॉयर। तो 6.5 माइनस 1.75 अगर हम करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 5.5 में से जाएगा तो 4.75%। 4.75% एम्प्लॉयर बेयर करेगा। इट इज द फर्म्स प्रैक्टिस टू पे 2 मंथ्स वेजेस एज बोनस ईच ईयर, और बोनस कितना पे करते हैं? 2 मंथ्स वेजेस, उसमें बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंस दोनों ही आ जाएगा। चलिए, द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर आर 300 ऑफ 8 आवर्स ईच। 300 डेज के लिए काम किया है, 8 आवर्स ईच। आउट ऑफ दिस द वर्कर इज एंटाइटल्ड टू 15 डेज लीव ऑन फुल पे, और लीव्स कितनी मिलती है? 15 डेज की लीव मिलती है, मतलब कि ये पेड लीव्स है, उसके लिए भी पेमेंट दिया जाता है। कैलकुलेट द वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस। कॉस्टिंग पर्पसेस के लिए हमें वेज रेट पर आवर कैलकुलेट करना है। कॉस्टिंग पर्पस के लिए हम जब भी करेंगे तब हमें इफेक्टिव आरली रेट कैलकुलेट करना है, मतलब कि उसमें नॉर्मल आइडल टाइम को हमें डिडक्ट करने के बाद कितना रहता है वो हमें बताना है। मतलब कि जो नॉर्मल आइडल टाइम है उसका बेयर कौन करेगा? जो प्रोडक्टिव आवर्स है वो। मतलब कि ये जो 15 डेज की लीव्स है, जो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसको हम हटाने के बाद कंसिडर करेंगे। ये जो 300 डेज है उसमें से 15 डेज माइनस करेंगे, उसको 8 आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे लिए इफेक्टिव प्रोडक्टिव आवर्स मिलेंगे, जिसको हमें टोटल अर्निंग से डिवाइड करना होगा। चलिए, पहले टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक वेजेस हमें ये पूरे ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, तो बेसिक वेजेस प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस प्रोविडेंट फंड। हमें यहाँ पर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना है, तो जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई, वो हमें यहाँ पर ऐड करना है। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को हम इग्नोर करेंगे, राइट? ये हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर समझ लिया था। तो पीएफ और ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर आएगा, प्लस बोनस ऐड किया जाएगा, तो हमें टोटल अर्निंग्स मिलेंगे। चलिए, तो वेजेस पेड टू वर्कर्स ड्यूरिंग द ईयर, इसमें बेसिक वेजेस और डीएनएस अलाउंस दोनों है। 10,000 प्लस 2,000 इंटू 12 मंथ्स, तो हो जाएगा टोटल वेजेस। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है एट 10% ऑफ टोटल वेजेस, दैट इज 1,44,000 के 10%, दैट इज 14,400। फिर है ईएसआई प्रीमियम 4.75%, क्योंकि टोटल था 6.5%, उसमें से 1.75 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था। तो ये 4.75% ऑफ 1,44,000, तो हो जाएगा 6,840, राइट? बोनस है 2 मंथ्स वेजेस, 10,000 प्लस 2,000, दैट इज 12,000 इंटू 2 मंथ्स, दैट इज 24,000। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1,89,240 रुपीज। इसको हम जो इफेक्टिव आवर्स है, प्रोडक्टिव आवर्स है, उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें वेज रेट फॉर कॉस्टिंग पर्पस मिल जाएगा। इफेक्टिव आवर्स पर ईयर 285 डेज, कैसे? 300 माइनस 15 डेज जो नॉर्मल आइडल टाइम है, लीव्स विथ पे है, इनटू 8 आवर्स, दैट इज 2280 आवर्स। क्लियर? तो वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पस रुपीज 1,89,240 डिवाइड बाय 2280 आवर्स, दैट इज रुपीज 83। क्लियर? चलिए, हॉलीडे एंड लीव वेजेस जो हमने समझा, हॉलीडे एंड लीव वेजेस जो है, राइट, वो इनडायरेक्ट वर्कर्स के केस में अगर उसके लिए पेमेंट दिया जाता है तो वो पूरा का पूरा ओवरहेड्स है। बट अगर डायरेक्ट वर्कर्स है उस केस में दो ऑप्शन है हमारे पास, जो हमने आगे समझा था कि एक तो वो डायरेक्ट वेजेस का ही पार्ट हो जाएगा, मतलब कि जो पर आवर इफेक्टिव आवर है, इफेक्टिव वेज रेट पर आवर है, वो बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल आइडल टाइम का बेयर कौन करते हैं? जो प्रोडक्टिव आवर्स है, जो हमने इस क्वेश्चन में किया। या फिर दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं कि जितना भी ये नॉर्मल आइडल टाइम है उसको एज ओवरहेड्स हम चार्ज कर सकते हैं। तो आपको जिस तरह से क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से आपको कंसिडर करना होगा, राइट? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, फिर है इलस्ट्रेशन 13, ये भी काफी इजी है। कैलकुलेट द एम्प्लॉय आर रेट ऑफ अ वर्कर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें एम्प्लॉय आर रेट कैलकुलेट करना है, ये जनरली इफेक्टिव आवर्स को ही कंसिडर करना रहेगा। बेसिक पे है रुपीज 10,000 पर मंथ, डीएनएस अलाउंस है रुपीज 3,000 पर मंथ, फ्रिंज बेनिफिट्स है रुपीज 1,000 पर मंथ। फ्रिंज बेनिफिट्स कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स दिए जाता है, राइट? नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ईयर 300, 20 days are availed of as holidays on full pay in a year। 300 वर्किंग डेज है और 20 days है वो availed as a holidays है, ऑन फुल पे है। अज्यूम अ डे ऑफ 8 आवर्स, 8 आवर्स का एक दिन हमें कंसिडर करना होगा। सो इफेक्टिव वर्किंग डेज जो हमने इलस्ट्रेशन आगे का जो 12th इलस्ट्रेशन था उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें पर मंथ दिया है, वेजेस जो है उसका हमें टोटल 12 मंथ्स के लिए कंसिडर करना है और उसको हम डिवाइड करेंगे इफेक्टिव आवर्स से। तो इफेक्टिव वर्किंग डेज इन ईयर है 300, उसमें से लीव डेज ऑन फुल पे है 20, तो हो जाएगा 280 डेज।
राइट. टोटल इफेक्टिव hours 280 days into 8 hours, that is 2240 hours. अब टोटल वेजेस कैलकुलेट किया है. बेसिक पे 10,000 रुपीज इंटू 12 months, दैट इज 1,20,000. डीए जो है राइट 3,000 पर मंथ इंटू 12 months, दैट इज 36,000. फ्रिंज बेनिफिट्स 1,000 रुपीज इंटू 12 months, दैट इज 12,000. टोटल 1,68,000. 1,68,000 को 2240 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 75 रुपीज. इजी. चलो, नाइट शिफ्ट अलाउंस. नाइट शिफ्ट अलाउंस, अगर कोई भी एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट में काम करता है तो कई बार उनको एक्स्ट्रा पे किया जाता है, क्योंकि बहुत ही कम एम्प्लॉयज नाइट शिफ्ट चूज कर सकते हैं राइट. या फिर कभी कभार अगर ऐसा नाइट शिफ्ट वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी है, तो उस केस में उनको जो भी पेमेंट दिया जाता है, अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं फॉर नाइट शिफ्ट, तो वो ओवरहेड्स का पार्ट कंसिडर करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ज्यादा सर्विसेज हम नहीं दे पाते हैं. तो नाइट शिफ्ट करवाना कंपलसरी नहीं होता, बट वो कर रहे हैं और उस टाइम पर भी हमारा प्रोडक्शन चल रहा है, तो उस वजह से ज्यादा पेमेंट कर सकते हैं और उसको ओवरहेड्स के हिसाब से उसको ओवरहेड्स चार्ज करेंगे. In some cases, workers get extra payment if they work at night. Since the extra payment is not for any particular job, therefore such payment should be treated as part of overheads. ये जो extra payment है वो सिर्फ रात को काम करने के लिए है, राइट. उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट है वो ओवरहेड्स का पार्ट होना चाहिए, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको टिक करके और याद भी रखना होगा, समझना भी होगा, राइट. एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, जो ऑलरेडी हमने समझ लिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जो भी टोटल वेजेस है डिवाइड बाय जो प्रोडक्टिव आवर्स है, राइट. यहां पर आपको फॉर्मूला दे रखिए, रेट पर आवर, टोटल एस्टिमेटेड मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स. जितना भी टोटल मॉनिटरी पेमेंट करते हैं वो प्लस जितना भी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है उसका जो भी कॉस्ट है, मतलब कि अगर क्वार्टर दिया तो उसका जो भी एक्सपेंस होता है, फूड प्रोवाइड किया तो फूड का एक्सपेंस है, वो सब कुछ टोटल करके हमें टोटल वेजेस मिलेंगे. उसको डिवाइड करेंगे बजटेड डायरेक्ट एम्प्लॉयर माइनस नॉर्मल आइडल टाइम. जो नॉर्मल आइडल टाइम लाइक लीव्स है, हॉलीडेज विथ पे है, तो उसको हम माइनस करेंगे टोटल आवर्स में से. तो उस प्रोडक्टिव आवर्स को डिवाइड करेंगे विथ टोटल वेजेस को प्रोडक्टिव आवर्स से हम डिवाइड करेंगे तो हमें रेट पर आवर मिलेगा. और ये एब्जॉर्प्शन इस तरह से किया जाएगा, इस तरह से डायरेक्ट वेजेस चार्ज किया जाएगा. Another alternative method is to treat the monetary benefit other than basic wages and dearness allowance as well as cost of non-monetary benefit as overheads. कई बार नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को ओवरहेड्स का भी पार्ट कंसिडर किया जा सकता है, और ये सब कुछ डायरेक्ट वर्कर्स के केस में. इनडायरेक्ट वर्कर्स का तो सब कुछ ओवरहेड्स में ही चार्ज किया जाएगा. समझ में आ रहा है? या आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा. इजी. चलिए, तो अब समझते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, राइट, जो आपको दिया हुआ है पेज नंबर 3.60 पर. Mr. A is working by employing 10 skilled workers. He is considering the introduction of some incentive scheme, either wholesale scheme with 50% bonus or row one scheme of wage payment for increasing the employee productivity to cope up with the increased demand for the product by 25%. Mr. A है, उसके पास 10 skilled workers हैं और वो अब इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं किसी इंसेंटिव प्लान का, होलसेल स्कीम, जिसकी फॉर्मूला बोनस किस तरह से दिया जाता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट. जो नॉर्मल वेजेस है वो किस तरह से होता है, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. क्लियर? होलसेल या फिर रोवन स्कीम किस तरह से होता है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट. इस तरह से रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस कैलकुलेट किया जा सकता है. तो दो में से कोई भी एक स्कीम इंट्रोड्यूस करके जो उनकी इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रोडक्ट है ऑफ 25%, जो नॉर्मल पहले डिमांड थी उनसे 25% इंक्रीज इन द डिमांड हुआ है, तो उनको कॉप अप करने के लिए वर्कर्स के लिए ये बोनस स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, होलसेल या फिर रोवन. He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earnings of the workers, it could act as a sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the workers. उनको ऐसा लगता है कि अगर जो नॉर्मल अभी जो वेजेस है एम्प्लॉइज का, उनसे अगर 20% का भी इंक्रीज अगर हो जाएगा तो इट वुड बी सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर द एम्प्लॉइज टू वर्क हार्डर, वर्क एफिशिएंटली. मतलब कि उनकी जो 25% इंक्रीज इन डिमांड है वो कोप अप कर पाएंगे अगर 20% भी इंक्रीज इन वेजेस हो जाएगा. तो अगर उनका जो अगर 100 रुपीज का अगर वेजेस है वो अगर 120 रुपीज हो जाएगा तो वो जो वर्कर काम कर रहे हैं वो 25% ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाएंगे और उनका काम खत्म हो जाएगा. समझ में आ रहा है?
As a result of the assurance, the increase in productivity has been observed as revealed by the following figures for the current month. उन्होंने ऐसा assurance employees को दिया कि भाई आपका wages जो है वो 20% से ज्यादा हो जाएगा, उनसे बढ़ जाएगा, आपको इतने incentives तो मिल ही जाएंगे। और ये assurance सुनकर एम्प्लॉइज ने काम अच्छे से कर लिया और उनकी जो 25% प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी थी वो कोप अप कर लिया। उसके लिए हमें डिटेल्स दे रखी है। आर्ली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड ₹40 पर आवर, ₹40 तो दिए ही जाते हैं। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वन वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, दिस में बी टेकन एज अ टाइम अलाउड। यहां पर हमें टाइम अलाउड दिया है कि एक यूनिट, एक पीस बनाने में कितना लगेगा, 2 आवर्स। तो टाइम अलाउड कितना है, 2 आवर्स पर यूनिट। देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ, 25 डेज। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे फॉर ईच वर्कर, 8 आवर्स। टोटल 10 वर्कर्स से एक वर्कर एक दिन के अंदर 8 आवर्स काम करता है, टोटल 25 डेज इन अ मंथ। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 1250 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 1250 यूनिट्स हुआ है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर अंडर होलसेल स्कीम एंड रोवन स्कीम। होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम के हिसाब से हमें इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर कैलकुलेट करना है। मतलब कि होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम के हिसाब से हम टोटल अर्निंग कैलकुलेट करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो उससे हमें मिल जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स अंडर होलसेल एंड रोवन स्कीम। दोनों में ही टोटल जो बेसिक वेजेस होगा वो सेम रहेगा, जितने टाइम टेकन इनटू जो रेट है, टाइम रेट, पर दोनों का बोनस अलग अलग आएगा। सेकंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द स्कीम्स। और आपको पर यूनिट कितना सेविंग हुआ वो कैलकुलेट करना है। यहां पर जो हम टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड वो कैलकुलेट करेंगे वो 10 वर्कर्स के लिए कंसिडर करना रहेगा। 25 डेज 8 आवर्स उन्होंने काम किया इनटू 10 वर्कर्स, तो वो पूरा टाइम टेकन हो जाएगा। पर यूनिट 2 आवर्स टाइम अलाउड है और टोटल 1250 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1250 यूनिट्स इनटू 2 आवर्स करेंगे तो हमें टोटल टाइम अलाउड मिल जाएगा, स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएंगे। ये जो टाइम अलाउड मिलेगा उसको हम ये टाइम टेकन में से माइनस करेंगे, टाइम टेकन उसमें से माइनस करेंगे तो हमें टाइम सेव्ड मिल जाएगा। और उसके बेसिस पर हम होलसेल स्कीम या फिर रोवन स्कीम, और दोनों ही स्कीम के बेसिस पर हम बोनस कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? जो बेसिक वेजेस है वो कैसे मिलेगा, 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 10 वर्कर्स इंटू ₹40, तो हमारा वेजेस मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से हम वेजेस कैलकुलेट करेंगे, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव्ड कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे, होलसेल और रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करेंगे, और उन सभी से हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वर्किंग नोट्स जो दे रखी है ये पेज नंबर 3.63 पर आपको आंसर दिए हुए हैं। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, 1250 यूनिट्स बनाने में कितना एक्चुअल टाइम गया, 25 डेज इंटू 8 आवर्स इंटू 10 वर्कर्स। Number of working days in a month, number of working hours per day into number of workers. 25 days 8 hours into 10 workers, that is 2000 hours. उन्होंने 2000 hours में 1250 units बनाए हैं। टोटल टाइम ऑफ वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स पर मंथ, टोटल टाइम वेजेस कितना होगा, तो ये जो 2000 आवर्स है इंटू ₹40 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। उन्होंने अलग से दिखाया है, ये पहले फिर से उन्होंने मल्टीप्लीकेशन किया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंटू नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंटू आर्ली रेट ऑफ वेजेस इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स। हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं, 2000 आवर्स इंटू ₹40 तो हो जाएगा ₹80,000। सिंपल। फिर टाइम सेव्ड पर मंथ उन्होंने कैलकुलेट किया है। टाइम अलाउड पर पीस टू अ वर्कर, कितना अलाउड किया था, 2 आवर्स। एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन किया उन्होंने, 10 वर्कर्स ने 1250 यूनिट्स। तो टाइम अलाउड हमें कैसे मिलेगा, 1250 यूनिट्स उन्होंने बनाए तो उसके लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए था पर यूनिट, 2 आवर्स। तो 1250 यूनिट्स इंटू 2 करेंगे तो जो 2500 आवर्स आएंगे वो क्या हो जाएगा, टाइम अलाउड, टोटल टाइम अलाउड स्टैंडर्ड आवर्स। टोटल टाइम अलाउड टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, दैट इज 2500 आवर्स। अब एक्चुअली उन्होंने कितना काम किया है, 2000 आवर्स। तो 2500 और 2000 आवर्स का जो डिफरेंस है वो क्या बन जाएगा, टाइम सेव्ड। एक्चुअल टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1250 पीसेस, दैट इज 2000 आवर्स, जो हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया। यहां पर आपको रेफरेंस देना चाहिए वर्किंग नोट 1 का, राइट। टाइम सेव्ड, इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 500 आवर्स। पहले भी वो 25 डेज 8 आवर्स 10 वर्कर्स काम करते थे, बट उसमें शायद वो
1250 यूनिट्स नहीं बनाते होंगे, शायद 1000 यूनिट्स से बनाते होंगे, क्योंकि उन्होंने 500 आवर्स बचाए हैं। 500 आवर्स डिवाइड बाय 2 आवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 250, मतलब कि पहले 1000 यूनिट्स की डिमांड होगी। अब हमें क्वेश्चन में बताया था कि 25% से इंक्रीज हो गया, दैट इज डिमांड कितनी हो गई 1250 यूनिट्स। तो उन्होंने 1250 यूनिट्स उतने ही टाइम में बना दिए, 2000 आवर्स में ही बना दिए। मतलब कि एक्चुअल में जितना टाइम 2500 आवर्स लगने चाहिए थे, बट उन्होंने उतना काम 2000 आवर्स में ही कर दिया। और इस वजह से एम्प्लॉयर जो है वो 20% इंसेंटिव देगा, 20% इंक्रीज कर देगा उनके वेजेस, जो भी एम्प्लॉयज है उनके। तो एम्प्लॉयज भी खुश, एम्प्लॉयर भी खुश, राइट, और उनकी डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलिए, अब बोनस कैलकुलेट किया है हमने ऑलरेडी, 80,000 रुपीज बेसिक वेजेस कैलकुलेट कर लिया। अब हमें होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम के हिसाब से बोनस कैलकुलेट करना होगा। बोनस अंडर होलसेल स्कीम टू बी पेड टू 10 वर्कर्स, वो किस तरह से होगा? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू आर्ली रेट ऑफ वेजेस, 50% इंटू 500 आवर्स जो हमने आगे की वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया, इंटू ₹40, दैट इज ₹10,000। होलसेल स्कीम के हिसाब से 10,000 रुपीज का बोनस मिलेगा। अब टोटल wages to be paid to 10 workers are ₹80,000 plus 10,000, that is ₹9,000 if Mr. A considers the introduction of wholesale incentive scheme to increase the employee productivity। अगर होलसेल स्कीम यूज करते हैं तो एम्प्लॉयर मिस्टर ए जो है उनको कितना पे करना पड़ेगा? 90,000, 80,000 बेसिक वेजेस प्लस 10,000 का बोनस। बोनस अंडर रोवन स्कीम टू बी पेड टू 10 वर्कर्स, रोवन स्कीम के हिसाब से कैसे करेंगे? रोवन स्कीम के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, राइट। यहाँ पर टाइम टेकन या टाइम सेव्ड कहीं पर भी लिख सकते हैं, आंसर सेम रहेगा, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए। तो टाइम टेकन है 2000 आवर्स अपॉन टाइम अलाउड है 2500 आवर्स, 500 आवर्स टाइम सेव्ड इनटू ₹40, दैट इज ₹16,000। रोमन स्कीम के हिसाब से 16,000 का बोनस मिलेगा, और उस हिसाब से टोटल अर्निंग्स कितना हो जाएगा? 96,000। समझ में आ रहा है? ये थी हमारी सारी वर्किंग नोट्स। जो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैलकुलेट इफेक्टिव आर्ली अर्निंग पर आर्ली अर्निंग पर वर्कर इन होलसेल स्कीम एज वेल एज फॉर रोवन स्कीम, तो वो कैलकुलेट करता है इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स अंडर होलसेल स्कीम। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आ रहा है? टोटल टाइम wages of 10 workers plus total bonus under wholesale scheme upon total hours worked। तो 90,000 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, सीधा भी आप लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 2000 आवर्स। तो पर आवर इफेक्टिवली उन्होंने कितना पे किया? ₹45। वैसे नॉर्मल बेसिक वेजेस था ₹40 पर आवर, बट इंसेंटिव देकर पर आवर इफेक्टिव आर्ली वेज रेट कितना हो रहा है? ₹45। इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग्स अंडर रोवन स्कीम, यहाँ पर सारी वर्किंग नोट्स का रेफरेंस दिया क्योंकि वो पांचों ही वर्किंग नोट करके ही ये हमारा आंसर आएगा। तो उसमें भी टोटल वेजेस, जो भी बेसिक वेजेस प्लस बोनस करेंगे डिवाइड बाय टोटल आवर्स वर्क्ड, तो 96,000 डिवाइड बाय 2000 आवर्स, दैट इज ₹48 पर आवर। क्लियर? चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा था, वो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन एक बार। Calculate the saving to Mr. A in terms of direct labor cost per piece under the schemes। कितना सेविंग हुआ होलसेल स्कीम या उन्होंने रोवन स्कीम इंट्रोड्यूस किया तो उससे कितना सेविंग हुआ वो हमें बताना है। सेविंग इन द केस किस तरह से होगा कि वो नॉर्मली 40 रुपीज पे करते थे पर आवर, और 2 आवर्स पर यूनिट बनाने के लिए वो पे करते थे, राइट। एक यूनिट 2 आवर्स में बनना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एक यूनिट बनाने में वो कितना पे करना पड़ता अगर वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली ज्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करते तो 2 आवर्स इंटू ₹40, मतलब कि पर यूनिट 80 रुपीज पे करना पड़ता। बट अब रोवन स्कीम या होलसेल स्कीम जो हुआ है उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना होगा कि पर यूनिट वो कितना पे करते हैं, और उन दोनों का जो डिफरेंस 80 रुपीज और जो आंसर हमें मिलेगा उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? सेविंग। अगर 80 रुपीज से कम पे कर रहे हैं तो सेविंग हो जाएगा, 80 रुपीज से ज्यादा होगा तो लॉस हो जाएगा। बट एक्चुअल में 80 रुपीज से कम ही आएगा, क्यों? क्योंकि वो पहले 1000 यूनिट्स बनाते थे इन 2000 आवर्स, बट अभी उन्होंने 1250 यूनिट्स बनाए इन दैट 2000 आवर्स। हाँ, भले ही उसके लिए बोनस दिया है, बट शायद वो इतना ज्यादा नहीं होगा। कितना है देखते हैं।
तो सेविंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर होलसेल स्कीम, उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर द टाइम वेज स्कीम वो 80 रुपीज आता है, जो हमने ऑलरेडी आगे कैलकुलेट कर लिया। अब एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर होलसेल स्कीम कितना आता है, तो टोटल वेजेस पेड अंडर दिस स्कीम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कितना वेजेस पे किया, वेजेस प्लस बोनस 90,000 डिवाइड बाय 1250 यूनिट्स, तो वो मिल जाएगा ₹72। मतलब कि पर यूनिट वो कितना पे कर रहे हैं, 72। अगर होलसेल स्कीम नहीं होती तो कितना पे करना पड़ता, 80 रुपीज पर यूनिट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 80 और 72 का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, सेविंग पर पीस इज ₹8, 80 माइनस 72। अब रोवन स्कीम का देखते हैं कि उसमें कितना बेनिफिट मिला। सेविंग इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर रोवन स्कीम, एम्प्लॉय कॉस्ट पर पीस अंडर रोवन स्कीम 96,000 टोटल वेजेस थे डिवाइड बाय 1250 यूनिट्स, दैट इज ₹76.8। तो 80 रुपीज, अगर रोवन स्कीम इंट्रोड्यूस नहीं करते तो कितना पे करना पड़ता, 80 रुपीज पर यूनिट। तो 80 रुपीज और 76.8 का जो डिफरेंस है दैट इज 3.20 रुपीज, वो उतना मिस्टर ए के लिए क्या हो जाएगा, सेविंग। समझ में आ रहा है, क्लियर? यहाँ पर हमें ये नहीं पूछा है कि कौन सी स्कीम अप्लाई करनी चाहिए, सिर्फ हमें कैलकुलेशन पूछा है। अगर आपको पूछे कि भाई कौन सी स्कीम आपको अप्लाई करनी चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर ए, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कौन सी बेटर है, होलसेल स्कीम, क्योंकि इसमें 8 रुपीज सेविंग हो रहा है। अगर एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, रोवन, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उनको पर यूनिट 76.8 रुपीज मिल रहा है, या फिर टोटल जो उनका बोनस है वो 16,000 है, जबकि होलसेल में 10,000 है। समझ में आ रहा है? तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से रोवन स्कीम बेटर है, बट एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से होलसेल स्कीम बेटर है। क्लियर? चलिए, अगर आपको ऐसा कुछ भी एडवाइस कमेंट ऐसा करने के लिए पूछे तो आपको उस तरह से आंसर करना रहेगा। चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। Which negotiations are going on with the recognized employees union, and the management wants you, an executive of the company, wants you as an executive of the company to formulate an incentive scheme with a view to increase productivity. Wage negotiation चल रहे हैं, लेबर यूनियन वगैरह एम्प्लॉइज यूनियन है उनके साथ कि भाई कितना पेमेंट मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, उसके लिए। तो आप एग्जीक्यूटिव है कंपनी के और आपको ये स्कीम बतानी है कि कौन सी होनी चाहिए। The case of three typical worker A, B, and C who produce respectively 180, 120, and 100 units of the company's product in a normal day of 8 hours is taken up for study. A, B और C तीन एम्प्लॉइज है, उनका आपको स्टडी करना है। वो कितना काम करते हैं, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। A है वो 180 यूनिट्स, B है वो 120 यूनिट्स एंड C है वो 100 यूनिट्स इन 8 आवर्स अ डे। 8 घंटे में वो इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। Assuming that the day wages would be guaranteed at ₹75 per hour and the piece rate would be based on a standard hourly output of 10 units. जो टाइम वेजेस जो है वो कितना है, 75 रुपीज पर आवर, मतलब कि एक दिन का कितना होगा, 75 रुपीज इंटू 8 आवर्स, क्योंकि एक दिन 8 आवर्स का है। और जो पीस रेट बेसिस है वो किस तरह से है, स्टैंडर्ड आर्ली आउटपुट ऑफ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स एक घंटे में बनने चाहिए, एक घंटे में बनते हैं, तो उस हिसाब से पर यूनिट कितना हो जाएगा, पर यूनिट वेजेस कितने हो जाएंगे, 75 रुपीज है पर आवर, और एक आवर में कितने बन सकते हैं, 10 यूनिट्स। तो 75 रुपीज डिवाइड बाय 10 यूनिट्स दैट इज ₹7.5 पर आवर, पर यूनिट वो पे कर सकते हैं। पीस रेट बेसिस पर अगर पेमेंट करना है, वेज पेमेंट करना है, तो ₹7.5 पर यूनिट हो जाएगा, और अगर आर्ली बेसिस पर है तो ₹75 पर आवर। क्लियर? कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ईच ऑफ 3 वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो तीनों एम्प्लॉय, जो तीनों वर्कर है उनका अर्निंग्स एंड एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीसेस, मतलब कि जितना भी अर्निंग है, अर्निंग डिवाइड बाय 100 करना है, तो अर्निंग डिवाइड बाय जितने भी यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उनको डिवाइड करना है, मतलब कि पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, उनको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें 100 यूनिट्स बनाने का कितना एम्प्लॉय कॉस्ट हुआ वो हमें पता चले। अंडर डे वेजेस, मतलब कि जो 75 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करेंगे तो कितना होगा, पीस रेट, मतलब कि पर यूनिट ₹7.5 पे करेंगे तो कितना होगा, होलसेल स्कीम जिसमें क्या करते हैं, टाइम सेव्ड इंटू 50% इंटू टाइम रेट के हिसाब से, एंड द रोवन स्कीम, रोवन स्कीम में क्या होता है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। तो कितना अर्निंग्स होगा, 100 यूनिट्स बनाने का एवरेज कॉस्ट कितना होगा,
And also calculate under above schemes the average cost of labor for the company to produce 100 pieces. और एवरेज कॉस्ट फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर जो हम 100 पीसेस का कॉस्ट करेंगे वो ए बी सी वाइज होगा, बट यहां पर क्योंकि हमें यहां पर बताया है कैलकुलेट फॉर ईच ऑफ द 3 वर्कर्स, मतलब कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 यूनिट्स होगा वो ईच एम्प्लॉय का दिखाना है। यहां पर एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर, तो मतलब तीनों एम्प्लॉय को जितना भी पे करते हैं उन्होंने तीनों एम्प्लॉय ने जितना भी यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उनसे डिवाइड करेंगे, मतलब कि वेजेस डिवाइड बाय यूनिट्स इनटू 100 पीसेस करेंगे तो हमें 100 यूनिट्स बनाने का एवरेज कॉस्ट पता चलेगा। टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमें पता चलेगा, उसको 100 पीसेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट पता चलेगा। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जबकि हमें पहले ईच एम्प्लॉय का भी कैलकुलेट करना होगा। चारों के लिए डे वेजेस, पीस रेट बेसिस, होलसेल स्कीम एंड रोमन स्कीम। क्लियर? चल इसका आंसर देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स अंडर डिफरेंट वेज स्कीम। सबसे पहले है डे वेजेस, उसमें यहां पर वर्कर दे रखे ए बी एंड सी। डे वेजेस 8 आवर्स, तीनों ने ही 8 आवर्स काम किया तो सभी का जो वेजेस होगा वो सेम होगा 75 रुपीज पर आवर, तो 75 रुपीज इंटू 8 आवर्स, तो डे वेजेस हो जाएगा 75 इंटू 8 600 600 600। एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स 180 120 एंड 100। अब हमें कैलकुलेट करना है लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस। 100 पीसेस बनाने में कितना कॉस्ट गया, तो वो कैसे करेंगे, टोटल अर्निंग 600 डिवाइड बाय 180, तो उनसे 1 यूनिट का हमें कॉस्ट मिलेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 यूनिट से, मतलब कि 600 डिवाइड बाय 180 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 333.33। समझ में आ रहा है? वैसे ही बी का करेंगे 600 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो हो जाएगा 500 रुपीज, मतलब कि 100 यूनिट्स बनाए हैं जो बी ने, उसका 100 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट कितना हुआ 500, और टोटल उनको कितना पे किया 600। समझ में आ रहा है? सी का भी करेंगे 600 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, दैट इज 600, क्योंकि उन्होंने तो 100 ही यूनिट्स बनाए हैं, तो 600 पूरा का पूरा 100 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट हो जाएगा। सिंपल। अब हमें और एक क्वेश्चन पूछा था कि एवरेज कॉस्ट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कितना होगा, तो एवरेज लेबर कॉस्ट फॉर टू प्रोड्यूस 100 पीसेस कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इनटू 100 करेंगे। ये टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स करेंगे तो पर यूनिट एवरेज कॉस्ट मिलेगा, पर हमें कैलकुलेट किसके लिए करना है, 100 यूनिट्स का एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1800 डिवाइड बाय 400 इंटू 100। समझ में आ रहा है? तो हो जाएगा 450 रुपीज, 450 रुपीज पर 100 पीसेस बनाने के लिए हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ए जो है वो काफी एफिशिएंट है, वो 8 आवर्स में 180 यूनिट्स बना लेता है, तो 100 यूनिट्स बनाने का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफी कम आ गया, 333 रुपीज ओनली। बी जो है वो ऐसे कम एफिशिएंट है, बट सी से ज्यादा एफिशिएंट है, तो यहाँ पर 100 यूनिट्स बनाने का कॉस्ट कितना आ गया 500, जबकि सी है वो लिस्ट एफिशिएंट है, राइट, उसके केस में कितना आ गया 100 यूनिट्स बनाने का 600 रुपीज का कॉस्ट आ गया। बट अगर ओवरऑल एवरेज करने जाएंगे तो कितना है 450, 450 से अगर कम है दैट इज ए, तो ए काफी एफिशिएंट है, जबकि बी और सी जो एवरेज है उनसे कम एफिशिएंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमें तीन और जो है पीस रेट बेसिस, होलसेल स्कीम और रोवन स्कीम पे कैलकुलेट करना रहेगा। पीस रेट बेसिस पर अगर करेंगे तो वर्कर का ए बी एंड सी, उसका हमें एक्चुअल आउटपुट है 180 120 एंड 100, और पर यूनिट हमें कितना पे करते हैं 7.5 रुपीज। कैसे मिले 75 रुपीज डिवाइड बाई 10 यूनिट्स, राइट, तो पीस रेट मिल गया, तो इन दोनों का एक्चुअल आउटपुट इनटू पीस रेट करेंगे तो हमें वेजेस मिल जाएंगे, राइट, दैट इज 1350 900 एंड 750। अब लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस बनाने में कितना कॉस्ट होगा, तो यहां पर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पर यूनिट 7.5 है तो उसको सीधा ही 100 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, तो वो तीनों में सेम रहेगा 750 750 750। क्लियर? यहां पर जो पीस रेट बेसिस था उसमें पीस रेट पर यूनिट सेम रहेगा और लेबर कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स सेम रहेगा, जबकि टाइम रेट था उसमें टोटल डे वेजेस थे वो सेम रहते हैं तीनों ही एम्प्लॉय के लिए। चलिए, अब एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर द कंपनी टू प्रोड्यूस 100 पीसेस, मतलब ओवरऑल देखना है, तो इसमें ओवरऑल अर्निंग है 3000 और ओवरऑल आउटपुट बनाए हैं 400, 3000 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 750 ऑब्वियसली, क्योंकि उनको 7.5 रुपीज पर
यूनिट के हिसाब से पे किया जाता है तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का भी उतना ही होगा। क्लियर। फिर है होल्स स्कीम। अब होल्स स्कीम में 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट। यहाँ पर वर्कर है ए बी एंड सी, एक्चुअल आउटपुट कितना दिया 180 120 और 100। अब हमें यहाँ पर टाइम अलाउड कैलकुलेट करना होगा, टाइम टेकन और टाइम सेव्ड तीनों चीजें कैलकुलेट करनी होगी। टाइम अलाउड क्या होगा, हमें बताया है कि एक 1 आवर के अंदर 10 यूनिट्स बनाना उनका स्टैंडर्ड है, राइट। स्टैंडर्ड इतना है कि 1 आवर में 10 यूनिट्स बना सकते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें टाइम अलाउड कैलकुलेट करना होगा। उन्होंने जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया है उस हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स टाइम अलाउड कितना होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम इन आवर्स है 18। कैसे, एक आवर में 10 यूनिट्स, तो 180 यूनिट्स के लिए कितना टाइम जाएगा 18 आवर्स। समझ में आ रहा है। बी के लिए 12 आवर्स एंड सी के लिए 10 आवर्स होना चाहिए। एक्चुअल टाइम कितना लिया, तीनों ने ही 8 आवर्स काम किया है तो वो तो 8 आवर्स सेम रहेगा। अब टाइम सेव्ड कितना होगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जितना डिफरेंस है वो टाइम सेव्ड हो जाएगा। तो ए ने 10 आवर्स बजाय, दैट्स ग्रेट। बी ने 4 आवर्स एंड सी ने 2 आवर्स। अब जो बोनस है, राइट, बोनस 50% ऑफ टाइम सेव्ड। यहां पर बोनस आवर्स कैलकुलेट किया है, मतलब क्या करेंगे, वो नॉर्मल आवर्स जो 8 आवर्स है प्लस बोनस आवर्स, वो दोनों का टोटल करके उनको जो वेज रेट है, राइट, ₹75 पर आवर, उनसे मल्टीप्लाई करने का। बोनस आवर्स कैसे मिलेंगे, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 10 का हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 1। आपको अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है, आप सीधा ही बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट, प्लस आप अलग से वेजेस कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम टेकन इनटू रेट। टाइम टेकन कितना है 8 आवर्स इनटू रेट, दैट इज 75 रुपीज, प्लस जितना भी टाइम सेव्ड है उसका 50% इनटू ₹75, तो भी आपका आंसर यही आ जाएगा 975, 750 एंड 675। क्लियर। यहां पर उन्होंने रेट पर आवर अलग से लिया 75 रुपीज और फिर टोटल वेजेस कैलकुलेट किए। कैसे, एफ मतलब कि जो 75 रुपीज है इंटू सी प्लस ई, सी क्या है टाइम टेकन प्लस बोनस आवर्स, इस तरह से कैलकुलेट किया। लेबर कॉस्ट पर 100 पीसेस, राइट, 975 डिवाइड बाय 180 यूनिट्स इनटू 100, दैट इज 541.67, और इसी तरीके से बी और सी का भी कैलकुलेट किया। अब एवरेज कॉस्ट फॉर द कंपनी है, टोटल अर्निंग्स कितना है 2400 डिवाइड बाय 400 यूनिट्स इनटू 100, दैट इज ₹600। क्लियर। और अब देखते हैं रोवन स्कीम के हिसाब से, जिसकी फॉर्मूला क्या है, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। यहां पर भी हमें टाइम अलाउड, टाइम टेकन और टाइम सेव्ड जो है, जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्कर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम, एक्चुअल टाइम और टाइम सेव्ड जो हमने ऊपर देखा उसी तरीके से। अब जो बोनस आवर्स है वो अलग तरीके से होगा, जो हमने फॉर्मूला में हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, यहाँ या फिर स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल टाइम। यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क दिया है तो उस हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला दे रखिए, राइट। तो उस हिसाब से ए के केस में आएगा 4.44, बी के केस में 2.67 और सी के केस में 1.60। तो ये क्या करेंगे, बोनस आवर्स प्लस एक्चुअल टाइम टेकन है उन दोनों का टोटल करेंगे और उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 933, 800 एंड 720। और ये जो 100 यूनिट्स के लिए हमें लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है वो कैसे मिलेगा, 933 डिवाइड बाय 180, तो पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 518.33, 666.67 एंड 720 रुपीज। क्लियर। चलिए, और एवरेज कॉस्ट निकाला है, ये 2453 टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 400 यूनिट्स टोटल यूनिट्स इनटू 100, दैट इज 613.25। क्लियर। अगर आपको रोमन स्कीम में ये बोनस आवर्स अलग से निकालने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधा ही बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम टेकन इनटू रेट, जो नॉर्मल बेसिक वेजेस हो जाएगा। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी आपका ये टोटल वेजेस मिल जाएगा। इजी। ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, इजी था, राइट। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, बाकी टेक्निकल इतना नहीं था। चलिए, अब हमने होल्स स्कीम और रोवन स्कीम क्या था पहले समझ लिया था और उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए, इलस्ट्रेशंस ऑलरेडी हमने देख लिए थे। अब जो आगे का थियोरिटिकल पार्ट है वो हम यहाँ पर कवर अप करते हैं, जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी के बारे में है वो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। पेज नंबर 3.43, एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर्स। आगे के सारे जो थियरी और क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिए हैं। एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर,
एम्प्लॉइज कितने एफिशिएंट है वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए, उनकी एफिशिएंसी हमें मेजर करनी चाहिए, ताकि पता चले कि भाई क्या उसको इंसेंटिव देने की जरूरत है, या फिर हम ये भी जान सकते हैं कि भाई हमारे जो एम्प्लॉइज है इतने एफिशिएंट है, तो हमारे आगे के वर्क, आगे के जो ऑर्डर्स है उनको फुलफिल करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो एफिशिएंसी रेटिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने एफिशिएंट एम्प्लॉइज होंगे उतना ही बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी होगा और उतना ज्यादा इंसेंटिव भी हम दे सकते हैं, राइट। ओवरऑल वो हमारा सेविंग भी बन सकता है। क्लियर? चलिए, efficiency is usually related with performance and may be computed by comparing the time taken with the standard time allotted to perform the given job or task। efficiency क्या है? मतलब कि आप कितने टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। एफिशिएंसी जो है, अगर आप 10 आवर्स के लिए बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दैट्स योर एफिशिएंसी। और वो 10 आवर्स में से अगर आपने जितना भी पढ़ा वो सब कुछ आपको याद रह गया, दैट इज इफेक्टिवनेस। आउटपुट की क्वालिटी जो है वो इफेक्टिवनेस है, और आप कितने टाइम तक वो प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। आप कितना अपना कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज एफिशिएंसी। समझ में आ रहा है? तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया गया है कि आपको एफिशिएंटली काम करना है, क्योंकि वो जितने कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करके देंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। If the time taken by a worker on a job equals or less than the standard time, then he is rated efficient। जितना टाइम उनको दिया था उतने ही टाइम में उन्होंने ये जॉब टास्क जो भी था वो काम कंप्लीट कर दिया, या फिर उससे कम टाइम में काम कंप्लीट कर दिया, मतलब कि स्टैंडर्ड टाइम या टाइम अलाउड से कम टाइम में अगर काम कंप्लीट कर दिया, देन द एम्प्लॉय इज कंसिडर्ड एज एन एफिशिएंट, राइट। तभी बोनस इंसेंटिव दिया जा सकता है। अगर वो जितना टाइम दिया है उनसे ज्यादा टाइम लगाता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज इनएफिशिएंट एम्प्लॉय। Clear? In case he takes more time than the standard time, he is rated as inefficient। अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लेता है तो उसे इनएफिशिएंट माना जाएगा। एफिशिएंसी इन परसेंटेज, टाइम अलाउड एज पर स्टैंडर्ड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100। जितना भी टाइम उनको अलाउ किया था और जितना टाइम उन्होंने लिया, टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100 करेंगे तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जो टाइम अलाउड है वो है 100 आवर्स, राइट, और एक्चुअल में टाइम टेकन है वो 80 आवर्स, मतलब कि जो काम उसको 100 आवर्स में कंप्लीट करना था उन्होंने 80 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, दैट मींस कि लेसर देन द स्टैंडर्ड आवर्स, तो वो एफिशिएंट होगा। तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? टाइम अलाउड अपॉन टाइम टेकन इनटू 100, तो परसेंटेज मिल जाएगा, तो 100 अपॉन 80 इंटू 100 करेंगे तो वो हो जाएगा 125%। मतलब कि जो एम्प्लॉई है वो 125% उसकी एफिशिएंसी है, मतलब कि जितना काम देंगे वो 25% अच्छे से कर लेगा, राइट। मतलब कि जो रिक्वायरमेंट है वो 125% अपना देगा। समझ में आ रहा है? वो काम जितना दिया है उसका 20% लेस टाइम में उन्होंने काम कर दिया, दैट इज 125% उसकी एफिशिएंसी है। पर अगर हम उल्टा सोचे कि भाई टाइम अलाउड है 80 आवर्स और उन्होंने टाइम टेकन जो है वो 100 आवर्स है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड टाइम था उनसे उन्होंने ज्यादा टाइम तक काम किया, ज्यादा टाइम लेकर काम कंप्लीट किया, तो वो इनएफिशिएंट है। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टाइम अलाउड 80 अपॉन 100 इंटू 100, यहाँ पर 100 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 80%। मतलब कि उसकी एफिशिएंसी 80% है। उसको जितना भी टाइम देते हैं वो उसमें से सिर्फ 80% यूटिलाइज करते हैं, 80% उनका आउटपुट मिल सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसकी एफिशिएंसी 80%। क्लियर? चलिए, तो ये एफिशिएंसी कैलकुलेशन हो जाएगा। फॉर एफिशिएंसी रेटिंग ऑफ एम्प्लॉइज द फॉलोइंग प्रोसीजर में बी फॉलोड। उसके लिए हमें 3 चीजें करनी होगी, राइट। एक तो स्टैंडर्ड टाइम हमें पता होना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, ये काम कितने टाइम में हो सकता है। एक्चुअल टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा कि भाई उन्होंने कितने टाइम में काम कंप्लीट किया, और उसके बेसिस पर ये एफिशिएंसी का ये जो फॉर्मूला है उसको हमें अप्लाई करके एफिशिएंसी मेजर करनी रहेगी। डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। The first step is to determine the standard time taken by a worker for performing a particular job or a task। ये जो particular job और task है उसको complete करने में कितना टाइम जाएगा वो सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। The standard time can be determined by using time and motion study or work study techniques। time and motion study, टाइम कितना है और मोशन कितना है, कितने स्पीड से वो काम कर सकता है, उस हिसाब से कितना टाइम होना चाहिए, उसके बेसिस पर स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर वर्क स्टडी टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके कि भाई ये वर्क कितने टाइम में हो जाएगा, वो करके हम स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट मेजर कर सकते हैं।
While determining the standard time for a job or a task, a heterogeneous group of workers is taken and contingency allowance are added for determining standard time. हेट्रोजीनियस ग्रुप का यूज करना है. हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग स्किल बेसिस या अलग अलग एफिशिएंसी वाले लोगों को हमें कंसिडर करके उसका स्टडी करना चाहिए, तभी हमें स्टैंडर्ड आवर्स मिलेंगे. क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल में पता नहीं चलेंगे. तो हमें ध्यान में रखना है कि वेरियस ग्रुप्स का हम स्टडी करके उसके बेसिस पर हम स्टैंडर्ड आवर्स निकालें. प्लस कुछ कंटिजेंसी अलाउंस. कंटिजेंसी मतलब कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी ऐसे ऐसे रीजंस हो सकती है कि जिस वजह से ये काम शायद टाइमली कंप्लीट ना हो, तो थोड़ा सा ऐसे ब्रेक्स अनअवॉइडेबल रीजन से भी हो सकते हैं, तो उसको भी कंसिडर करके हम स्टैंडर्ड आवर्स निकालेंगे. समझ में आ रहा है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स. जो भी वर्कर्स है उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस हमें मेजर करना होगा. फॉर कंप्यूटिंग एफिशिएंसी रेटिंग इट इज नेसेसरी टू डेवलप अ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स. द सिस्टम डेवलप्ड शुड रिकॉर्ड द आउटपुट ऑफ ईच वर्कर अलोंग विद द टाइम टेकन बाय. जितना भी जो भी एम्प्लॉइज उन्होंने जितना भी एक्चुअल में काम किया, एक्चुअल आउटपुट लिया, वो कितने टाइम में कंप्लीट किया, वो भी मेजर करना होगा. Computation of efficiency rating. The efficiency rating of each worker can be computed by using the above mentioned formula. Easy. मतलब कि हम पहले टाइम टेकन, टाइम अलाउड कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर टाइम टेकन कितना मेजर करेंगे एंड फिर एफिशिएंसी मेजर करेंगे. क्लियर? ये प्रोसीजर हमारी हो जाएगी. ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. नीड फॉर एफिशिएंसी रेटिंग. एफिशिएंसी रेटिंग करने की जरूरत क्या है? दो चीजें जो मैंने आपको बताई थी. एक तो हम एम्प्लॉय की एफिशिएंसी रेट करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसके हिसाब से इंसेंटिव पे कर पाएंगे. एंड सेकंड, हमें रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज कितना होगा फॉर एनी अपकमिंग वर्क ऑर्डर, राइट, वो हमें पता चल पाएगा. तो उस वजह से हमें एफिशिएंसी रेटिंग करना चाहिए. As discussed earlier, when a firm follows a system of payment by results, the payment has a direct relationship with the output given by a worker. उन्होंने कितना आउटपुट दिया उस हिसाब से इंसेंटिव दे सकते हैं. The firm for making payment to worker is required to ascertain his efficiency level. The efficiency rating also helps the management in preparing employee requirement budget for preparing manpower requirement. Employee requirement कितना होगा उसका बजट बनाने के लिए भी efficiency हमें पता होनी चाहिए. इसके लिए आगे एग्जांपल दिया है, वो हम समझेंगे तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा. तो दो रिक्वायरमेंट है, उस वजह से हमें एफिशिएंसी रेटिंग करनी चाहिए. एक तो पेमेंट बाय रिजल्ट होगा तो उसमें इंसेंटिव कैलकुलेट करने के लिए, एंड सेकंड एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट बजट बनाने. क्लियर? ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. अब एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट बजट बनाने में किस तरह से एफिशिएंसी का यूज कर सकते हैं वो हमें यहां पर समझाया है. उसका एग्जांपल दिया हुआ है. P Limited manufactures 2 products by using 1 grade of employees. The following estimates are available. Product A and Product B दिया है. Budgeted production in units है 3480 units and 4000 units of B. Standard hours allowed per product है 5 and 4. Product A का 1 यूनिट बनाने में 5 hours लगते हैं और Product B का 1 यूनिट बनाने में 4 hours लगते हैं. और टोटल इतना प्रोडक्शन हमें करना है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने hours हमें लगेंगे वो पता चल पाएगा. It is further worked out that the efficiency rating, efficiency ratio for productive hours worked by direct workers in actually manufacturing the production is 80%, then the exact standard employee hours requirement can be worked out as follow. Employee efficiency कितनी है? 80%. मतलब कि उनको जितना भी काम देंगे उसमें 80% वो 80% टाइम में वो काम 80% काम कंप्लीट कर पाएंगे. मतलब कि यहाँ पर भले ही स्टैंडर्ड 5 hours है, बट वो 5 hours में उतना 100% ये यूनिट नहीं बन जाएगा, उसका सिर्फ 80% बनेगा. समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये 3480 या 4000 यूनिट्स आपको चाहिए तो सिर्फ आप 5 और 4 hours पर यूनिट नहीं दे सकते. आपको ये 80% एफिशिएंसी को भी कंसीडर करना होगा और उस हिसाब से ज्यादा आवर्स आपको अलोकेट करने होंगे, ज्यादा आवर्स आपको रिक्वायर्ड होंगे. समझ में आ रहा है? तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, बजटेड प्रोडक्शन 3480 4000, उस हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर बजटेड प्रोडक्शन कैलकुलेट किया. मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया. 3480 into 5 hours, that is 17,400 hours, and 4000 units into 4 hours, that is 16,000 hours. That is total चाहिए 33,400 standard hours. बट अब एम्प्लॉइज है, वो ह्यूमंस है, वो मशीन्स नहीं है, तो वो 100% अपना कभी भी नहीं दे सकते. थोड़ा सा छोटा सा मोटा सा ब्रेक्स वगैरह कुछ ना कुछ उनको चाहिए रहते हैं. तो 100% एफिशिएंसी जनरली नहीं आती है इन ह्यूमंस.
तो उसी हिसाब से कैलकुलेट कितना किया है 80% एफिशिएंसी। सिंस एफिशिएंसी रेशियो इज गिवन एज 80%, therefore standard employee hours required for 100% efficiency level is, हमें ये बताया कि 33,400 है वो 80% के सामने है, तो 100 के सामने कितना वो हमें कैलकुलेट करना होगा। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 33,400 आवर्स इंटू 100 डिवाइड बाई 80, तो वो हो जाएंगे 41,750 आवर्स। अगर 100% एफिशिएंसी पर काम करते तो कितनी आवर्स चाहिए होती? 33,400 आवर्स। बट 80% एफिशिएंसी इसीलिए चाहिए होंगी 41,750 आवर्स। तभी आपका जो बजटेड प्रोडक्शन है 3480 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड 4,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट भी मिल पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल दिया है, इसका कोई इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नहीं दिया है, बट इसमें से भी आपको एमसीक्यू या फिर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, इसीलिए ये समझना जरूरी था। क्लियर? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जैसे एम्प्लॉय एफिशिएंसी है वैसे ही प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी इज जनरली डिटरमाइंड बाय इनपुट आउटपुट रेशियो। इन केस ऑफ एम्प्लॉय इट इज कैलकुलेटेड एज बिलो। कितना प्रोडक्टिव है? तो स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एक्चुअल वर्क अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम कितना था उसको एक्चुअल टाइम से डिवाइड किया। यहाँ पर परसेंटेज में नहीं देखेंगे हम प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी है वो जस्ट डेसिमल्स वगैरह पॉइंट वगैरह में आएगा। जो एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट किया था वो भी इसी तरीके से था, उसमें क्या था? एक्चुअल टाइम अलाउड अपॉन एक्चुअल टाइम टेकन इनटू 100, तो दोनों ही सेम है। यहाँ पर 100 नहीं किया है जो एफिशिएंसी रेशियो में करते थे, प्रोडक्टिविटी रेशियो में नहीं किया है। जस्ट employee productivity is used for measuring the efficiency of individual workers. It is an index of efficiency in the utilization of human resources, material, capital, power and all kind of services and facilities. Generally employee productivity है वो employee wise consider किया जाता है, जबकि employee efficiency overall organization के लिए consider किया जाता है। It is measured by the output in relation to input. Productivity can be improved by reducing the input for a certain quantity or a value of output, or by increasing the output from the same given quantity or a value of input. Factors for increasing employee productivity. The important factors which must be taken into consideration for increasing employee productivity are as follow. किस तरीके से हम एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं उसके कुछ फैक्टर्स दिए हैं, 5 फैक्टर्स हैं, उसके बेसिस पर हम एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। एम्प्लॉइंग ओनली दोज वर्कर्स हु पोजेस द राइट टाइप ऑफ स्किल, जिसके पास जैसी अच्छी स्किल है उसी के हिसाब से, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से राइट टाइप ऑफ स्किल जिसके पास है उसी को हमें एम्प्लॉय करना चाहिए, उसी को एज ए एम्प्लॉय हमें रिक्रूट करना चाहिए। प्लेसिंग अ राइट टाइप ऑफ अ पर्सन टू अ राइट जॉब, जो राइट पर्सन है उसको राइट टाइप ऑफ जॉब के लिए हमें प्लेस करना चाहिए, रिक्रूट करना चाहिए। Training young and old workers by providing them the right type of opportunity. ट्रेन करना चाहिए ताकि उनको राइट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिल सके, उसको हमें ट्रेन करते रहेंगे, अपडेट करवाते रहेंगे तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय। बहुत ही ज्यादा अगर एम्प्लॉय होंगे तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, एफिशिएंसी कम लगेगी, और अगर शॉर्टेज भी होगी तो भी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। Carrying out work study for fixation of wages and for the simplification and standardization of work. वर्क स्टडी वगैरह करना चाहिए जिससे हमें अच्छे से हम उसको क्या काम कितने टाइम में करना चाहिएगा वो पता चल पाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन हम डिसाइड कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 5 फैक्टर्स है जिसके बेसिस पर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव इंक्रीज कर सकते हैं। राइट टाइप ऑफ स्किल जो है जिसके पास है उन्हीं को हमें रिक्रूट करना चाहिए, राइट टाइप ऑफ पर्सन को राइट जॉब के लिए हमें रिक्रूट करना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि राइट अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, राइट। फोर्थ, हमें एक्सेस या शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉइज नहीं होनी चाहिए, एंड वर्क स्टडी कैरी आउट करना चाहिए ताकि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क सिंप्लीफिकेशन हम कर पाए, राइट। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए अब समझते हैं एम्प्लॉय या फिर लेबर टर्नओवर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन में है वो चेंज हो रहे हैं, मतलब कि कुछ एम्प्लॉइज छोड़कर जा रहे हैं, उसके सामने रिप्लेसमेंट हम रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर कुछ न्यू डेवलप्ड या फिर नए प्रोजेक्ट्स के लिए हम हायर भी कर रहे हैं। तो ये जो जिस वजह से एम्प्लॉय का कंपोजिशन चेंज होता है उसे एम्प्लॉय टर्नओवर कहा जाता है। छोड़कर जा रहे हैं और उसके सामने न्यू एम्प्लॉयज आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, हो सके उतना हमें
ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा लोग छोड़कर ना जाए, क्योंकि क्या होगा कि जो भी रिप्लेस होकर आएगा, जो भी न्यू ज्वाइन करेगा, राइट, इंस्टेड ऑफ सम ओल्डर वर्कर, राइट, जो छोड़कर जा रहा है, तो उनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, उनका रिक्रूटमेंट का कॉस्ट होगा, रिक्रूटमेंट के लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी, एचआर उसके लिए हायर करने होंगे और उनकी भी प्रोसीजर बढ़ जाएगी, राइट। फिर ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग तो देंगे, फिर भी स्टार्टिंग ऑफ द जो उनका वर्क है उसमें एफिशिएंसी उतनी नहीं आती है। वो जितना एक्सपीरियंस्ड पर्सन इसी ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उतनी एफिशिएंसी नहीं आती, थोड़ा सा वेस्टेज हो सकता है। तो ये सारी चीजों की वजह से अगर न्यू एम्प्लॉयज आएंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो भी कंपनी है उसका लेबर टर्नओवर हो सके उतना कम होना चाहिए, उनसे काफी कॉस्ट सेविंग हो सकता है। तो ये एम्प्लॉय टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड कॉस्ट वगैरह क्या है वो हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, employee turnover or labor turnover in an organization is the rate of change in the composition of employee force during a specified period measured against a suitable index. एम्प्लॉय टर्नओवर क्या है कि हम जो भी एम्प्लॉय का कंपोजिशन चेंज हुआ है उसको कंसिडर करेंगे ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड, ईयरली, मंथली, क्वार्टरली, डेली, किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट। और उसको सूटेबल इंडेक्स मतलब कि इंडस्ट्री का क्या जनरल रेट है, राइट, प्रीवियस ईयर में कंपनी का क्या था, कॉम्पिटिटर्स का क्या था, उसके बेसिस पर हम एम्प्लॉय टर्नओवर को कंपेयर कर सकते हैं। और उस हिसाब से अगर जो ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं उसमें अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा है तो वो हो सके उतना हम कम करने की ट्राई करेंगे। The standard of usual employee turnover in the industry or locality or the employee turnover rate for a past period may be taken as the index or norm against which actual turnover rate is compared, right? यूजुअल एम्प्लॉय टर्नओवर को इंडस्ट्री या फिर लोकेलिटी या फिर जो पास्ट पीरियड का था उनके साथ हम कंपेयर करके उसे हम स्टैंडर्ड इंडेक्स कंसिडर करेंगे और उसके साथ एक्चुअल जो अभी का करंट एम्प्लॉय टर्नओवर है उनके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। There are three methods of calculating employee turnover which are given below. सबसे पहले है रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में जितने भी एम्प्लॉयज रिप्लेस हुए हैं उसको कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या होगा, एट द एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड प्लस एम्प्लॉयज एट द क्लोजिंग ऑफ द पीरियड डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें एवरेज एम्प्लॉयज पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100 करेंगे तो हमें रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से एम्प्लॉय टर्नओवर पता चल जाएगा। This method takes into consideration actual replacement of employees irrespective of number of persons leaving the organization. रिप्लेसमेंट मतलब कि जितने छोड़कर जा रहे हैं उसमें से कितने के सामने हमें न्यू एम्प्लॉयज मिल गए। एक्स अगर छोड़ के गया, एक्स वाई जेड 3 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए और उसके सामने हमने अगर 2 न्यू एम्प्लॉयज को हायर किया तो 2 एम्प्लॉयज विल बी कंसिडर्ड एज अ रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज, राइट। भले ही 3 छोड़कर गए बट हम यहाँ पर कंसिडर कितनों को कर रहे हैं, 2 एम्प्लॉयज को। क्लियर। तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल इनटू 100। समझ में आ रहा है। New employees appointed on account of expansion plan of the organization are not included in number of replacement। ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर एक्सपांसन की वजह से अगर न्यू एम्प्लॉयज को हायर कर रहे हैं तो वो रिप्लेस्ड नहीं माने जाएंगे। रिप्लेस्ड कौन होता है, जो छोड़ करके उसके सामने हम किसी को हायर करते हैं। तो अगर नया प्रोजेक्ट मिल रहा है और उस वजह से हम ज्यादा एम्प्लॉयज हायर कर रहे हैं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज। क्लियर। उसको इस फॉर्मूला में कंसिडर नहीं करना है, जितने रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज है उनको ही कंसिडर करेंगे, राइट। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे कैलकुलेट करेंगे वो लास्ट में दिया है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइड बाय। क्लियर। ये थी पहली मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। सेकंड है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड मतलब कि जितने छोड़कर जा रहे हैं लिविंग एम्प्लॉयज को कंसिडर करेंगे। In this method, employee turnover is measured by dividing the total number of employees separated during the period by the average total number of employees on payroll during the same period. जितने भी employees separate हो रहे हैं divided by average number of employees. उसकी फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन रोल इनटू 100। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू 100। रिप्लेसमेंट में क्या था, एवरेज
नंबर ऑफ रिप्लेस्ड एम्प्लॉइज अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। थर्ड है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड के अंदर रिप्लेसमेंट एज वेल एज सेपरेशन दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। This method takes both the number of replacement as well as the number of separation during the period into account of calculation of employee turnover. Number of employees separated plus number of employees replaced during the period upon average number of employees during the period into 100. Easy? तो रिप्लेसमेंट मेथड में सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। सेकंड सेपरेशन मेथड में number of employees separated during the period upon average number of employees into 100. And third flux method में number of separated employee plus number of replaced employees divided by average number of employees into 100. Easy? Employee turnover due to new recruitment. अब न्यू रिक्रूटमेंट भी हो सकती है, एक्सपांशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान कुछ भी हो सकता है, और उस वजह से न्यू एम्प्लॉयज जो ज्वाइन किए उसको भी कुछ अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो ऐसा मानते हैं कि अगर न्यू एम्प्लॉयज अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो उस वजह से भी कॉम्पोजिशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो चेंज हो रहा है, और उसी वजह से उनको भी एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेशन में हमें कंसिडर करना चाहिए। तो फ्लक्स मेथड में दूसरी भी फॉर्मूला है जिसके अंदर हम न्यू एम्प्लॉयज जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी कंसिडर करेंगे। Generally, employees recruited on account of expansion of an organization are not considered for calculation of employee turnover. Generally, new recruited employees को consider नहीं किया जाता है जब हम employee turnover calculate करते हैं. But it is considered that the newly recruited employees are also responsible for changes in composition of workforce. But ऐसा भी माना जाता है कि भाई new employees की वजह से भी workforce जो है composition है उसमें change हुआ. Due to this feature, some management accountant fails to take new recruitment for calculating employee turnover. The total number of workers joining, including replacement, is called accession. Number of replacement मतलब कि वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, बट वो किसके सामने, जो छोड़कर गए उसके सामने, बट उसके अलावा भी ज्वाइनिंग हो सकता है। तो ज्वाइनिंग प्लस रिप्लेसमेंट है, उसको क्या कह सकते हैं, एक्सेशन कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेशन अगर आपको दिया है तो उसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज न्यूली ज्वाइन। समझ में आ रहा है? अगर आपको दोनों अलग अलग दिए तो एक्सेशन कैलकुलेट करना तो कैसे मिलेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ज्वाइंड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड। When number of accession are considered for measuring employee turnover, the employee turnover rate by flux method may be computed as follow: number of separation plus number of replacement plus number of new joinings divided by average number of employees into 100, or नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, क्योंकि एक्सेशन के अंदर ये दोनों ही आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनीज। समझ में आ रहा है? डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। क्लियर? तो फ्लक्स मेथड के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक तो सिर्फ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ, या फिर नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनीज और रिप्लेसमेंट दोनों का टोटल हो सकता है नंबर ऑफ एक्सेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में न्यू ज्वाइनीज के बारे में या फिर एक्सेशन के बारे में दिया है तो आपको ये फॉर्मूला से भी फ्लक्स मेथड के हिसाब से एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट करना चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए, अब दिया है इक्विवेलेंट एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर रेट। अब ये जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो हम किसी भी पीरियड के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि मंथली भी हो सकता है, मंथ के लिए भी हो सकता है, डे के लिए भी हो सकता है, क्वार्टर के लिए भी हो सकता है। तो उसको इक्विवेलेंट करेंगे फॉर होल पीरियड, फॉर होल ईयर। तो उसमें क्या करना होगा, जो भी एम्प्लॉय टर्नओवर मिला उसको हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ डेज अगर डेली किया है, नंबर ऑफ मंथ्स अगर मंथली किया है, क्वार्टर नंबर ऑफ क्वार्टर इनटू जो भी जितने भी पीरियड के लिए हमने किया वो डिवीजन में आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने जो भी टोटल पीरियड है, मतलब कि अगर डेज में किया तो 365 से, अगर मंथ में किया तो 12 मंथ से, अगर क्वार्टर में किया तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें इक्विवेलेंट टर्नओवर फॉर ईयर मिले। समझ में आ रहा है? If in the above computation the data given for a period other than a year, the employee turnover rate so computed may be converted into equivalent annual employee turnover rate by using following formula. Employee turnover rate for the period कुछ भी हो सकता है, day, month, quarter, divided by number of days in the period। अगर हमने दिन के लिए दिनों में days में कैलकुलेट किया तो number of days into 365 करेंगे, अगर हमने मंथ में किया तो number of months जिसके लिए हमने कैलकुलेट किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मंथ्स। राइट? अगर हमने क्वार्टर में किया तो जितने भी क्वार्टर के लिए हमने कैलकुलेट किया था उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। समझ में आ रहा है? क्योंकि 4 क्वार्टर्स इन अ मंथ होता है। राइट? तो इस समय इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर अ ईयर मिल जाएगा।
राइट। चलिए अब देखते हैं इलस्ट्रेशन 14। The accountant of Y Limited has computed employee turnover rates for the quarter ended on 31st March 2023। ये जो अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड है उन्होंने क्वार्टर एंडेड के लिए एम्प्लॉय टर्नओवर रेट कैलकुलेट की है as 10%, 5% and 3% respectively under flux method, replacement method and separation method respectively। उन्होंने फ्लक्स मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और सेपरेशन मेथड के हिसाब से यहाँ पर 10%, 5% एंड 3% एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब कि हमें एम्प्लॉय टर्नओवर रेट ऑलरेडी दे दिया है। If the number of workers replaced during the quarter is 30, number of replace कितना हुआ है 30, find out the number of workers for the quarter। बट हमें यहाँ पर कुछ और चीजें कैलकुलेट करनी है। क्या रिक्रूटेड एंड ज्वाइन, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्रूट हुए और ज्वाइन किए, मतलब कि नंबर ऑफ टोटल एक्सेशन हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि यहाँ पर जो फ्लक्स मेथड के हिसाब से 10% दिया है वो कौन सी मेथड से होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन, जिसके अंदर रिक्रूटेड और जो रिप्लेस हुए दोनों ही कंसिडर किए हैं। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड सेपरेटेड कैलकुलेट करना है एंड इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द ईयर हमें कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, कोई भी एम्प्लॉय टर्नओवर की फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए, बेस में जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो हमें कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे मिल सकता है, हमें यहाँ पर रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से टर्नओवर दिया है 5% और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड दिए 30। तो रिप्लेसमेंट मेथड की फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो हमारे पास टर्नओवर रेट है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड है, तो उनसे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिल जाएंगे तो फिर हम ये जो है सेपरेशन मेथड वाली फॉर्मूला, सेपरेशन मेथड वाला जो हमारे पास टर्नओवर रेट है दैट इज 3%, उसमें हम 3% इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन हमारे पास नहीं है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज करेंगे जो हमें फर्स्ट वर्किंग नोट में से मिल जाएंगे। तो हमें क्या मिल सकता है, नंबर ऑफ सेपरेटेड एम्प्लॉइज दैट इज लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और उसको हम फ्लक्स मेथड में अप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड एम्प्लॉइज है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो हमारे फर्स्ट 2 आंसर्स मिल जाएंगे और ये जो थर्ड है इक्विवेलेंट एम्प्लॉइज, ये तो 10, 5 और 3% से ही कंसिडर करने हैं। ये क्वार्टर के लिए दिए हैं, हमें पूरे ईयर के लिए कैलकुलेट करने होंगे। चलिए तो सबसे पहले वर्किंग नोट है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के लिए फॉर द क्वार्टर। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन द रोल इनटू 100। ये हो जाएगा 5% इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल। तो 5% जो है और 30 उसको कंसिडर करके हमें क्या मिल जाएगा, 600 एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होंगे। फिर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम सीधा नहीं कर पाएंगे, हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर पहले करना होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट यूजिंग सेपरेशन मेथड इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनटू 100। आपको ये फॉर्मूला लिखनी है, फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं। तो यहां पर क्या है कि हमें पता है कि 3% टर्नओवर रेट है, नंबर ऑफ सेपरेशन हमें पता नहीं है, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो हमने आगे कैलकुलेट किया दैट इज 600। तो 600 यहां चला जाएगा, तो 600 के 3% ये हो जाएंगे नंबर ऑफ सेपरेशन दैट इज 18 यूनिट्स। 18 एम्प्लॉइज जो है वो सेपरेट हुए लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड। क्लियर। अब हमें फर्स्ट आंसर मिल सकता है नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट फ्लक्स मेथड का यूज करके। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फ्लक्स मेथड नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। मैंने आपको बताया फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ एक्सेशन यूज किया है, वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा है क्वेश्चन में रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स मेथड में यही फॉर्मूला यूज की गई होगी, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस एक्सेशन या फिर नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट। तो यहाँ पर 10% दिया है, तो 10% इज इक्वल टू 18 नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन जो हमें पता नहीं है डिवाइड बाय 600। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, 42 जो है उन्होंने रिक्रूट किए हैं और ज्वाइन किया है, उसमें से 30 क्या है, रिप्लेसमेंट है। तो अगर आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि न्यूली ज्वाइंट कितने हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 12 एम्प्लॉइज न्यूली ज्वाइंट है। यार यहाँ पर हमें नहीं पूछा है, बट अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। एंड लास्ट इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर क्वार्टर ले दिया है, तो एम्प्लॉय टर्नओवर फॉर द क्वार्टर डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वार्टर कितना है, 1,
राइट, उनसे डिवाइड करेंगे इनटू टोटल क्वार्टर्स कितने होते हैं 4। तो यूजिंग फ्लक्स मेथड 10% फॉर 1 क्वार्टर है, तो 4 क्वार्टर्स के लिए कितना, तो 40% हो जाएगा। इक्विवेलेंट टर्नओवर फॉर ईयर होगा 40% यूजिंग फ्लक्स मेथड। यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड 5% डिवाइड बाय 1 क्वार्टर इनटू 4 क्वार्टर्स, दैट इज 20%। एंड यूजिंग सेपरेशन मेथड 3% डिवाइड बाय 1 इनटू 4 क्वार्टर्स, दैट इज 12%। इजी, चलो इजी इलस्ट्रेशन था, राइट। अब देखते हैं कोजेस ऑफ एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉय या फिर लेबर टर्नओवर के रीजन क्या हो सकते हैं, किस वजह से एम्प्लॉय टर्नओवर या लेबर टर्नओवर हो सकता है। The reasons for employee turnover in an organization can be classified under the following 3 heads: personal causes, unavoidable causes and avoidable causes. Personal causes मतलब कि कोई अच्छी जगह पर जॉब मिल गया, राइट, कोई डिसेबिलिटी हो गया, इस वजह से पर्सनल कॉजेज हो सकते हैं। अनअवॉइडेबल कॉजेज सीजन नहीं है, मटेरियल वगैरह अवेलेबल नहीं है, राइट। अवॉइडेबल कॉजेज मैनेजमेंट से अच्छी बनती नहीं है, पैसे और चाहिए, ऐसे अवॉइडेबल कॉजेज है। तो ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि क्या अवॉइडेबल कॉजेज की वजह से लेबर टर्नओवर हो रहा है, तो उसके ऊपर वो स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं और उस वजह से वो एम्प्लॉय टर्नओवर को कम कर सकता है। ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पर्सनल कॉजेज, ऑल द पर्सनल रीजंस व्हिच induce or compel an employee to leave his job, such causes include the following: change for a jobs for betterment, अच्छे के लिए, सीखने के लिए, वो betterment के लिए जॉब चेंज कर सकते हैं। premature retirement due to ill health और old age, वो अब काम नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं है, तो उस वजह से वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकते हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है जॉब करने के लिए। डिसकंटेंट ओवर द जॉब्स एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, डिसकंटेंट मतलब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब या वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और उस वजह से एम्प्लॉय जॉब छोड़कर जा रहे हैं। ये तीनों तो ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर हर बार उसके लिए कोई भी सॉल्यूशन उनके पास नहीं होता, बट इसके लिए उनको वर्क करना चाहिए। डिसकंटेंट अगर डिससेटिस्फेक्शन है तो वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके लिए उनको वर्क करना चाहिए ताकि लेबर टर्नओवर कम हो जाए। In all the above cases, the employee leaves the organization at his will, and therefore it is difficult to suggest any possible remedy in the first 3 cases. पहले 3 reasons जो है, पहले 3 causes में तो कुछ नहीं कर सकते employer, but the last one can be overcome by creating conditions leading to a healthy working environment. अच्छा working environment होगा तो कोई भी employee छोड़कर नहीं जाना चाहिए चाहेगा, राइट। तो उस वजह से उस तरीके से हम लेबर टर्नओवर को कम कर पाएंगे। For this, officers should play a positive role and make sure that their subordinates work under healthy working condition. Easy. Then unavoidable causes. Unavoidable causes उसमें कुछ भी कर ही नहीं सकते, ये unavoidable है, टर्नओवर होना ही है। Unavoidable causes are those under which it becomes obligatory on the part of management to ask one or more of their employees to leave the organization. Such causes are summed up as listed below. सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर ऐसा है कि जिस सीजन में काम है उसी में काम करेंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल पावर, स्लैक मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट एटसेट्रा। स्लैक मतलब कि रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, मार्केट इतना नहीं है, रॉ मटेरियल या पावर अवेलेबल नहीं है और उस वजह से ये काम नहीं कर सकते और उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बोलना पड़ेगा कि भाई अब आपको जाना पड़ेगा। चेंज इन द प्लांट लोकेशन, प्लांट लोकेशन चेंज हो गया तो उस वजह से क्या होगा कि वो जो लोकेशन में काम कर रहे थे उस एम्प्लॉइज को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो वो दूसरी जगह पर उसके आसपास के लोकल एम्प्लॉइज लेबर को वो प्रीफर करेंगे क्योंकि उनसे उनका कॉस्ट कम हो सकता है। डिसेबिलिटी, मेकिंग वर्कर अनफिट फॉर वर्क, डिसेबल है, राइट, वो काम नहीं कर सकता, उनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है, राइट। डिसेबिलिटी ऑफ फिजिकल नीड भी जो भी होता है, राइट, वो काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी है और उस वजह से उनको छोड़कर जाना पड़े। डिसिप्लिनरी मेजर्स, कुछ भी डिसिप्लिनरी मेजर्स लगे हैं एम्प्लॉयज के ऊपर, उन्होंने चोरी किया था, कुछ भी फ्रॉड किया था और उस वजह से उनको निकालना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। And then avoidable causes. Avoidable causes are those which require the attention of management on a continuous basis so as to keep employee turnover ratio as low as possible. Avoidable causes ऐसे है कि जिसके ऊपर अगर मैनेजमेंट अच्छा से ध्यान रखेगा तो वो रीजन से लेबर टर्नओवर कम हो सकता है। The main causes under this cases are indicated below. Dissatisfaction with job, remuneration, hours of work, working condition, etc. Dissatisfaction है अगर जॉब आर्स रेम्यूनरेशन वगैरह है उनसे एम्प्लॉयज खुश नहीं है तो उसके ऊपर जो एम्प्लॉयर है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर सकते हैं और उसी तरीके से
ये जो लेबर टर्नओवर है उनको कम किया जा सकता है। स्ट्रेन रिलेशंस विथ मैनेजमेंट, सुपरवाइजर और फेलो वर्कर्स, जो भी रिलेशन था विथ मैनेजमेंट सुपरवाइजर उनके साथ खराब हो गया एम्प्लॉय का और उस वजह से वो छोड़कर जा रहा है, तो उसके लिए भी शायद कुछ सॉल्यूशन, कुछ रेमेडी हो सकती है। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज एंड प्रमोशनल एवेन्यूज, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, उससे अच्छे से काम नहीं कर पाते और उनसे डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। या फिर जो प्रमोशनल एवेन्यूज हो सकते हैं कि फ्यूचर बढ़ सकता है, आगे भी बढ़ सकेंगे, ऐसा कुछ भी अगर उनको नहीं दिख रहा है तो वो शायद छोड़कर जा सकते हैं। लैक ऑफ रिक्रिएशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज जब चाहे तब नहीं मिलती है, तो उस वजह से भी शायद छोड़कर जा सकते हैं और उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी। एंड लो वेजेस एंड अलाउंसेस, जो जितना काम करवाते हैं, जितनी स्किल्स है एम्प्लॉयज के, उस हिसाब से उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है, उस वजह से भी एम्प्लॉयज छोड़कर जा सकते हैं। तो ये सारे अवॉइडेबल कॉजेस हैं। इसके ऊपर अगर मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा तो अवॉइड कर सकते हैं और लेबर टर्नओवर कम कर सकते हैं। प्रॉपर एंड टाइमली मैनेजमेंट एक्शन कैन रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर अप्रिशिएबली सो फार एज अवॉइडेबल कॉजेस आर कंसर्न। क्लियर? चलिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉय और लेबर टर्नओवर, एम्प्लॉय या लेबर टर्नओवर से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं? एक तो रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा तो कॉस्ट वगैरह बढ़ सकता है, एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज जो है वो उतना एफिशिएंटली अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें समझना सीखना टाइम लग सकता है। भले ही उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस था, फिर भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन में टाइम लगता है सेट होने में। वेस्टेज वगैरह भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उस वजह से भी लॉसेस हो सकते हैं। इवन ट्रेनिंग वगैरह भी देने पड़ेंगे फिर से न्यू एम्प्लॉयज को। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉलोइंग वेज। इवन फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब, जो पहले नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं होगा क्योंकि न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन करेगा तो उसको सीखने में टाइम लगेगा। एफिशिएंसी ऑफ न्यू वर्कर इज लो, न्यू वर्कर की एफिशिएंसी कम होगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ न्यू बट एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज लो इन द बिगिनिंग, एक्सपीरियंस्ड वर्कर है बट अगर वो नया है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनकी इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट टाइम लगेगा ही। देयर इज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग इंडक्शन वगैरह जो करवाना पड़ेगा उसका भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। न्यू वर्कर्स कॉजेज इंक्रीज्ड ब्रेकेज ऑफ टूल्स, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स एटसेट्रा, वो नया एम्प्लॉय है तो उनको सारी चीजें समझने में टाइम लगेगा, तो उसमें वेस्टेजेस भी हो सकते हैं, कुछ टूट फूट भी सकता है। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग इंक्रीजेस, राइट, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो ये 5 इफेक्ट्स होगी और उस वजह से कॉस्ट बढ़ सकता है। प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट, एफिशिएंसी ऑफ न्यू एम्प्लॉयज आर लो, इवन एक्सपीरियंस है फिर भी स्टार्टिंग में लो रहेगी। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रेनिंग और इंडक्शन ज्यादा देने पड़ेंगे और न्यू वर्कर्स वेस्टेज वगैरह भी ज्यादा कर सकते हैं। ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से दो तरीके से कॉस्ट हो सकते हैं, एक तो प्रिवेंटिव कॉस्ट एंड एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब कि अगर आप एम्प्लॉयज को वो एम्प्लॉय बोल रहा है कि भाई मुझे छोड़कर जाना है और आप अगर उनको रोकने की ट्राई करते हैं तो उनसे क्या होगा कि शायद आपको उनकी सैलरी बढ़ा देनी पड़ेगी, कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, तो उस वजह से कॉस्ट होता है। अगर वो छोड़कर जाता है तो रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, जो नया एम्प्लॉय आएगा वो कुछ तोड़फोड़ करेगा, वो एफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तो उस वजह से कुछ रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा। Preventive cost, the cost incurred to prevent employee turnover or keep it as lowest as possible. Cost incurred for prevention of employee turnover includes the following. Cost of medical benefit provided to the employees, employee को medical benefits देंगे ताकि वो शायद छोड़कर ना जाए। Cost incurred on employees welfare like pension etc. Cost on other benefits with an objective to retain employees. Replacement cost. These are the costs which arise due to employee turnover. If employees leave soon after they acquire the necessary training and experience of good work, additional cost will have to be incurred on new workers, that is cost of recruitment, training and induction, abnormal breakage and scrap and extra wages and overheads due to inefficiency of new workers. अगर जो वर्कर ज्वाइन किया था उनको सिखाया, सब कुछ अच्छे से करने लगा और फिर वो छोड़कर जाएगा तो क्या होगा कि उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लस न्यू वर्कर जो आएगा उसको रिक्रूट करना, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, वो वेस्टेजेस भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें कॉस्ट या फिर लॉस बन सकती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दो तरीके से कॉस्ट हो सकते हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट और एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। It is obvious that a company will incur very high replacement cost if the rate of employee turnover is high. अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेट बहुत ही ज्यादा है मतलब कि उनको रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ही ज्यादा करना पड़ता होगा।
सिमिलरली ओनली एडिक्वेट प्रिवेंटिव कॉस्ट कैन कीप एम्प्लॉय टर्नओवर एट लो लेवल। अगर आप प्रिवेंटिव कॉस्ट अच्छे से करेंगे, इफेक्टिव होगा, तभी आपका लेबर टर्नओवर कम होगा। Each company must therefore work out the optimum level of employee turnover, keeping in view its personnel policies and the behavior of replacement cost and preventive cost at various level of employee turnover rate। इसीलिए कंपनी को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कितना प्रिवेंटिव कॉस्ट कर सकता है और कितना एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इट्स फाइन, उस हिसाब से उनको प्रिवेंटिव कॉस्ट करना चाहिए, अदरवाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट बढ़ सकता है, राइट। चलिए, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 15। इस टाइप का क्वेश्चन May 24 की एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए, The management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory, and before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of the profit foregone as a result of employee turnover in the last year। मैनेजमेंट जो है वो वरीड है कि एम्प्लॉय टर्नओवर काफी बढ़ रहा है, तो उसके लिए उनको एक्शन लेने हैं, पर उसके पहले उनको ध्यान में उनको पता होना चाहिए कि भाई एम्प्लॉय टर्नओवर की वजह से उनका प्रॉफिट कितना फोरगोन किया गया, मतलब काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर लॉस कितना हुआ ड्यू टू द एम्प्लॉय टर्नओवर, वो उनको जानना है इन द प्रीवियस ईयर, ताकि पता चले कि क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है ड्यू टू रिड्यूस्ड एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस हिसाब से हमें लॉस या फिर प्रॉफिट फोरगोन कैलकुलेट करना होगा। लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू रुपीज 83,03,300। प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है 83,03,300 एंड पीवी रेशियो वाज 20%। पीवी रेशियो मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, वो क्या होता है वो थोड़ा सा समझते हैं। जो भी प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन जनरल इन कॉस्टिंग, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जो भी सेल्स है उसमें से जितने भी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि एक यूनिट एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्ट बनाने का जो भी आपको कॉस्ट लगेगा वो, उनको माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, 100 यूनिट्स का करें या 1000 यूनिट्स का करें, जितना भी करें, जनरली फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज रहता है, सेम रहता है, तो उसको माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट। मतलब कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो मिलेगा प्रॉफिट, राइट। इस तरह से जनरली प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। अब जो पीवी रेशियो है मतलब कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो आपको एफएम में भी कवर अप होता है और हम आगे कॉस्टिंग के जो चैप्टर नंबर 14 है उसमें भी कवर अप करेंगे। उसकी फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब कि सेल्स का कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बताता है। जनरली हमारा कंसर्न है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो होने ही वाला है, तो जनरली हम कितना प्रोडक्शन करेंगे उस हिसाब से कितना हमें कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, राइट, वो हमें पता चलना चाहिए। तो ये हो जाएगा पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब कि आपका कितना वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो जाता है, राइट। ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये भी काइंड ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो एज इट इज रहने वाला है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है वो हमारे लिए प्रॉफिट जैसा ही है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पीवी रेशियो है वो है 20%। तो ये जो सेल्स दिया है 83,03,300, उसका 20% क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा। The total number of actual hours worked by the direct employee force was 4.45 lakhs. Total number of actual hours worked by direct employee कितना है? 4,45,000 hours उन्होंने काम किया है। ये लास्ट ईयर का डेटा है पूरा। The actual direct employee hours included 30,000 hours attributable to training new recruits. जो new recruits थे उनको ये जो 4,45,000 hours उसमें से 30,000 hours तो उनके ट्रेनिंग के थे, out of which half of the hours were unproductive। 30,000 hours थे उसमें से 15,000 hours, half of the hours कैसे थे? unproductive थे, तो बाकी के 15,000 hours क्या हो जाएंगे? प्रोडक्टिव। तो टोटल 4,45,000 hours थे, उसमें से 15,000 hours कैसे थे? अनप्रोडक्टिव। तो टोटल प्रोडक्टिव hours कैसे कितने हो जाएंगे? 4,45,000 डिवाइड 4,45,000 माइनस 15,000 दैट इज 4,30,000 hours प्रोडक्टिव है ये। As a result of the delay by the personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours excluding unproductive training hours were lost। ये जो पर्सनल डिपार्टमेंट, जो एचआर डिपार्टमेंट था, जिन्होंने रिक्रूटमेंट में टाइम लिया, उस वजह से जो पोटेंशियली 1 लाख प्रोडक्टिव आवर्स थे, उनको ट्रेनिंग, अनप्रोडक्टिव आवर्स उनको
हम इग्नोर करने के बाद कितने प्रोडक्टिव आवर्स हो सकते थे, 1 लाख आवर्स, वो हमने लॉस्ट कर दिए। और हम कॉस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी ध्यान में लेते हैं कि अगर 1 लाख आवर्स अगर हमने प्रोडक्शन के लिए लगाए होते तो हमें कितना बेनिफिट मिल पाता, वो हमें ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ये 1 लाख आवर्स में हम काम नहीं कर पाए, उस वजह से हमें प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा। समझ में आ रहा है, लॉस हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ है। द कॉस्ट इनकर्ड consequent on employee turnover revealed on analysis of the following। जो कॉस्ट इनकर हुआ ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर वो हमें यहाँ पर बताया है। सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लिविंग, सेटलमेंट कॉस्ट जो छोड़कर जा रहे हैं उनके सेटलमेंट के लिए कितना कॉस्ट हुआ, 43,820। रिक्रूटमेंट कॉस्ट 26,740, सिलेक्शन कॉस्ट 12,750 एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ₹30,490। ये सारा कॉस्ट ऑलरेडी हो चुका। Assuming that the potential production lost at a consequence of employee turnover could have been sold at a prevailing prices। जो हमारा पोटेंशियल प्रोडक्शन नहीं हो पाया वो अगर हम करते तो जो प्रिवेलिंग प्राइसेस है उसी के ऊपर हम सेल कर पाते और उसमें से भी हमें 20% का कंट्रीब्यूशन मिल पाता, मतलब कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। फाइंड द प्रॉफिट्स फोरगोन लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना प्रॉफिट फोरगोन किया गया बाय द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो उसमें ये जो 1 लाख अनप्रोडक्टिव आवर्स, सॉरी 1 लाख आवर्स जो हमें फोरगोन करने पड़े, राइट, उसमें काम नहीं हो पाया, प्लस जो 15,000 अनप्रोडक्टिव आवर्स है, मतलब कि टोटल 1,15,000 आवर्स में जितना हमें प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा वो हमारे लिए एक लॉस है, प्लस ये जो सारे एक्सपेंसेस करने पड़े वो भी हमारा प्रॉफिट फोरगोन करना पड़ा, वो भी हमारे लिए लॉस है। तो उन सभी का टोटल करेंगे तो हमारा जो आंसर है प्रॉफिट फोरगोन वो हमें मिल जाएगा, राइट। चलिए सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट है, ये चारों तो हमें ऑलरेडी दे दिया है तो इनको तो सिर्फ टोटल करना है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो हमें कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले है कंप्यूटेशन ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। तो टोटल थे 4,45,000 आवर्स, बट उसमें से 15,000 अनप्रोडक्टिव थे, तो उनको माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4,30,000 आवर्स। मतलब कि ये 4,30,000 आवर्स वर्क करके कितना सेल कर पाए, 83,03,300 रुपीज का। क्लियर। प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, लॉस ऑफ पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स प्लस अनप्रोडक्टिव ट्रेनिंग आवर्स 1 लाख प्लस 15,000, मतलब कि 1,15,000 आवर्स का काम हम नहीं करवा पाए, तो उसमें जितना कंट्रीब्यूशन का लॉस हुआ वो हमारे लिए प्रॉफिट फोरगोन हो जाएगा। अब कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर्स कैसे मिलेगा। सेल्स वैल्यू, सेल्स था 83,03,300, उसमें 20% हमारा कंट्रीब्यूशन था, और सेल्स वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स, जो हमने 4,30,000 आवर्स काम किया, सेल्स वैल्यू थी 83,03,300 डिवाइड बाय 4,30,000 आवर्स। तो इससे क्या मिलेगा हमें कि हमने प्रोडक्टिव आवर्स में पर प्रोडक्टिव आवर कितना काम करवाया इनटू टोटल अनप्रोडक्टिव आवर्स, दैट इज 1,15,000 आवर्स। अगर उतना ही काम हम 1,15,000 आवर्स में करवाते तो कितना होता है, तो हमारा सेल हो जाता 22,20,650। सेल्स वैल्यू अपन एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, पर प्रोडक्टिव आवर कितना सेल्स हुआ, 83,03,300 डिवाइड बाय 4,30,000 आवर्स, 4,30,000 आवर्स, उससे मिला पर आवर कितना सेल हुआ। इनको जितना लॉस हुआ प्रोडक्टिव आवर्स में, दैट इज अनप्रोडक्टिव आवर्स जितने थे 1,15,000 आवर्स, उनसे मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चला कि भाई 22,20,650 रुपीज का सेल हम नहीं कर पाए। उसमें भी हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता तो वो तो हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं था, बट उसमें से जो कंट्रीब्यूशन था, मतलब कि 22,20,650 इंटू 20% हम करेंगे, राइट, 20 डिवाइड बाय 100 या फिर 20%, तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, दैट इज 4,44,130, 4,44,130 रुपीज का हमें लॉस हुआ। 80%, जिसमें से जो 80% थे वो तो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, वो तो होना ही, अगर आपका सेल्स बढ़ेगा तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। फिर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कंट्रीब्यूशन, है वो आपका प्रॉफिट बढ़ा सकता था, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो क्या है कि आप इतना प्रोडक्शन करते या ना करते वो तो होने ही वाला है, बट अगर आप इतना प्रोडक्शन कर पाते 22,20,650 का अगर आप ज्यादा सेल कर पाते तो आपका प्रॉफिट कितने से बढ़ जाता, 4,44,130 से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले भी उतना ही होता, अभी भी उतना ही होने वाला है। समझ में आ रहा है, बट इतना कंट्रीब्यूशन आपका कम हुआ और उसी वजह से आपका टोटल प्रॉफिट भी उतना कम हुआ। चलिए समझ में आ रहा है। आप इसको दूसरे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप कर सकते हैं 83,03,300 जो है उसका कंट्रीब्यूशन निकाल पाते हैं, राइट। पहले ये कंट्रीब्यूशन निकाल लीजिए, इसका जो भी आंसर है आ रहा है, फॉर एग्जांपल x अगर आपका आंसर आ रहा है
तो इसको आप डिवाइड कर सकते थे 43 लाख जो हमारे, सॉरी 4,30,000, 4,30,000 जो हमारा प्रोडक्टिव आवर्स, उनसे आप मल्टीप्लाई करते तो पर प्रोडक्टिव आवर आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाता। फॉर एग्जांपल वाई, तो वाई को अगर आप 1,15,000 जो हमारे अनप्रोडक्टिव आवर्स हैं अगर उनके साथ मल्टीप्लाई करते तो वो भी यही आता 4,44,130। ये या फिर ये टेक्निक जो भी आपको ज्यादा पसंद आई वो आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब हमें मिल जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन ऑन अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया 4,44,130, और बाकी की ये जो चार इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी थी वो हम यहाँ पर एडअप कर देंगे, तो टोटल लॉस हो जाएगा 5,57,930। इतना प्रॉफिट फॉरगॉन कर दिया, इतना हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ। क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन के बेसिस या ऐसा ही क्वेश्चन हमें केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू में भी दिया है जो May 25 की मॉड्यूल में ऐड किया गया है। May 25 की मॉड्यूल अगर आपके पास नहीं है तो परचेस करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी आप यूज कर सकते हैं। राइट, पेज नंबर 3.61 पर दिया है। May 25 की मॉड्यूल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये जो केस सिनेरियो है वो आरटीपी May 24 का ही केस सिनेरियो है, उसमें केस सिनेरियो 2 था, वही क्वेश्चन यहाँ पर अब मॉड्यूल में ऐड कर दिया गया। चलिए, ये जो हमने अभी इलस्ट्रेशन किया उनके जैसा ही है। The board of the J Limited has been apprised by the general manager HR that the employee attrition rate in the company has increased. Attrition rate मतलब कि चेंज हुआ, labor turnover rate. The following facts has been presented by the GM general manager of HR. उन्होंने हमें कुछ facts दिए related to employee turnover. Training period for the new recruits is 50,000 hours. During this period, their productivity is 60% of the experienced workers. Experienced worker जितना 50,000 आवर्स में काम कर पाते थे उसका सिर्फ 60% एफिशिएंसी, मतलब कि 40% एफिशिएंसी, 40% ऑफ आवर्स है वो लॉस्ट हो गई है, वो अनप्रोडक्टिव थी। टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड वर्कर इज 10 आवर्स पर यूनिट। तो 50,000 में से 40%, 50,000 का 40% मतलब कि 20,000 आवर्स जो है वो क्या है, अनप्रोडक्टिव आवर्स, उसमें कुछ भी अच्छा बेनिफिट प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है। और एक्सपीरियंस्ड वर्कर को एक यूनिट बनाने में कितना टाइम जाएगा, 10 आवर्स पर यूनिट। 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव। ट्रेनिंग पीरियड में जितना भी आउटपुट मिला उसका 20% क्या है, डिफेक्टिव। पहले तो उन्होंने 50,000 आवर्स में से प्रोडक्टिव काम कितना किया है, 60%, मतलब कि 30,000 आवर्स ही क्या है, प्रोडक्टिव आवर्स क्या है, 30,000 आवर्स। उसमें भी जो उन्होंने काम किया उसमें से 20% ऑफ आउटपुट क्या है, डिफेक्टिव है। कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ अ डिफेक्टिव यूनिट वाज ₹25, और उसमें से 30,000 आवर्स में भी जितना काम किया उसमें से 20% आउटपुट क्या है, डिफेक्टिव है, और कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कितना है पर यूनिट, ₹25। अब 30,000 आवर्स में उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, तो हमें यहाँ पर दिया कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक आवर में कितने, सॉरी एक यूनिट कितने आवर्स में बनाता है, 10 आवर्स में। तो यहाँ पर 30,000 उनके लिए प्रोडक्टिव आवर्स थे, तो उसमें उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, 3,000। 30,000 आवर्स डिवाइड बाय 10 आवर पर यूनिट, राइट, तो कितना हो जाएगा, 3,000 यूनिट्स उन्होंने बनाए होंगे। उसमें से 20% डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 3,000 यूनिट्स इंटू 20%, दैट इज 600 यूनिट्स। और एक यूनिट को रेक्टिफाई करने में, जो डिफेक्टिव उनको रेक्टिफाई करने में कितना जाता है, ₹25, तो ₹25 इंटू 600 करेंगे तो डिफेक्टिव यूनिट्स को रेक्टिफाई करने का जो कॉस्ट है वो मिल जाएगा, 25 6 150, तो 15,000 रुपीज का रेक्टिफिकेशन कॉस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये अलग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इलस्ट्रेशन में हमें नहीं दिया था। पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट ड्यू टू डिले इन रिक्रूटमेंट वर 1 लाख आवर्स, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि भाई डिले इन रिक्रूटमेंट हुआ, उनसे 1 लाख आवर्स का लॉस हुआ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹180, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, 180, और पीवी रेशियो कितना है, 20%, राइट। तो मतलब कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाता है, 180 इंटू 20%, दैट इज ₹36। समझ में आ रहा है। Settlement cost of the workers living the organization was ₹1,83,480. Recruitment cost was ₹1,56,340. Training cost was ₹1,13,180. You, being an associate finance to GM HR, has been asked the following questions. How much quantity of output is lost due to labor turnover? Labor turnover की वजह से कितना output
क्वांटिटी आउटपुट आपका लॉस हुआ। तो देखिए यहां पर हमें बताया है कि भाई 1 लाख आवर्स तो आपके पोटेंशियली प्रोडक्टिव हो सकते थे, वो लॉस हुआ। तो लॉस ऑफ आवर्स कितना हुआ 1 लाख, प्लस हमें यहां पर बताया कि भाई 50,000 आवर्स ट्रेनिंग के थे, उसमें से 60% प्रोडक्टिव थे, तो 40% क्या हो गए अनप्रोडक्टिव, दैट इज 20,000 आवर्स। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया लॉस हो गया। तो 20,000 आवर्स, उसके अलावा कोई भी हमें लॉस ऑफ आवर्स नहीं बताया हम। तो कितना हो गया 1,20,000 आवर्स। अब हमें ये बताया था कि भाई एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है, एक्सपीरियंस्ड वर्कर है, वो एक यूनिट है वो 10 आवर्स में बनाता है। तो टोटल 1,20,000 आवर्स डिवाइड बाय अगर हम 10 आवर्स करें तो हमें यूनिट्स मिल जाएंगे, दैट इज 12,000 यूनिट्स। तो एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर की वजह से 12,000 यूनिट्स का लॉस हुआ। तो यहां पर आंसर आ जाएगा सी 12,000 यूनिट्स। इजी। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच लॉस इन द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन द कंपनी इनकर्ड ड्यू टू लेबर टर्नओवर। कंट्रीब्यूशन का कितना लॉस हुआ। अब हमें बताया है कि भाई कंट्रीब्यूशन कितना है 180 रुपीज सेलिंग प्राइस है, पीवी रेशियो 20%, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा 36, और हमारा कितने यूनिट्स लॉस हो गए 12,000, तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे 36 रुपीज से, तो 12 इंटू 36 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें से 4,32,000 आ जाएगा, ये मुझे याद है आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब कि अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी गलत आएगा, तो ये ध्यान में रखना है। एमसीक्यूज में ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें यहाँ पर आपको स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलते, और अगर आपका कई बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर गलत आ सकता है। थर्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द डिफेक्टिव यूनिट्स। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लिया, राइट, कि भाई 20% ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड वाज डिफेक्टिव, राइट। तो एक तो काम किया था भाई, टोटल 50,000 आवर्स थी, उसमें से 60% काम किया, दैट इज 30,000 आवर्स। एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर्स चाहिए, तो 30,000 आवर्स में उन्होंने कितने यूनिट्स बनाए होंगे 3,000, उसमें से कितने 20% डिफेक्टिव मिले, दैट इज 600 यूनिट्स। तो 600 यूनिट्स और एक यूनिट को डिफेक्टिव यूनिट को रिपेयर करने का कॉस्ट कितना है 25 रुपीज, तो 25 रुपीज इंटू 600 दैट इज 15,000 रुपीज। तो यहां पर आंसर आ जाएगा बी 15,000 रुपीज। कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस्ट बाय द कंपनी ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर टर्नओवर। यहां पर हमें क्या करना है, ये जो 4,32,000 प्लस ये जो सारे कॉस्ट हमें दिए 1,83,480 प्लस 156,340 एंड 113,180, इन सभी का टोटल करना है, तो हमें टोटल प्रॉफिट फोरगॉन मिल जाएगा, ये आएगा आपका 9 लाख रुपीस। इजी। एंड लास्ट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज लॉस्ट ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर। इनएक्सपीरियंस ऑफ द न्यू वर्कर मतलब कि जो न्यू वर्कर ज्वाइन किए उनका इनएक्सपीरियंस की वजह से कितने यूनिट्स का लॉस हुआ। तो यहां पर हमें बताया कि भाई 50,000 आवर्स थे, उसमें से 40% क्या थे अनप्रोडक्टिव, दैट इज 20,000 आवर्स, और उनका एक्सपीरियंस नहीं था, उसी वजह से वो 20,000 आवर्स में अच्छा काम नहीं कर पाए, दैट इज एक यूनिट बनाने में 10 आवर्स चाहिए, तो 20,000 आवर्स उनके लॉस हुए, तो 20,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें लॉस ऑफ क्वांटिटी ड्यू टू इनएक्सपीरियंस ऑफ न्यू वर्कर, दैट इज 20,000 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2,000 यूनिट्स। सी आंसर है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था, राइट। इलस्ट्रेशन आ जाएगा तो ये इजीली आ जाएगा। यहां पर हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट है वो कंप्लीट होता है, उनके सारे क्वेश्चंस थियरीज हमने कवर अप कर ली। अब जो सेकंड पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो समझते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, हमारे जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। मटेरियल हमने चैप्टर 2 में समझा, एम्प्लॉय जो लेबर कॉस्ट है वो हमने चैप्टर 3 में अभी कंप्लीट किया, और बाकी के जो सारे एक्सपेंसेस अगर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट या सर्विसेज में हमें पता चल पाते कि ये प्रोडक्ट या ये सर्विस में ये इतना कॉस्ट हुआ, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये भी इंपॉर्टेंट प्राइम कॉस्ट का पार्ट रहता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, हायर चार्जेस फॉर एनी स्पेसिफिक असेट, स्पेसिफिक मशीन फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट अगर लिया गया है, राइट, कुछ पावर के एक्सपेंसेस हैं, राइट, रॉयल्टीज पे की जाती है फॉर एनी स्पेसिफिक डिजाइन, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। काफी छोटा पार्ट है, फटाफट करते हैं। Expenses other than direct material cost and direct employee cost which are incurred to manufacture a product or for provision of a service and can be directly traced in economically feasible manner to a cost object. कॉस्ट ऑब्जेक्ट बनाने में जो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एम्प्लॉय के अलावा जो डायरेक्ट कॉस्ट थे, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्पफुल, तो डायरेक्टली पता भी कर सकते हैं कि ये कॉस्ट हुआ है, तो उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। एग्जांपल्स दिए हैं उनके,
रॉयल्टी पेड और पेएबल फॉर प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ये सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। तो रॉयल्टी अगर पे की है किसी डिजाइन वगैरह के लिए, प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करने में, तो वो स्पेसिफिक टू दैट प्रोडक्ट है, बट वो मटेरियल कॉस्ट भी नहीं है और एम्प्लॉय कॉस्ट भी नहीं है। हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में ही यूज होता है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। वो अगर इन जनरल है, सभी लोग सभी प्रोडक्ट में यूज होता है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, वो ओवरहेड्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग, स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस के लिए डिजाइन या ड्राइंग है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करने में, मैन्युफैक्चर करने में ही कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, और उनका जो कॉस्ट है, इवन उनका डेप्रिसिएशन है, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। The whole list of expenses not exhaustive. Any other expense which are directly attributable to the production or service are also considered as a direct expense. ये सिर्फ examples हैं। Measurement of direct expenses, जो भी उनका बिल वगैरह आता है, वाउचर वगैरह आता है, और उसी के बेसिस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको मेजर किया जाता है, उनको कंसिडर किया जाता है। ये आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। कई बार कुछ चीजें सब कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, मतलब कि मुझे जो काम मिला वो मैं दूसरे को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो उनका भी जो बिल आता है वो मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। Treatment of direct expenses. Direct expenses form part of the prime cost for the product or service to which it can be directly traceable and attributable. ये prime cost का पार्ट है। Prime cost में तीन चीजें आती है, direct material cost, direct labor cost and direct expenses. In a case lump sum payment or a one-time payment, the cost is amortized over the estimated production volume or benefit derived. एक ही टाइम में पे कर दिया और उनका बेनिफिट ईयरली पीरियडली मिलने वाला है, तो उनका जितना भी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है उनसे डिवाइड करके अमोर्टाइज किया जाता है। If the expenses incurred are of insignificant amount that is not material, it can be treated as a part of overheads. अगर ये insignificant है तो उसको overheads treat कर सकते हैं। इसके illustration दिया है, काफी easy है। Aditya Limited is an engineering manufacturing company producing job order on the basis of specification given by the customers. During the month, it has completed 3 job works, namely A, B, and C. The following are the items of expenditure which are incurred apart from the direct material and direct employee cost. Direct material और direct employee cost के अलावा कुछ expenses उन्होंने किए, यहाँ पर हमें दिया है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, रिक्वायर्ड कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू ईच जॉब। ईच जॉब में कितना उन्होंने डायरेक्ट एक्सपेंस किया वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ₹3 लाख, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बन जाएगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब ए, ये जॉब ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ब्लूप्रिंट है कि भाई कैसी प्रोडक्ट लगेगी, उसका कॉस्ट है 1,40,000, तो ये जॉब ए का डायरेक्ट एक्सपेंस है। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी यूज्ड फॉर जॉब वर्क बी, ₹40,000, जॉब बी के लिए कोई हायर चार्जेस पे किए हैं मशीनरी के लिए, तो ये बी का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट्स ₹50,000, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाएगा, तो ये कहीं पर भी नहीं आएगा। वन टाइम लाइसेंस फी पेड फॉर सॉफ्टवेयर यूज्ड टू मेक कंप्यूटराइज्ड ग्राफिक फॉर जॉब सी, जॉब सी के स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए लाइसेंस के लिए पेमेंट किया, तो ये सी का डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर ₹1,20,000, मार्केटिंग मैनेजर को दिया, तो ये सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा, तो ये भी किसी जॉब में डायरेक्टली चार्ज नहीं किया जाएगा, राइट। तो ये सिर्फ तीन चीजें अलग अलग, जो तीन एक्सपेंसेस है वो ए, बी और सी में आएंगे। तो इसका सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ए, बी, सी में इसी तरीके से लिखे गए हैं और इनका टोटल कर दिया। और जो तीन एक्सपेंसेस नहीं आते हैं वो क्यों नहीं आते उनकी नोट लिखिए। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में पूछते हैं तो आपको नोट लिखनी कंपलसरी है, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं, राइट। क्यों आपने एक्सक्लूड किए वो भी आपको मेंशन करना होगा। चलिए इसी रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। काफी सिंपल बेसिक क्वेश्चन दिया है, पेज नंबर 3.61 पर है, थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2023 एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ। पेड फॉर पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। बिल पेड टू जॉब वर्कर्स, अगर जॉब वर्कर्स को भी दिया तो वो भी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, तो उसी के लिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा।
फीस पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब, ये पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है वो ओवरहेड्स का पार्ट इसी में खुद में लिख दिया तो ये नहीं आएगा। अनकमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ, ये भी सेलिंग ओवरहेड्स हो जाएगा तो ये भी नहीं आएगा। तो ये चारों का टोटल करेंगे तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस मिल जाएगा। इजी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही थियरीज, सारे ही क्वेश्चंस कवर अप कर लिए हैं फ्रॉम द मॉड्यूल, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 ओवरहेड्स।